व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर्स वाटर सरफेस ऑब्लिकली एट सम एंगल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द विड्थ ऑफ द बीम। ठीक है, लाइट एयर से वाटर में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर जा रही है ऑब्लिकली एट सम एंगल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विड्थ ऑफ द बीम। इसको देखते हैं, सुने, देखो इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं। एक रे बना, एक सरफेस बना ली, इंटरफेस बनाइए जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मान लो ये आपका एयर है, दैट मीन्स रेयर मीडियम, और ये वाटर है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अब इस पर दो रेज डालो, एक बीम डालनी है तो एक बीम डाल दी, देखो मैंने ऐसे, ये वाली, इसमें हाइगन प्रिंसिपल लगेगा बेटा। तो देखो इसमें ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया, ये वाली, जब ये वाली रे यहाँ पे पहुंची है तो उतने टाइम में ये वाली रे यहाँ पे पहुंची है बेटा, तो ये वेव फ्रंट हो गया आपका ये वाला। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अगर हम ऐसे, तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया आई। अगर वेव फ्रंट है तो ये वाला एंगल बताओ मेरे को, ये 90 माइनस के आई, क्योंकि ये रे और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 90 माइनस के आई, और इसके बीच में ये वाला एंगल बताओ, तो ये आई आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये मीडियम के जो दो पार्टिकल हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट ए डाल देता हूँ और बी, वे हैव इज अ न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एंड इमिट द सेकेंडरी वेवलेट। तो यहाँ से बी से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट टी सेकंड में मान लो यहाँ पे पहुंची, और यहाँ स्ट्राइक करेंगे, टी सेकंड में यहाँ पे पहुंचती हैं, तो उसी टी सेकंड में ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी कुछ कहीं पहुंच जाएंगी, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी और ये वाली डिस्टेंस कम होगी। लेकिन जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड द नॉर्मल होती है। तो अभी मैं थोड़ा सा चेटिंग करके टूवर्ड द नॉर्मल कर देता हूँ पहले इसको, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल आर है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ ऐसे, तो देखो ये यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट को यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा है, तो उतने ही टाइम में ये भी कहीं पहुँचेगी, लेकिन ये डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी, तो कुछ यहाँ पे पहुँचेगी। तो यहाँ पे इसको सेंटर मान के यहाँ एक आर्क बना लो, और ये आपका यहाँ से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस पर ऐसे, और ये यहाँ पर इस तरह से, ये भी टूवर्ड द नॉर्मल होगा, और ये एंगल आर होगा, ये भी आर, ये भी आर, ये रिफ्रैक्टेड होगा, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया बेटा। तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दो रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में। इसको मैं यहाँ पे P डाल देता हूँ, यहाँ पे Q डाल देता हूँ, ये टेंजेंट ड्रॉ किया था। अब हमें ये पता करना है कि बीम का जो विड्थ है वो इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। कैसे पता करें, ये R है तो ये था ये रिफ्रैक्टेड रे और ये वेव फ्रंट, तो इनके बीच में 90 डिग्री, ये R तो ये वाला कितना 90 माइनस R, और ये 90 माइनस R, तो ये और इसके बीच में 90, तो ये वाला R। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ट्रायंगल आपको जो दिख रहा होगा ABP, इसमें अगर आप कॉस आई निकालोगे, कॉस आई ये वाला, तो बेस बटे हाइपोटेनियस होता है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो AB इज बेस, तो AB बेस हो गया और हाइपोटेनियस हो गया AP। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल, आप कौन सा वाला ट्रायंगल APQ में देखोगे, APQ नीचे वाले में, इसमें भी कॉस R निकालोगे तो बेस आपका PQ होगा और हाइपोटेनियस होगा आपका AP। अगर इन दोनों का हम डिवाइड कर ले, कॉस आई अपॉन कॉस R इज इक्वल टू AB अपॉन AP डिवाइडेड बाई PQ अपॉन AP, AP से AP कट गया, ये आया AB अपॉन PQ। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट यहाँ पर एयर से वाटर में जा रही है, दैट मीन्स ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इंसिडेंस एंगल ज़्यादा होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल कम होगा। लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो रे टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होती है, तो I ग्रेटर देन R। अगर I ज़्यादा है तो कॉस I कम होगा और कॉस R ज़्यादा होगा। भाई इन जितना थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, 0, 30, 45, 60, थीटा बढ़ता है, लेकिन कॉस थीटा घटता है बेटा। कॉस 0 की वैल्यू +1 और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है, साइन 30 की वैल्यू, दैट मीन्स 1/2, 0.5, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है बेटा। तो थीटा बढ़ रहा है लेकिन कॉस थीटा घट रहा है, तो जितना थीटा ज़्यादा होगा कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ ज़्यादा है तो इसकी कम होगी। तो कॉस आई, इसको इसके नीचे लेके आओ, कॉस आई अपॉन कॉस आर लेस देन 1, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, कॉस आई अपॉन कॉस आर की वैल्यू है AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ लेस देन 1, दैट इज AB ग्रेटर देन PQ। तो AB की जो विड्थ है वो कम है और PQ की विड्थ ज़्यादा है, तो विड्थ बढ़ गई घट गई बेटा, विड्थ बढ़ गई। ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है इन दोनों की, और इसकी भी परपेंडिकुलर सेपरेशन है। भाई परपेंडिकुलर सेपरेशन तो देखेंगे यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन ये वाली और ये वाली तो सेम है, लेकिन ये वाली ज़्यादा है इस वाली सेपरेशन से, तो मैं कहूँगा कि जो बीम की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी।
हेंस इफेक्ट ऑफ विड्थ ऑफ बीम क्या हुआ, इंक्रीज, ये लिख देते हैं, हेंस विड्थ ऑफ बीम इज इंक्रीजेज। ठीक, ये ध्यान रखना, ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना। एयर से वाटर आ रहे हैं, रेयर से डेंसर आ रहे हैं, डेंसर टू रेयर आएंगे, फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए। द लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट। The resulting diffraction pattern is viewed on the screen. The graph shows the variation of the intensity with distance on the screen. The width of slit is increased, keeping the intensity of the light source the same. Which of the following graph is correct? Correct पूछ रहा है। The original graph, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, original curve shown in the dashed line. ये 4 फिगर दे रखे हैं। देखो इसका सोल्यूशन देखें तो ये हमने सिंगल स्लिट का एक सिंगल स्लिट बनाई है, ये ऐसे। ये विड्थ ऑफ स्लिट बहुत छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है भाई, ठीक है, समझाने के लिए बना लिया है, ठीक है ना। इसको बोल रहे हैं हम विड्थ ऑफ स्लिट। ये क्या चीज है, विड्थ ऑफ स्लिट। फिर यहां पर अगर हम बनाएं ग्राफ तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ये D1 और D1 फर्स्ट मिनिमा, इधर भी फर्स्ट मिनिमा होता है, और इसकी इंटेंसिटी ऐसे बढ़ती है। ये सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं हम इसको, जानते हो। इसकी ये D1 हो गया, ये D1 हो गया, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा B0, इसको लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फिर इसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा बनता है, D1 है, ये D2 है, और इसकी जो विड्थ होती है ना इसके आधी होती है और इंटेंसिटी घट जाती है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे इधर की तरफ बनेगी ऐसे। देखो यहाँ दिखाई भी है, ये देखो ये दिखाई है यहाँ से यहाँ तक की, छोटा सा दिखाया है, बहुत दिख रहा हो शायद आपको। यहाँ थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं, अब दिखा हुआ शायद, है ना, दिखा, बहुत छोटा सा दिखाया है, देखो ये रहा, और इधर भी तरफ। ये फर्स्ट मैक्सिमा है आपका, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से बनता है। इससे बोलते हैं विड्थ ऑफ nth आपका कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना, कोई सा भी देख लो, सबकी विड्थ बराबर भी होती है। इधर ये बीटा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा वैसे तो यहाँ पे। इसमें रिलेशन होता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसे बोल रहे हैं हम लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल ए विड्थ ऑफ, ये कैपिटल D होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये स्मॉल ए विड्थ ऑफ स्लिट है। और विड्थ ऑफ मैक्सिमा, विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा, कोई भी अदर मैक्सिमा जो होता है उसकी जो विड्थ होती है बीटा, उसकी आधी होती है लैम्डा D अपॉन E। ये रिलेशन होता है कि बीटा नॉट जो होता है 2 टाइम्स ऑफ बीटा होता है ये। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जानते हो इसमें कहा है कि विड्थ ऑफ स्लिट इंक्रीज्ड। अगर हम इसकी विड्थ स्लिट की इस ए को क्या कर रहे हैं, ए को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको इंक्रीज करने से ए को अगर आप इंक्रीज करोगे तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा दोनों ही घटेंगी। तो ए इंक्रीज किया तो ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, पहली बात। दूसरी बात, इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो इंटेंसिटी, कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इज सेम। अगर सेम इंटेंसिटी का रखा है तो आपने देखो इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ा होगा, ये इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं ज्यादा तरह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। विड्थ ऑफ स्लिट है ये, स्लिट की विड्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटेंसिटी का, विड्थ की स्लिट के साथ, मतलब ए के साथ। ये एम्पलीट्यूड नहीं है, एम्पलीट्यूड में समझना है इसको, ठीक है नहीं, विड्थ ऑफ स्लिट बोल रहे हैं इसको हम। इसके साथ ऐसा होता है, अगर विड्थ ऑफ स्लिट इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। एक्चुअल में इंटेंसिटी उतनी ही रह रही है, अगर वो कह रहा है सोर्स की उतनी रह रही है ना, लेकिन फिर उसी इंटेंसिटी को अगर एडजस्ट करना है तो पहले इतने उसमें हो रहा था तो इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। इंटेंसिटी अगर सेम रखनी है तो भाई उस वाली कंडीशन में उस इंटेंसिटी को आपको उसने उस पोर्शन में रखना है तो साइज बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए विड्थ कम करेंगे। अब मैं जो बना रहा हूं ना वो कौन सा वाला बना रहा हूं पता है, जो ये तो ओरिजिनल है, अब इसकी विड्थ घटेगी तो ये विड्थ घटेगी ऐसे, और ये टॉलर हो जाएगा ऐसे, नहीं है ना। इंटेंसिटी में चेंज नहीं आया, वो कम एरिया में स्प्रेड हो रही है ना, इंटेंसिटी उतनी तो कम एरिया में होगी तो उसको टॉलर करना पड़ेगा ऐसे। और इसकी ये विड्थ डिक्रीज कर दी मैंने, ये वाली विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीज होगा, है ना, ये डिक्रीज कर दी, और ये भी डिक्रीज होगी तो ये भी छोटी हो जाएगी ऐसे। अब ये छोटी हो जाएगी ऐसे नहीं, और ये भी छोटी हो जाएगी
चले आया पहले की कंपेयरिंग। तो ये ऐसा डायग्राम होना चाहिए। तो इसमें ऐसा डायग्राम देखें तो देखो इसमें ये डेड डैश वाला जो लाइन है तो ये तो ओरिजिनल फिगर है, ओरिजिनल कर्व है, तो इसमें तो विड्थ बढ़ा दी है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी विड्थ बढ़ा दी है, इसमें भी देखो विड्थ बढ़ा दी है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें विड्थ थोड़ी सी घटाई है और है ना, लेकिन इंटेंसिटी तो ओरिजिनल वाले की ज़्यादा दिखा रहा है, ओरिजिनल वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखा रहा है, जबकि होगी किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, बाद वाले की, तो इसीलिए ये गलत है। विड्थ तो थोड़ी सी क्या कर दी है इसने, कम कर दी है, लेकिन और इंटेंसिटी को तो बढ़ा दिखा रहा है ओरिजिनल वाली को, तो इसीलिए गलत है। डी चॉइस देखिए आप ढंग से अच्छी तरीके से, तो इसमें जो डेड डैश वाला तो ओरिजिनल वाला हो गया, इसकी विड्थ भी घटाई है इसने यहाँ पे। थोड़ा सा इसको नीचे करके दिखाऊं आपको, अब शायद साफ दिख रहा होगा आपको। इसमें डेड डैश वाले की विड्थ ज्यादा है और इसकी विड्थ कम कर दी है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, और इसकी भी कम की है, देखो आपने इसकी भी कम की है, देखो यहां से यहां तक थी और इसमें छोटी छोटी कर दी है, दिख रही है ना। तो उम्मीद करता हूं इसीलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये डी चॉइस इज करेक्ट। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द एंगुलर विड्थ of one fringe formed on the screen is 0.2 degree. The wavelength of light used in the experiment is 500 nanometer. Calculate the separation of two slits. देखो इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्राम समझाने के लिए ना रहा हूं, बस जरूरत नहीं है डायग्राम की वजह से। ये तो स्क्रीन हो गई और ये दो स्लिट्स हो गई S1 S2 और इनके बीच की सेपरेशन ही हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है। और हमें जो वेवलेंथ यूज कर रहा है लाइट, उसकी वेवलेंथ रखी है 500 नैनोमीटर। तो एंगुलर विड्थ भी दे रखी है हमें। अब एंगुलर एक होती है लीनियर विड्थ और एक होती है एंगुलर विड्थ, फ्रिंज विड्थ, थीटा से डिपेंड करते हैं, और एक होती है लीनियर फ्रिंज विड्थ केवल, या आप उसे फ्रिंज विड्थ भी बोल सकते हो, फ्रिंज विड्थ बीटा से डिपेंड करते हैं। इसका फॉर्मूला था लैम्डा डी अपॉन डी, ये फॉर्मूला था, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ। लेकिन ये नहीं पूछा हमसे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दे रखी है उसने, इसका फार्मूला होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। लेकिन इस फॉर्मूले में खासियत होती है कि लैम्डा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, ऐसे। ये एंगुलर विड्थ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है और ये लीनियर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। हमसे एंगुलर विड्थ दे रखी है, तो नाउ गिवन क्या है हमें, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमें दे रखा है थीटा 0.2 डिग्री, लेकिन डिग्री में दे रखा है और थीटा हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले में रेडियन में, तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं भाई, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होंगे बस। तो ये 0.2 डिग्री है, तो 1 डिग्री में इतने, तो फिर 0.2 डिग्री में कितने, तो 0.2 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब ये यहां रखना है हमें डाटा, इसीलिए थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। अब लैम्डा रखा है नैनोमीटर में, तो एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो हमें याद होना चाहिए, 10 की पावर माइनस के 9 मीटर होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। इसीलिए इसे लैम्डा को लिखेंगे 500 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो, 0.2 की थीटा की वैल्यू ये रही, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बट्टे 180, और लैम्डा की वैल्यू है 500 10 की पावर माइनस के 9, और डी हमसे पूछा है, डी ही हमसे कैलकुलेट करने की कह रहा है कि डी की वैल्यू कितनी है ना, स्लिट्स के बीच की सेपरेशन कितनी है ये। अब देखो इस जीरो को उठाएंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और 2 से काट देंगे तो 900 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो ये आएगा डी मल्टीप्लाइड बाई पाई, और इसका मल्टीप्लाई कर दें 9 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, और 2 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, तो 10 की पावर 4, और माइनस के 9 और है तो ये माइनस के 9। तो d इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई पाई को नीचे लेके आएंगे डिवाइड में, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। इस पाई को इसके नीचे ले आओ, ऐसे लिख सकते हैं d इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 5 डिवाइडेड बाई पाई, है ना। तो इस पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14 और 10 की पावर माइनस के 5। इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ, है ना, तो 2 जीरो हो जाएंगी यहाँ, ऐसे, है ना। अब एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं हम 450 और 314। ये एक जीरो दिख रही है ना, ये एक वाली, इसको मैं इसमें ऐड कर दिया है, तो 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा ये, है ना भाई। एक पावर ये है कि 10, इसे ले लो, ऐसे ले लो 450 मल्टीप्लाइड बाई 10, और 10 की जो एक पावर है वो उसमें ऐड कर दी है तो माइनस के 4 हो जाएगा। बस इसका इसमें डिवाइड करना है,
तो डिवाइड यहाँ कर देता हूँ। 314 का अगर हम 450 में डिवाइड करें तो देखो पहली बात तो 1 बच जाएगा। 314, 10 में से 4 गए तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3, 36 बचेगा। और 4 में से 3 136 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। 4 बार 3 3 9 4 12, 4 बार चला जाएगा। अगर 4 बार जाएगा तो कितनी 16 हो गया, और 4 1 4 1 5 हो गया, और 4 3 12 इतना हो गया। घटाएंगे तो ये 6 में 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ 0 और यहाँ 1, 104 बचेगा। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, अब 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, इतना ही डिजिट तक कर लो। तो इसे सॉल्व करने पर 1.43 और 10 की पावर -4 ये मीटर में आया। चाहो तो इसे मिलीमीटर में लिखना चाहते हो तो इसमें इस पॉइंट को एक इधर और सरका दो, तो D इक्वल टू 0.143 लिखोगे, या तो यही छोड़ दो आंसर। पॉइंट इधर सरकाओगे, एक इधर सरकाओगे तो एक पावर और जुड़ जाएगी, है ना भाई। एक पॉइंट इधर सरका रहे हो तो एक पावर एडी तो होगी, तो 10 की पावर हो जाएगी -3 मीटर। और इसको लिख सकते हैं हम मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं, तो -3 मीटर में इतने मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो इसीलिए लिख सकते हैं D की वैल्यू 0.143 मिलीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। या तो ये भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट लिख के जरूर लाना मीटर। Light wave, each intensity I naught superpose each other and produce interference pattern on a screen. Obtain the expression for the resultant intensity at a point where the phase difference between the wave is phi. Write its maximum or minimum possible values. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ये सोर्स स्लिट बना लेते हैं हम। यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखते हैं। जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है ना, वो हाईली कोरेंट होता है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स, इसका ओमेगा 2πf सेम होता है। एफ फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये सेम रहती है। ठीक है, और फिर इसके जस्ट सामने हम एक स्लिट स्क्रीन रखते हैं जिसमें 2 स्लिट्स होती हैं, S1 S2, ये S1 और S2। और यहाँ से अकॉर्डिंग टू हाइगन वेव थ्योरी इस सोर्स से ऑल डायरेक्शन में वेव इमिट होंगी, दैट मीन्स एनर्जी इमिट होगी ऑल डायरेक्शन में, ऐसे। और यहाँ पर हम एक हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक क्या बना लें, स्पेरिकल वेव फ्रंट बना लें। इस स्पेरिकल वेव फ्रंट पर लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करेगा और एक्ट करेगा एक नए सोर्स की तरह से और इमिट द सेकेंडरी वेवलेट। तो यहाँ से ये मीडियम के पार्टिकल जो होंगे एक नए सोर्स की तरह से काम करेंगे। और इससे D दूरी पर एक स्क्रीन रखते हैं हम, और यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट निकल रही है, मान लो एक ये S1 से P पे पॉइंट पहुंची और एक यहाँ से निकल रही है ये S2P। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वेव की इंटेंसिटी इक्वल दे रखी है। वैसे I0 मैं I1 I2 मान के चलूंगा शुरुआत में, लास्ट में I0 कर दूंगा। वैसे यहाँ पे I0 दे रखे है। जब ये दोनों वेव P पॉइंट पे जाके सुपरइम्पोज करती हैं, तो एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। इंटरफेरेंस होगा ये कह सकते हो, या ये कह दो कि जब ये वेव यहाँ पे पहुंचेगी तो इस जगह पर ये पार्टिकल को SHM देगी, है ना। इस जगह पर जो पार्टिकल होगा उसको SHM देगी, और ऐसी ये वाली वेव जब यहाँ पे पहुंचेगी तो ये भी पार्टिकल को एक SHM देगी। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव कह दें, ऐसे बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव। तो y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी। ये अगर फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 माने और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड A2 माने तो ये लिख सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ SHM हो गया। ये वेव इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसको क्या देगा, एनर्जी देगा, और वो पार्टिकल SHM करने लगेगा। तो ये वेव इस पॉइंट पर पार्टिकल को SHM देती है क्योंकि इसके लिए x फिक्स है, तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ SHM लिख सकते हो आप। तो y1 बराबर A साइन ओमेगा टी, फर्स्ट वेव पॉइंट हो गया। ऐसी इक्वेशन ऑफ सेकंड वेव देखें तो y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ऐसा क्यों लिखा, देखो ये इस फर्स्ट वेव का फेज है और ये सेकंड वेव का फेज है, तो फेज में डिफरेंस रखा है। तो क्वेश्चन में बोला है वेयर द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज 5, और वैसे भी दिख रहा है कि इसका पाथ और इसके पाथ में डिफरेंस है। S1P का पाथ छोटा है और S2P का पाथ बड़ा है, तो पाथ में डिफरेंस है, और पाथ में डिफरेंस है तो फेज में भी डिफरेंस होगा। फेज, क्योंकि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस है देन फेज डिफरेंस भी होगा, और फेज में डिफरेंस होगा तो कितना फेज डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है, 5 गिवन है, तो ऐसे लिख लेते हैं। अब ये दोनों वेव जो यहाँ से और यहाँ चल रही है इस पार्टिकल को SHM दे रही हैं एक साथ, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसे कॉम्बिनेशन ऑफ SHM बोलते हैं, या इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये कॉम्बिनेशन ऑफ SHM हो गया, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे। अब इसे सॉल्व करना है तो देखो, इससे a मान लो, इसे b, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। वैसे क्वेश्चन में फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड बराबर दे रखा है, क्योंकि फर्स्ट वेव को सेकंड वेव की इंटेंसिटी बराबर दे रखी है, पर मैं इसे लास्ट में पुट करूंगा, है ना। अगर बाई चांस एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो तब भी कर पाओ आप इंटेंसिटी का डेरिवेशन। तो a2, इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला तो सबको आता है। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ऐसे लिख सकते हैं। a2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इसमें से कॉमन क्या है, देखो साइन ओमेगा टी कॉमन, टाइम वाला फंक्शन हमेशा अलग करते हैं। a1 प्लस a2 कॉस फाइव और साइन ओमेगा टी जो टाइम वाला फंक्शन है वो अलग कर लिया। ऐसे इधर से ऐसे सेपरेट कर लो, a2 साइन फाइव है, इसको थोड़ा सा अलग करके लिख दो ऐसे, कॉस ओमेगा टी। अब थोड़ा सा कंसेप्ट है यहाँ ध्यान देना। जैसे तो ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव है, तो ये क्या चीज़ है, एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव का, इसको छोड़ा, ऐसे इसको छोड़ के ये सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है। ऐसे ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, तो इसमें एम्पलीट्यूड कौन सा रिजल्टेंट वेव का, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ऐसे एम्पलीट्यूड माने या ऐसे। तो इस कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए थोड़ा सा देर में समझ में आएगा, लाइन लिख दूंगा तब लेट कर लेते हैं इसको। a1 प्लस a2, ये क्यों लेट किया अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बराबर a कॉस थीटा, इसे थर्ड इक्वेशन। और इसको मैंने लेट किया है a2 साइन फाइव, लेट करने में कोई बुराई नहीं है, क्यों लेट किया वो इंपॉर्टेंट है, a साइन थीटा। ये यहाँ पे पुट कर दो, अभी समझ में आ जाएगा क्यों लेट किया। पुट करो a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस इसकी जगह पे पुट करो a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, कॉमन क्या है a, और इसे लिख सकते हैं हम साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। बताओ ये किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी लगा दें तो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव आ गई। अब जैसे ये फर्स्ट वेव की इक्वेशन है, तो इसमें ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, ये सेकंड वेव का इक्वेशन है, तो ये सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है, और ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है। तो आपको नहीं लगता कि कैपिटल ए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होना चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब समझ में आया ऐसे लेट करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये इस वाली इक्वेशन में आप बता सकते हो कि कौन रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। नहीं, ऐसे लेट करने से देखो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सेम जैसी इक्वेशन आ रही है। इससे क्लियर हो गया कि कैपिटल ए एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव यहाँ से निकाल सकते हैं, तीसरी और चौथी इक्वेशन से। कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। मेरे को ए निकालना है, तो आपको नहीं लगता कि थर्ड का स्क्वायर कर लो पहले पूरे का, फिर उसमें फोर्थ का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो तीसरी का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर कॉस उसके थीटा, राइट वाला राइट में ही ऐड करें, प्लस ए स्क्वायर साइन उसके थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। देखो इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया, राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में। इसमें से कॉमन क्या आ गया, ए स्क्वायर कॉस उसके थीटा प्लस साइन उसके थीटा के लिए तो 1 हो गई, तो वो 1 हो गया। और इसमें इसका होल स्क्वायर खोल दें तो a1 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ऐसे कैसे उतार लें। इसमें से आपको दिख रहा होगा कॉमन a2 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये 1 हो जाएगा, प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव आ गया। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया ये स्क्वायर है तो रूट ले लेंगे साइड में, रूट स्क्वायर रूट a1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बोल सकते हो a1 a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। देखो ये आ गया बेटा आपका। अब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकालनी है, तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो I
प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता है। इसमें एक कंसेप्ट सीख लें कि अगर आप के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी लिख रहे हो तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा। फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी लिख रहे हो तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा। सेकंड वेव का इंटेंसिटी लिख रहे हो तो सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आई बराबर प्रोपोर्शनल टर्म उठाया तो ये, तो आई इक्वल टू के, ए की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो स्क्वायर उठाए तो अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। के का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो के a1 का स्क्वायर प्लस के a2 का स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos फाई। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, आपका i1 लिख सकते हैं और इसकी जगह पे i2 प्लस 2k। a1 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो a1 की वैल्यू आएगी, k को इसके नीचे लेके आओ, i1 अपॉन के, और उसका स्क्वायर है तो अंडर रूट आ जाएगा, तो लिख सकते हैं अंडर रूट i1 अपॉन के। ऐसे सिमिलरली यहाँ से निकालोगे तो रूट के अंदर i2 अपॉन के और ये cos फाई। अब ये रूट के k हो जाएगा और k से ये k कट जाएगा, तो i इक्वल टू आ जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट के अंदर i1 i2 cos फाई, है ना। लेकिन ये आंसर नहीं है। इफ क्वेश्चन में कह रहा है कि i1 i2 बराबर है फर्स्ट दोनों वेव की इंटेंसिटी, क्वेश्चन में गिवन है I नॉट है, ईच इंटेंसिटी I नॉट, तो इसीलिए I नॉट पुट करना जरूरी है। तो I इक्वल टू आएगा I नॉट प्लस 2 रूट I नॉट का स्क्वायर cos फाई। ये तो ये हो जाएगा ये I नॉट, 2I नॉट हो गया और यहाँ से ये भी आ गया आपका 2I नॉट और cos फाई। तो इसमें से 2I नॉट कॉमन ले लें, 1 प्लस cos फाई। अब आपने cos 2 थीटा का एक फार्मूला पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 फार्मूले होते हैं वैसे तो इसके, ये लगेगा ऐसा फार्मूला लगाते हैं जिससे 1 कट जाए, है ना, 1 कटना चाहिए तो इसमें 1 कट जाएगा। लेकिन ये 2 थीटा है, यहाँ तो सर है नहीं 2 थीटा, तो एक cos थीटा का भी होता है। अगर यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा आता है, और अगर आपका थीटा है तो थीटा बाई 2 आएगा, तो ये वाला लगेगा। तो लगा दो, यहाँ लिख देता हूँ 2I नॉट 1 प्लस cos फाई की वैल्यू लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1 से ये 1 कट गया, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आई 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2। ये तो एक आंसर तो ये हो गया, है ना। और दूसरा इसमें ही पूछ रहा है कि राइट इट मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज, इंटेंसिटी की मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो देखो इस वाले फॉर्मूले से करो, थोड़ा सा आसान रहेगा। इफ cos फाई की वैल्यू अगर मैक्सिमम है देन आई भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसमें और इसमें डायरेक्टली रिलेशन है। देखो I1 I2 तो कांस्टेंट टर्म है, फेज चेंज होता है जब आप इस वाली वेव को यहाँ सुपरइम्पोज कराओगे अगर, तो फेज चेंज हो जाएगा। तो फेज जो चेंज होगा तो उस वाले केस में cos फाई अगर मैक्सिमम होगा, cos फाई इस इक्वेशन से अगर cos फाई मैक्सिमम होगा तो आई मैक्सिमम होगा। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो वो +1 होती है, देन दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी देखें तो +1 रख दो, यहाँ पे +1 रख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। चाहो तो रूट I1 प्लस रूट I2 का और उसका ले सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर ये वाली कंडीशन जरूर लगानी पड़ेगी बराबर I नॉट। तो यहाँ से I मैक्सिमम कितना आएगा, तो देखो I नॉट प्लस I नॉट और ये भी 2I नॉट, तो कितना हो जाएगा I नॉट प्लस I नॉट 2I नॉट और 2I नॉट ही रहा तो 4I नॉट हो जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी होगी। ऐसे ही इफ cos फाई की वैल्यू अगर मिनिमम होगी देन आई ऑल्सो मिनिमम, फिर आई मिनिमम होगा। तो cos फाई की टेबल में दे जाएं तो सबसे छोटी वैल्यू -1, तो इसीलिए आई मिनिमम की वैल्यू देखें तो आप यहाँ पे cos फाई की वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो क्या लिखोगे I1 प्लस I2 माइनस 2 स्क्वायर रूट में, ये पूरा होता है रूट के अंदर I1 I2, और इसमें भी अगर I1 I2 इक्वल पुट करोगे I नॉट तो जो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि I नॉट प्लस I नॉट 2I नॉट माइनस के 2I नॉट तो 0 हो जाएगी, तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हेंस द वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग द हाइगन प्रिंसिपल। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले एक प्लेन मिरर बनाइए आप, ये एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लिया मैंने, इसका नाम डाल दीजिए कुछ ना कुछ M1 M2। अब जैसा कहा है वैसा कर देखो, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट, तो प्लेन वेव फ्रंट एक इंसिडेंट करिए ऑन अ प्लेन
रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दीजिए आप। तो मैंने एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दिया ए बी, इसे एक प्लेन वेव फ्रंट बोल रहे हैं, ऐसे सरफेस है पूरा एक ऐसे, ठीक है, इंसिडेंट किया। और अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल कि जो वेव फ्रंट होता है उसके जो रेज होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये रेज जो आएंगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेज होंगी वो इस वेव फ्रंट के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ऐसे। इसे फर्स्ट रेज और इसे सेकंड रेज, किसी को भी फर्स्ट मान लो किसी को सेकंड मान लो, ठीक है। ये रेज हो गई और ये इंसिडेंट किया है, तो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट और मिरर के बीच में एंगल आई है, इंसिडेंस एंगल है। सर एंगल तो हम कहते हैं कि किसके बीच में होता है, एंगल तो सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। आपने से आई क्यों कहा, तो ज्योमेट्री से ये आई आ जाएगा। कैसे, देखो यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो ऐसे, यहां सर ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं, बिल्कुल आई। अब बताओ इसके और इसके बीच में कितना एंगल, तो 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट की रेज हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 90 माइनस आई। हाँ सर, तो ये और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री में से अगर 90 माइनस आई घटा देंगे तो ये आई आ जाएगा। ये ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ए डैश, तो जितना हमने डायग्राम बनाया है ना उतना हम लिख लेते हैं, उतना ही हम लिख लेते हैं। तो देखो मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहां दिखा देता हूं आपको। ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर M1 M2। तो देखो ये ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट कर रहे हैं M1 M2 पर, ठीक। और एट एंगल बी ए डैश कितना है, आई है। 1 and 2 आर करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू प्लेन वेव फ्रंट ए बी। यहां पर प्लेन वेव फ्रंट ए बी लिख लेना, वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट ए बी। देखो मैंने बिल्कुल सेम बनाया ये, है ना। ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है और ये इंसिडेंट हो रहा है किस पर, मिरर M1 M2 पर। कितने एंगल्स हो रहा है, बी ए डैश आई, तो बी ए डैश आई। और 1 and 2 आर करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे हैं परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए बी के परपेंडिकुलर है। यहां जैसा बनाया वैसे ही वहां लिख दिया। अब आगे क्या करना है जरा वो समझते हैं। अब थोड़ा सा हाइगन प्रिंसिपल आना चाहिए आपको। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, इस प्लेन वेव फ्रंट ए बी पर लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल, कोई सा भी पॉइंट एवरी मीडियम का पार्टिकल बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, मतलब एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करता है। मीडियम का पार्टिकल एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करता है और इमिट ऑल डायरेक्शन न्यू वेव, उन न्यू वेव को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। तो हम ये मान लेंगे कि इस ए बी पर लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल एक न्यू सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह से बिहेव कर रहा है और इमिट कर रहा है न्यू वेवलेट, जिसका नाम है न्यू वेव्स कर रहा है, उसका नाम होता है सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। तो ये लाइन हम यहां पर लिख देंगे सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन ए बी इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। अब क्या करना है, मान लेते हैं कि बी से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट, वैसे ए और बी से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगी वो एक साथ निकलेंगी, एक साथ वो सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करेगा। लेकिन थोड़ा सा पहले हम इसको बारे में बात करेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन होगा वो दोनों काम एक साथ। तो बी से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट लेट कर लेते हैं ए डैश से, मिरर M1 M2 के पॉइंट ए डैश से टी सेकंड में स्ट्राइक करती है, ये लेट कर लिया। अब सोचो अगर ये टी सेकंड में यहां ए डैश से स्ट्राइक कर रही है तो कितनी डिस्टेंस चली, तो ये डिस्टेंस सेकेंडरी वेवलेट चली बी ए डैश, और डिस्टेंस निकालें तो स्पीड इनटू टाइम। तो मान लो ये सेकेंडरी वेवलेट की स्पीड जो है वो v है, और v है तो v और t सेकंड में स्ट्राइक कर रही है, तो डिस्टेंस कवर करी उसने v इंटू टी। ये फर्स्ट इक्वेशन डाल लिया हमने, ठीक है सर। तो ये लाइन लिख भी देंगे हम, लेट किया है हमने, सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम बी स्ट्राइक M1 M2 एट ए डैश। मैं भी ये कह रहा हूं कि सेकेंडरी वेवलेट जो बी से निकल रही है वो मिरर M1 M2 के पॉइंट ए डैश पर स्ट्राइक कर रही है इन टी सेकेंड, इसलिए बी ए डैश की जो वैल्यू है वो v इंटू टी है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट कर ली। नाउ अब ए से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी, अच्छा बी से और ए से निकलने वाली सेकेंडरी एक साथ निकलेंगी, पहले हमने बी की बात कर ली, फिर ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट सेम टाइम टी में, जितने टी टाइम में, जैसे ये यहां से यहां तक कितने सेकंड में पहुंची, टी सेकंड में पहुंची, उसी टी सेकंड में सेम टाइम टी सेकंड में, उसी टी सेकंड में ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगी। तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी उसी टी सेकंड में। तो देखो यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और स्पीड एक मीडियम में सेम ही रहती है और टाइम हम सेम ले रहे हैं, तो डिस्टेंस भी सेम ही होगी, है ना। तो इसीलिए ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम टाइम टी में, v इंटू टी।
भाई टाइम चेंज नहीं हुआ, स्पीड चेंज नहीं हुई, टाइम सेम रखना है हमें। जब जानते हो, जब एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट हम ड्रॉ करते हैं तो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों वेव फ्रंट के बीच में जो सेकेंडरी वेवलेट द्वारा कवर किया टाइम है, टाइम जो लग रहा है वो सेम होना चाहिए, है ना। ये पॉइंट कॉन्सेंट्रेट करने वाला पॉइंट है। तो ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी टी सेकंड में, उसी टी सेकंड में वी इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब वो कहां तक जाएगी हमें मालूम नहीं, तो ए को क्या मान लो सेंटर, और रेडियस ले लो वी इंटू टी, और एक आर्क बना दो। तो ए को सेंटर मान के वी इंटू टी रेडियस का एक आर्क बना देंगे यहाँ। तो देखो ये डिस्टेंस है इतनी, तो यहाँ पे भी एक ऐसे आर्क बना देंगे। तो मैंने ये आर्क बना दिया, और यहां से एक सेकेंडरी वेवलेट निकाल दी, ये रही, और ये डिस्टेंस कवर करी इसने ए बी डैश, और ए बी डैश की जो वैल्यू है ये भी वी इंटू टी है ये। तो देखो हमने जितना बोला उतना लिख लेते हैं पहले। द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम ए विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस वी इंटू टी इन द सेम टाइम। इस पर लाइन ध्यान रखें, इन द सेम टाइम। देयरफॉर विद ए एज अ सेंटर और v इंटू टी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क b डैश सो दैट ए बी डैश इज इक्वल टू v इंटू टी। यहां तक आ गया। अब हाइगन प्रिंसिपल का अगला स्टेप यूज कर रहे हैं। अगर हम इस a डैश से इस आर्क पर, आर्क b डैश पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये तो ये टेंजेंट पर इस लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करेगा। तो देखो यहां से, जब यहां से सेकेंडरी वेवलेट निकली तो ये इस वाले पॉइंट पे पहुंची, कितना समय लिया t, और यहां से भी जो वेवलेट निकली वो यहां से यहां तक पहुंची, कितना समय लिया t। तो ये a डैश और b डैश पर लाई करने वाले जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो एक साथ ऑसिलेट करना शुरू करेंगे, सेम फेज में ऑसिलेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको एनर्जी जैसे मिलेगी पार्टिकल को वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक साथ शुरू करा, सेम टाइम में मिल रही एनर्जी, है ना। तो इसीलिए इस a डैश b डैश को हम क्या बोल सकते हैं, ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, या ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलेंगे इसको। और इसमें ये वाली जो रेज है 1 डैश, और यहां पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट आ रही है ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये 2 डैश। 1 डैश एंड 2 डैश अगर ये वेव फ्रंट है, इसे वेव फ्रंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर लाई करने वाला जो मीडियम का पार्टिकल है वो सेम फेज में ऑसिलेट करेगा। तो 1 डैश एंड 2 डैश करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होंगी, रिफ्लेक्टेड वेव रेज होंगी जो ए डैश बी डैश के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये लाइन लिख देंगे हम यहाँ पे। फ्रॉम ए डैश ड्रॉ अ टेंजेंट प्लेन ए डैश बी डैश टचिंग द स्फेरिकल आर्क टेंजेंशियली एट बी डैश। तो देखो ये एक स्फेरिकल आर्क है बी डैश, ए डैश से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। देयरफॉर ए डैश बी डैश द सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर टी सेकेंड, टी सेकेंड बाद ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है। दिस वुड एडवांस इन द डायरेक्शन रेज 1 डैश एंड 2 डैश विच करस्पॉन्डिंग टू रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर टू ए डैश बी डैश। Then A dash B dash would represent the reflected wave front। A dash B dash क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो देखो ये डायग्राम बनके तैयार हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है ना, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये तो डायग्राम बनाना है हमें, है ना। इसमें चाहो तो इसे R बोल सकते हो, अगर ये R है तो ये भी R होगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला वेव फ्रंट के साथ, वेव फ्रंट ये है ना, तो वेव फ्रंट के साथ मिरर R एंगल बनाएगा। यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ बना रहा है मिरर I, ज्योमेट्री से चेक कर सकते हो। इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलोगे, इसके बीच में कितना एंगल 90, तो ये R है तो ये वाला एंगल 90 माइनस R, और इसके बीच में 90, तो 90 में से 90 माइनस R घटाएंगे तो ये R बचेगा, तो ये एंगल R होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमें ये प्रूव करना था लॉ, कि वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग द हाइगन प्रिंसिपल। तो एक बात बताइए, अगर ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी ए डैश और दूसरा ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। एक तो ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप और सेम साइज, कि अगर हम प्रूव कर दें तो उस वाली कंडीशन में आई और आर इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसकी 3 प्रॉपर्टियां इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, तो ए डैश दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, तो एक तो ये दोनों के लिए कॉमन साइड है ए डैश। दूसरा एंगल ए बी ए डैश और एंगल ए बी डैश ए डैश, ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट के हमेशा रेज परपेंडिकुलर होती हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल्स। तो ये 90 डिग्री हो गया। दूसरी बात, बी ए डैश डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बी ए डैश और ए बी डैश डिस्टेंस, एंड
बी ए डैश डिस्टेंस और ए बी डैश डिस्टेंस इक्वल है v इंटू टी। तो देखो तीन प्रॉपर्टी इक्वल हो गई। हैंस हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो आप ये देखेंगे अगर इस सेम शेप और सेम साइज के हैं तो हेंस आई बराबर आर, ये है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर सेम शेप और सेम साइज के होंगे तो आई और आर ओवरलैप करेंगे। देखो ये साइड तो इस पर ओवरलैप नहीं कर सकती, तो इसको जो ये वाला जो ट्राइंगल है आपको इसको पहले पलटना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे पलट लेना और पलटने के बाद सरकाओगे ना तो आर आई के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, आर आई के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और उस वाली कंडीशन में आई और आर ये प्रूफ हो जाएगा। तो यही तो आपका फर्स्ट सेकंड लॉ कह दो या फर्स्ट लॉ कह दो जो कहना है, ठीक है। दिस इज प्रूव दैट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस प्रूव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ क्या कहता था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखो ये एक ही प्लेन में तो लाई कर रही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब इसी प्लेन ऑफ पेपर में तो लाई कर रही है। या फिर इसे एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा सा समय लगेगा, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है। एक पेज ले लेता हूं, ध्यान से सुनना इसको, है ना। तो एक बात बताओ मेरे को पहले कि यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। देखो ये तो हो गया प्लेन ऑफ पेपर और ये हो गया वेव फ्रंट इंसिडेंट। तो इस प्लेन ऑफ पेपर और इस सरफेस के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। एंड इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और इंसिडेंट रे जो हैं वो इस प्लेन वेव फ्रंट ए बी के कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। देखो रेज ऐसे आ रही हैं इधर से, परपेंडिकुलर है सरफेस के। हैंस इंसिडेंट रे लाइज ऑन प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। जब आपका ये वेव फ्रंट इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है और इंसिडेंट रे इस प्लेन ऑफ वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है तो इंसिडेंट रे प्लेन ऑफ पेपर में लाई करेंगे, मतलब पैरेलल होंगी, है ना। डायग्राम से देखिए ये लाइन लिख देनी है बस केवल, एक तो ये पॉइंट हो गया। एंड सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे कि जो प्लेन ऑफ मिरर है, प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। एंड देखो ये प्लेन ऑफ मिरर ऐसे हो गया, ये प्लेन मिरर का प्लेन हो गया और ये आपका पेपर का प्लेन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये लिख दिया मैंने ऐसे। एंड नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन ऑफ मिरर। हेंस नॉर्मल also lies on plane of paper, plane of paper। तो देखो नॉर्मल इस प्लेन ऑफ मिरर के कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल प्लेन ऑफ पेपर के कैसा है, लाई कर रहा है, मतलब पैरेलल है। तो ये हो गया स्टेटमेंट। सिमिलरली ऐसे यहां लिख सकते हो आप सिमिलरली कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड वेव का, वेव फ्रंट का प्लेन है और ये प्लेन ऑफ पेपर है, परपेंडिकुलर है। एंड रिफ्लेक्टेड जो रे हैं परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल। Hence, reflected ray
इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, प्लेन ऑफ वेव फ्रंट के, तो रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, हेंस रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन प्लेन ऑफ पेपर। तो देखो यहां रिफ्लेक्टेड रे भी प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रही है, नॉर्मल भी प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहा है, और इंसिडेंट रे भी प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रही है। दैट मींस ये तीनों की तीनों सेम प्लेन ऑफ पेपर में, एक ही प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहे हैं। दैट मींस सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। यही तो सेकंड लॉ है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। This is second law of reflection. In a single slit diffraction experiment, the aperture of the slit is 3 mm and separation between the slit and screen is 1.5 meter. A monochromatic light of wavelength 600 nanometer is normally incident on the slit. Calculate the distance of first order minimum and second order maximum from the center of the screen. ठीक है, solution. तो देखो एक डायग्राम बनाते हैं, एक सिंगल स्लिट बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसका अपर्चर हमें रखा है ए, विड्थ ऑफ स्लिट कह सकते हो इसे, और ए हमें रखी है यहाँ पे 3 मिलीमीटर। और यहाँ ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन, और स्क्रीन इस स्लिट से कैपिटल डी दूरी पर रखी है जिसकी वैल्यू है 1.5 मीटर, और इस पर लाइट डाल रहे हैं नॉर्मली ऐसे, जिसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये सेंट्रल पॉइंट है ऑन द स्क्रीन, ये सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन, और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और सेकंड ऑर्डर मिनिमा तक की डिस्टेंस पूछ रहा है सेंटर ऑफ स्क्रीन से। देखो सबसे पहले ये डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस नहीं है। डिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूले पर कैसे कंट्रोल करें वो जरा समझें। फॉर nth मिनिमा, मिनिमा मतलब nth डार्क फ्रिंज की बात करें, इसे nth सेकेंडरी मिनिमा भी बोलते हैं। तो इसमें जो पाथ डिफरेंस होता है बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट के बिटवीन, है ना, तो ये डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है ए साइन थीटा एन। ये ए तो विड्थ ऑफ स्लिट है और इक्वल टू एन लैम्डा होता है। यहाँ से और आगे बढ़ाएं तो ये याद करना होता है मेरे को, मैं तो यही याद रखता हूँ। और हियर एन की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, और ये फर्स्ट डार्क के लिए है, ये सेकेंड डार्क के लिए है, ऐसी nth डार्क के लिए n है। यहाँ से आगे बढ़ाएं तो साइन थीटा एन इक्वल टू एन लेमडा बाई ए को नीचे ले आए, है ना। इफ थीटा एन इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा एन कैसा हो, बहुत छोटा हो, तो अगर थीटा एन बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा एन के बराबर होता है, लेकिन थीटा एन रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा एन इक्वल टू एन लेमडा बाई ए। ये जो होती है ये एंगुलर डिस्टेंस होती है, एंगुलर, ये नहीं पूछिए हमसे लीनियर डिस्टेंस पूछिए, कुछ नहीं बोलते लीनियर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन एंड nth मिनिमा, मिनिमा ध्यान रखना, ठीक है, ये होता है। अब जैसे ये मान लो nth मिनिमा बना, मतलब डार्क बैंड बना सेंट्रल पॉइंट से कितनी दूरी पर, xn दूरी पर, ये nth मिनिमा मतलब nth डार्क फ्रिंज, और इसको इससे मिला लो, ऐसे नहीं, ये थीटा एन इसलिए तो मैंने बोला एंगुलर डिस्टेंस होती है ये बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन एंड nth मिनिमा, ये वाली। अब यहां से अगर हम tan थीटा एन लिखें, यहां से इसमें लगाएं इस ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो xn अपॉन कैपिटल डी आएगा। और जानते हो जब थीटा एन बहुत छोटा होता है तो tan थीटा एन ऑल्सो थीटा एन, तो xn बटे कैपिटल डी। इसको इक्वल कर देते ना तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा, क्या, xn बटे कैपिटल डी इक्वल टू एन लेमडा अपॉन ए। तो xn इज इक्वल टू बन जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन ए। यहाँ ये xn क्या है, ये डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन, यहाँ ध्यान रखना सेंटर ऑफ स्क्रीन से होता है, एंड nth मिनिमा या डार्क फ्रिंज। ये हमें इसमें ये लगाना है हमें।
तो लगा दीजिए फॉर, पहला वाला पार्ट है, आपको ये सब नहीं लिखना है। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होता तो मैं डायरेक्टली कर देता इसको, है ना। ये इस तरह से याद होना चाहिए आपको, है ना। तो लिखो n बराबर 1 किसके लिए, यहाँ लिख ना फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए n की वैल्यू 1, d1 के लिए n की वैल्यू 1 यहाँ रख दो। तो x1 यही हमसे पूछा है, तो n की वैल्यू तो 1 रख देंगे, तो लैम्डा d अपॉन a हो जाएगा, इसमें रखेंगे। अब लैम्डा हमें रखा है यहाँ पे 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। तो इसलिए 600 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। तो 600 इंटू 10 की पावर -9 और d रखा है 1.5। सिस्टम का ध्यान रखें, ऐसा सिस्टम में लेके आए सबको। और ये स्मॉल a जो दे रखा था वो ये मिलीमीटर में था, इसे भी मीटर में चेंज कर लें। 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो 3 इंटू 10 की पावर -3, 3 से ये कट गया 200 बार। तो देखो 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, लेकिन एक पॉइंट लग रहा है, तो देखो ये 3000 हो गए, 2 जीरो पहले से थे और एक पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। और 10 की पावर जब ये ऊपर जाएगा तो -9 + 3, तो 10 की पावर -6। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ ले आए पॉइंट 3, तो 10 की पावर +3, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट किया तो +3 और ये -6, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और इसे हम लिख सकते हैं, अगले पेज पे बताता हूँ, 0.3 मिलीमीटर। तो हम ये लिख सकते हैं x1 आ गया 0.3 मिलीमीटर। तो एक तो आंसर ये हो गया भाई आपका, मिलीमीटर में लिख सकते हैं इसको। सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा है, उसको भी मैं पूरा बता देता हूँ। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा कह रहा है, तो फॉर nth मैक्सिमा की बात करें, मतलब nth ब्राइट डिफरेंस की बात करें, है ना। और डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये। तो एक्सट्रीम वेवलिटी के बिटवीन जो पार्ट डिफरेंस है ये होता है a sin थीटा n डैश कर देता हूँ इसको, जिससे डिफरेंस आए। तो 2n + 1 होता है और लैम्डा बाई 2 होता है, ये होता है मामला। दिस इज अ पार्ट डिफरेंस, ये याद करना चाहिए हमें। और यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे। और इसको फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा एंड सो ऑन। और n लिखेंगे तो nth ऑर्डर मैक्सिमा, है ना। यहाँ से अगर हम sin थीटा n डैश लिखें तो 2n + 1 लैम्डा बाई 2a। इफ़ वही बात थीटा n डैश इज़ वेरी स्मॉल, तो उस वाले केस में हम sin थीटा n डैश नियरली इक्वल टू थीटा n, वही थीटा n रेडियन में होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए थीटा n डैश बराबर 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2a हो जाएगा, है ना। यही सेम डायग्राम अगर हम यहाँ पे दोबारा से सोचें कि ये स्क्रीन थी, ये सेंट्रल पॉइंट था, इसकी विड्थ a थी जो नियरली ऑर्डर होना चाहिए लैम्डा की, बहुत छोटी होती है, और ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन था। यहाँ से इसको ऐसे मिलाएं तो ये थीटा n डैश और ये बनना है हमारा nth मैक्सिमा, है ना। तो इसको बोल रहे हैं हम xn डैश कह देते हैं, और ये सेपरेशन कैपिटल D। अगर फिर दोबारा से हम यहाँ थीटा n डैश लिखें तो परपेंडिकुलर बटे बेस, इसलिए xn डैश, यहाँ पे भी थीटा n अगर छोटा है तो tan थीटा n डैश बराबर थीटा n डैश, और ये थीटा n रेडियन होना चाहिए, इसीलिए थीटा n डैश बराबर xn बटे कैपिटल D। इसको और इसको अगर हम बराबर कर दें, इसीलिए हो जाएगा xn डैश बटे कैपिटल D 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2a। तो xn डैश बराबर 2n + 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2a, ये, और n की वैल्यू ये। अभी किसके लिए पूछा है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। तो n बराबर यहाँ लिखेंगे हम 2, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। तो n बराबर 2 पुट कर दो, तो x2 डैश इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 और 2 4 5 लैम्डा D अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर दो 5। लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा की वैल्यू तो 600 नैनोमीटर, तो 600 10 की पावर -3, कैपिटल D वही 1.5, 2a 3 मिलीमीटर था तो -3, है ना। ये हो गया। तो देखो ये 6 हो गया, पूरा पूरा इससे कट गया 100 बार, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो 15 का मल्टीप्लाई करें तो 5 कैरी 2 और 5 और 7.5, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 में, या चलो 75 लिख लिया, और 10 की पावर ये हमने गलत कर दिया, ये 9 था, तो -9 + 3 और +2,
देखो ये -9 और ये वाला +2 और ये ऊपर जाएगा तो +3, तो 75 10 की पावर कितनी बचा, माइनस ये तीनों तो 5 हो गया, तो ये हो गया -4। यहाँ पे पॉइंट और आएगा, इसका सिम्प्लीफाई करेंगे तो 7.5 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 0.75 10 की पावर -3 मीटर। इसलिए हो जाएगा 0.75, इसे लिख सकते हैं मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर। एक आंसर ये है और एक आपका ये था, ठीक है। 2 slits 0.1 मिलीमीटर अपार्ट, मिलीमीटर में, आर अरेंज 1.2 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम द डिस्टेंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट। हाउ फार अपार्ट विल एडजेसेंट ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बी ऑन द स्क्रीन और फाइंड द एंगुलर विड्थ इन डिग्री ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। सोल्यूशन देखो, चाहो तो थोड़ा सा इस तरह से बना के दिखा दो, बस जरूरत नहीं है इसकी। ऐसे ये स्क्रीन है और ये 2 स्लिट्स हैं, इनके बीच की सेक्शन हमने दे रखी है डी 0.1 मिलीमीटर अपार्ट, तो डी दे रखा है 0.1 मिलीमीटर और कैपिटल डी स्क्रीन से जो दूरी दे रखी है वो 1.2 मीटर और जो सोर्स है उसकी वेवलेंथ रखी है 600 नैनोमीटर। तो देखो पहले इसे चेंज कर लेते हैं, डी हो गया 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, मिलीमीटर में आपके 10 की पावर -3 मीटर होते हैं, और इसे चाहो तो आप 1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर लिख सकते हो, ये तो मीटर में है ही है, इसे भी चेंज कर लो। 600 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, ठीक है, ये चेंज कर लिया। अब हमसे पूछा है कि हाउ फार अपार्ट एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंज, तो 2 लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो सेपरेशन होती है उसे हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, लीनियर फ्रिंज विड्थ। तो पहला क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेज, इसे हम फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं बीटा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, ऐसा लिखता हूँ, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। बस वैल्यू पुट करनी है, लैम्डा की वैल्यू है 600 इंटू 10 की पावर -9, कैपिटल डी है 1.2 और स्मॉल डी है 1 इंटू 10 की पावर -4। इस पॉइंट को उठा लो और नीचे 10 कर लो, ये 0 से ये 0 काट दो, 60 का 12 मल्टीप्लाई करो 720 और ये ऊपर पहुंचेगा तो 10 की पावर -9 और +4, तो 720 और 10 की पावर -5 हो गया। यहाँ पे 2 पॉइंट लगा लो, यहाँ ऐसे जब पॉइंट लगाओगे तो 2 पावर ऐड हो जाएंगी, -5 +2, तो हो जाएगा 7.2 10 की पावर -3 मीटर, तो 7.2 मिलीमीटर ले सकते हो, क्योंकि 10 पावर -3 मीटर की जगह पे आप मिलीमीटर ले सकते हो, तो 7.2 मिलीमीटर, एक तो आंसर ये हो गया, 0.2 है 7.2, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द एंगुलर विड्थ इन डिग्री ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो एंगुलर विड्थ पूछ रहा है। अब एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, एंगुलर विड्थ, ये लीनियर विड्थ थी, लीनियर फ्रिंज विड्थ, और ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ना, ये होता है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, लेकिन इसमें खासियत होती है कि थीटा रेडियन में होता है बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है। लैम्डा 600 इंटू 10 की पावर -9, स्मॉल डी 1 इंटू 10 की पावर -4, तो ये 600 10 की पावर -9 + 4 तो 5 हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन में आया अभी। अगर आप इसे डिग्री में चेंज करना चाहें तो डिग्री में कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो देखो मैं कराता हूँ आपको। 6 इसे 10 पावर -3 को नीचे ले आओ, 1000 हो जाएगा, 10 पावर +3 हो जाएगी, 1000 लिख सकते हैं, रेडियन, ये रेडियन में आया अभी। अब देखो 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, है ना, तो एक रेडियन में 180/पाई होगा, तो इस रेडियन की जगह पर ये लिख दो डिग्री, तो 6/1000 इंटू 180 और पाई की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ साथ साथ 22/7, तो 1 0 से ये 0 काट दो, 2 से काट दो ये 3 बार और 2 से काट दो ये 11 बार, 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो 18 और 21 हो गया, और नीचे 11 और ये 100 है, इसको ऊपर ले आते दोबारा से 10 की पावर -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 18 21,
पहले अगर 1 का करें 8 और ये 1, फिर 2 का करें तो 36 आ जाएगा, 36, 8, 7 और 3, तो ये मल्टीप्लाई करके आया 378 डिवाइड बाई 11 इंटू 10 की पावर -2। इसमें 11 का डिवाइड कर दो तो 3 बार जाएगा, बचे 4, 8 उतार लिए, फिर 4 बार चला जाएगा 44, बचे 4, फिर पॉइंट लगा लो, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 3 बार चला जाएगा, तो ये आया 34.3 इंटू 10 की पावर -2। अब इसमें 10 पावर के 2 करेंगे या 100 का डिवाइड करेंगे तो ये 0.343 डिग्री, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.34 डिग्री हम लिख सकते हैं। 3 को राउंड अप कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने 3 को राउंड अप कर दिया है तो 0.34, क्योंकि एक 5 से लेस देन 5 है, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा अप्रोक्सीमेट। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 light wave each of intensity I naught interfere at a point having a path difference lambda by 8 on the screen. Find the intensity at this point. तो चाहो तो आप एक डायग्राम भी बना सकते हो यहाँ ऐसे छोटा सा। ये सेंट्रल पॉइंट है O और यहाँ से स्लिट S1 और एक स्लिट S2। मान लो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों वेव सुपरइम्पोज करें और इन दोनों वेव की फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I नॉट बराबर I नॉट और सेकेंड वेव की इंटेंसिटी भी I नॉट, और इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है ये पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, इसको हम पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं। ये हमें लैम्डा बाई 8 दे रखा है और इस वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछिए कितनी है, ठीक है। तो देखो हमें पहले फेज डिफरेंस निकाल लेना चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला में याद होता है IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। 5 फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव, और फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस ये होता है phi इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये होता है। यहाँ पर चाहो तो डेल्टा फाई लिख सकते हो आप, तो 2 पाई लेमडा और पाथ डिफरेंस रखा है मैं लेमडा बाई 8, इससे कैंसिल और ये इससे कट गया 4y, तो पाई बाई 4 रेडियन। आप चाहो तो इसे डिग्री में लिख सकते हो 45 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा हमसे IR, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I नॉट, सेकेंड की भी I नॉट प्लस 2 रूट I नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और cos 45 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड कर लो, ये 2I नॉट हो गया और ये भी 2I नॉट और cos 45 की वैल्यू 1/√2। ये I नॉट का स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, इससे ही कट गया √2 टाइम्स, तो 2I नॉट प्लस √2I नॉट, यहाँ से I नॉट कॉमन ले लो, 2 प्लस √2, ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। या तो यहीं छोड़ दो या इसे आगे बढ़ाना चाहो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी वैल्यू 1.414 ऐड कर लो तो 3.414 I नॉट, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इतनी। या तो ये छोड़ो या ये छोड़ो। फर्स्ट पार्ट, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं अभी। फॉर nth मिनिमा के लिए, मिनिमा, या आप चाहो तो nth डार्क फ्रिंज लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ये लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है A sin थीटा n इक्वल टू L लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस होता है बेटा बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट, पाथ डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट्स। ये इसमें A विड्थ ऑफ स्लिट और लैम्डा वेवलेंथ, यहां से आगे बढ़ाएं तो sin थीटा n इक्वल टू n लैम्डा बाई A, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें A विड्थ ऑफ स्लिट होती है जो हमें निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इफ एक चीज़ और इसमें थीटा n इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा n कैसा होता है बहुत छोटा, तो इस वाले केस में हम साइन थीटा n नियरली इक्वल टू थीटा n, रेडियन में होना चाहिए। अब कितना, थीटा n लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री, तो इस वाले केस में थीटा n आ जाएगा वो लैम्डा बाई A आएगा। ये हियर यहाँ जो थीटा n है ये एंगुलर सेपरेशन कह दो या एंगुलर डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा तक की डिस्टेंस होती है। यहाँ हियर एंड आवर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये फर्स्ट मिनिमा के लिए,
ये सेकंड मिनिमा के लिए एंड सो ऑन। तो हमें तो फर्स्ट मिनिमा के लिए चाहिए। दूसरी बात, हमारा एंगल छोटा नहीं है बेटा, 30 डिग्री है, तो ये यूज नहीं कर पाएंगे हम, ये करेंगे। ठीक है, तो इफ सोल्यूशन यहां से शुरू हो रहा है एक्चुअल में सोल्यूशन। तो यहाँ लैम्डा रखा है 600 नैनोमीटर और विड्थ ऑफ स्लिट पूछा है, और फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए n बराबर 1, और इसमें रखना क्योंकि थीटा हमें 30 डिग्री दे रखा है फर्स्ट मिनिमा के लिए, है ना। तो साइन थीटा n इक्वल टू लैम्डा बाई एन लैम्डा बाई ए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू n की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू 600 और a पूछा है, इसकी वैल्यू 1/2, 600 नैनोमीटर था तो 600 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई a। तो यहाँ से a निकालेंगे 1200 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो इसे लिखना चाहें तो 1.2, यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो 3 पावर ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर -9 प्लस के 3 मीटर। तो ले सकते हो 1.2 10 की पावर -6 मीटर, और ज़्यादा है तो 1.2 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हो। ये आंसर ये लिख सकते हो या ये, इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ये फॉर्मूला इस तरह से याद होना चाहिए। ये तब करना जब थीटा बहुत छोटा हो, पर थीटा को जब बहुत छोटा हो तो थीटा की जो वैल्यू पुट करना वो रेडियन में पुट करना। इसमें तो छोटा माना ही नहीं मैंने, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, डिग्री में भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 2 current light waves, each amplitude A, superimposed to produce an interference pattern on screen. The intensity of light is seen on the screen varies between. Solution, एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ये आपका स्क्रीन है और यहाँ से एक लाइट वेव ये जा रही है और एक ये रे, और इन दोनों के सुपरइम्पोज करने से इस स्क्रीन पर ऑल्टरनेट क्रम से ब्राइट डार्क बैंड बनते हैं। मान लो ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 A रखा है और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड भी A है, इक्वल बोला है उसने, ईच एम्पलीट्यूड A। जानते हो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों वेव सुपरइम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आता है वो आता है रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। फाई इन दोनों वेव के बिटवीन फेज डिफरेंस है। अगर आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए तो इफ cos फाई की वैल्यू अगर कैसी होगी मैक्सिमम, देन A की वैल्यू भी कैसी होगी मैक्सिमम। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1, अगर हम +1 रख देंगे तो A की वैल्यू कैसी हो जाएगी मैक्सिमम। तो A की वैल्यू +1 रख दें यहाँ पे, तो देखो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, A1 + A2 का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो कितना आएगा A1 + A2, और A1 A2 बराबर दे रखें तो यहाँ हो जाएगा 2A। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, है ना। रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम, तो इसमें क्या ना लाइट इंटेंसिटी वेरीज बिटवीन, तो इंटेंसिटी मिनिमम से मैक्सिमम तक वेरी करेगी, या तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखें तो लिखें प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी लिखोगे तो फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, सेकंड वेव की इंटेंसिटी लिखोगे तो सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी लिखोगे तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, मैक्सिमम लिखोगे तो मैक्सिमम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, स्क्वायर के साथ। तो अगर यहाँ हम मैक्सिमम इंटेंसिटीज निकालें तो प्रोपोर्शनल टू 2A का स्क्वायर करेंगे तो 4A² दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना चाहें मिनिमम, तो cos फाई की वैल्यू अगर मिनिमम होगी, cos फाई की वैल्यू अगर मिनिमम, देन जो एम्पलीट्यूड है ये भी मिनिमम होगा रिजल्टेंट वेव का। cos फाई की टेबल में सबसे छोटी वैल्यू देखें तो -1, तो यहाँ cos फाई की वैल्यू -1 रख देंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और ये A1 - A2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा तो इस वाली कंडीशन में A1 - A2 आएगा मिनिमम वैल्यू। ये डायरेक्टली याद हो आपको तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो इस वाले केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, तो मिनिमम इंटेंसिटी देन मिनिमम इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और इसीलिए मिनिमम इंटेंसिटी जो आएगी प्रोपोर्शनल टू 0 आएगी। तो इसलिए जो इंटेंसिटी लाई कर रही है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू है 4A² तक लाई करेगी। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमम in the interference pattern on the screen is I0. Find the intensity at a point on the screen where the path difference between the interfering beam waves is λ/6. Solution, ये डायग्राम बनाया हमने, ये स्लिट S1 ये स्लिट S2, एक स्क्रीन बनाई और एक और स्क्रीन बना ली। अच्छा, यहाँ ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है बेटा। जब ये दो वेव यहाँ पर मीट करती हैं दोनों, तो इस जगह पर ये मान लो, इस जगह पर ये फर्स्ट वेव और ये सेकंड वेव, मान लेते हैं ये फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1
और ये सेकंड वेव की इंटेंसिटी। जो दो वेव लाइट वेव इंटरफेरेंस कर रही हैं, मतलब सुपरइम्पोज हो रही हैं, उनकी इंटेंसिटी I1 I2 है। क्वेश्चन में गिवन ना हो और तो I1 I2 यहाँ पे मानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर फिर भी बिना माने नहीं आएगा, गिवन होना चाहिए कि I1 I2 इक्वल है। जब ये दोनों वेव सुपरइम्पोज होती हैं तो इस जगह पर जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आती है, सेंट्रल मैक्सिमम बनता है इस जगह पर, तो जो रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है इस जगह पर, ये I0 क्वेश्चन में गिवन है कि I max कितना है, I0 है, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा। इन दोनों वेव के सुपरइम्पोज करने से जो रिजल्टेंट वेव बनी उसकी इंटेंसिटी इस जगह पर मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है, ये रिजल्टेंट वाली है। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos फाई होता है। cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए +1 कर देते हैं, इतना हो जाता है। ये रिजल्टेंट है दोनों सुपरइम्पोज होने से। अब ये वाली वैल्यू हमें I0 दे रखी है और फर्स्ट और सेकंड वेव की इंटेंसिटी ने बराबर मान ली है, तो I1 + 2 रूट I1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I1, ये I1 लिख दो यार, I2 की जगह पे मैंने I1 पुट कर दिया, ये 2I1 + 2I1 तो 4I1 हो जाएगा, ये I0। तो I1 की वैल्यू या फिर I1 की वैल्यू I0/4 और I1 और I2 दोनों बराबर हैं, तो I2 की वैल्यू भी इतनी होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है इन दोनों वेव के बीच में तो पाथ डिफरेंस 0 है सेंट्रल पॉइंट पर। अगर आप देखोगे तो S1O का पाथ और S2O का पाथ बराबर है, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का पाथ बराबर, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव, इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है ना, और फेज डिफरेंस 0 है, cos 0 की वैल्यू बनाएगी, ठीक है, इसलिए cos 0 होता है यहाँ पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये दोनों वेव किसी अदर पॉइंट पर इसे सुपरइम्पोज करती हैं, यहाँ पे कर रही हैं P पॉइंट पर, तो इस दोनों वेव के बिटवीन पाथ डिफरेंस दे रखा है λ/6। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव S1P एंड S2P, ये हमें दे रखा है कितना, λ/6। दैट मीन्स पाथ डिफरेंस S2P का पाथ बड़ा दिख रहा है, देखो इसका पाथ ज़्यादा है और इसका पाथ कम है, तो S2P - S1P, ये हमें λ/6 गिवन है क्वेश्चन में। और इसी जगह पर जब ये दोनों वेव फर्स्ट वेव सेकंड वेव सुपरइम्पोज कर दें तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी हमसे पूछ रहा है ना, तो इसका फेज डिफरेंस निकालना चाहिए, फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, टू दीज वेव्स, है ना, निकालें S1P एंड S2P, इनके बीच में फेज डिफरेंस। तो फाई बराबर ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये हमें याद होना चाहिए। ये फेज डिफरेंस है, कुछ लोग डेल्टा फाई लिखते हैं, फेज डिफरेंस का सिंबल मैंने फाई बनाया है, ठीक है। 2π/λ और ये पाथ डिफरेंस रखा है λ/6, इससे कट गया और ये 2 से कट गया तो π/3 आ गया। π/3 रेडियन लिख सकते हो आप, 60 डिग्री में लिखना चाहो तो 60 डिग्री है। अब इस वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जो होती है किसी पॉइंट पर P पॉइंट पर, तो ये होती है फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ये होता है ना। जानते हो इस जगह पर अगर तुम देखते तो इस जगह पर O पॉइंट पर तो फेज डिफरेंस आता, पाथ डिफरेंस 0 है ना, तो फेज डिफरेंस 0 आता, और यही वाला फॉर्मूला लगाते तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती, 1, और वो cos की मैक्सिमम वैल्यू होती, इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती सेंट्रल पॉइंट पर, है ना। तो ये किसी अदर पॉइंट पर है, यहाँ पे P पॉइंट पर क्या बनना है पता नहीं है, ठीक है। तो cos फाई अगर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, या इसमें एक छोटा सा और ये होता है कि अगर I1 I2 फर्स्ट वेव सेकंड वेव की इंटेंसिटी बराबर होती है ना, तो इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है ये हमें डायरेक्टली याद हो तो ज़्यादा रहता है, बढ़िया 4I1, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी आती है उसका 4 टाइम्स। जब I1 I2 तुम यहाँ इक्वल पुट करोगे ना, सॉल्व करोगे इसे, ये आ जाएगा शॉर्टकट फॉर्मूला एक, और ये cos स्क्वायर 5/2 होता है, पर इसमें यहाँ पे या तो आप इसको लगा लो या इसको लगा लो। मैं इसको तब लगाता हूँ जब I1 I2 इक्वल ना हो, इक्वल हो तो मैं इसको लगाता हूँ, दोनों मेरे को याद है, लेकिन ये जो रिजल्ट आया वो इसी से आया है। अब इसमें ये इक्वल पुट करोगे तो ये सॉल्व करके यही आ जाएगा, तो मैं इससे कर देता हूँ, आप इससे करके देख लेना, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। 4I1P 4I1 कितना है, I0/4, तो I0/4, क्योंकि हमें क्वेश्चन में I0 दे रखा है, तो जिसके टर्म में क्वेश्चन होता है उसके टर्म में आंसर निकालना होता है। I0/4 cos स्क्वायर 5/2, तो देखो 60 डिग्री है, 60 डिग्री का आधा करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, ये I0 हो गया, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3I0/4, है ना, cos 30 sin 60 की बराबर होती है, तो √3/2 होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 I0। ये P पॉइंट पर इस जगह पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
2 light waves, each intensity I naught, interfere at a point having a path difference lambda by 8 on the screen. Find the intensity at this point. ठीक है, तो पहले एक फिगर बना लीजिए सोल्यूशन। ये एक यंग का एपिटस बना लेते हैं हम ऐसे, एक स्क्रीन बना ली है और एक और स्क्रीन बना ली है। इसे स्लिट स्क्रीन बोलते हैं S1 S2 और इसे स्क्रीन बोलते हैं। यहाँ से एक वेव निकलती है, ये फर्स्ट लाइट वेव है, 2 लाइट वेव ईच इंटेंसिटी I नॉट, ये सेकेंड लाइट वेव है और ये दोनों इस P पॉइंट पर सुपरइम्पोज कर रही हैं या मीट कर रही हैं। और इन दोनों वेव के बिटवीन, अच्छा इसमें ये रखा है कि फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 और ये सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2, ये I नॉट गिवन है हमें। 2 लाइट वेव ईच ऑफ इंटेंसिटी I नॉट, ये 2 लाइट वेव की इंटेंसिटी दोनों की I नॉट है। और इन दोनों वेव के बिटवीन P पॉइंट पर जब सुपरइम्पोज करते हो, पाथ में डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट वेव S1P एंड S2P, S1P एंड S2P, ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, देखो S2P का पाथ ज़्यादा है S1P से, तो S2P माइनस S1P, ये हमें लैम्डा बाई 8 दे रखा है। इससे हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं बिटवीन 2 वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वेव, फाई लिख देते हैं, कुछ लोग डेल्टा फाई लिख लेते हैं इसको। फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका, 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए फेज डिफरेंस में और पाथ डिफरेंस में रिलेशन। तो 2 पाई लैम्डा और ये हमें दे रखा है लैम्डा बाई 8, लैम्डा से लैम्डा और 2 से 1 कट गया 4, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा रेडियन। चाहो तो आप इसे 45 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पर जब ये दोनों सुपरइम्पोज कर जाएंगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ रहा है P पॉइंट पर कितनी होगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब 2 वेव सुपरइम्पोज करती हैं तो किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकेंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 रूट I1 I2 और cos फाई, फॉर्मूला ये होता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, ये आप इसी में इफ़ अगर I1 I2 बराबर होता है, फर्स्ट वेव की सेकंड वेव की इंटेंसिटी बराबर होती है, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम ये भी ले लेते हैं, 4 टाइम्स ऑफ I1, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी आती है यहाँ पे, है ना, 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी या सेकंड वेव की इंटेंसिटी, दोनों बराबर अगर हो तो I1 I2 बराबर है ना बेटा, तो I1 लिख लो या I2 लिख लो, cos स्क्वायर 5/2, ये भी लगा सकते हो आप। लेकिन इसे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी यहाँ, क्योंकि जब आप 45 लिखोगे तो 45/2 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी, इसीलिए इसी से करना है ना। पर ये तब करते हैं जब दोनों वेव, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की इंटेंसिटी बराबर हो। यहाँ पे फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी या सेकंड वेव की इंटेंसिटी आती है, इससे कर लें। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है I1 I2 बराबर है और किसके, I नॉट के। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकाल लो P पॉइंट पर, इसकी वैल्यू I नॉट, इसकी वैल्यू भी I नॉट प्लस 2 I नॉट इंटू I नॉट, तो I नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर 45 डिग्री या π/4 लिख सकते हो। ये दोनों ऐड होकर जाएगा 2 I नॉट और ये 2 I नॉट हो जाएगा, cos स्क्वायर नहीं होता इसमें केवल cos फाई होता है, इसमें होता है स्क्वायर, cos स्क्वायर 5/2 सॉल्व करके आता है, इसमें सॉल्व करके तो ये आ जाएगा। अच्छा, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये 2 I नॉट प्लस ये रूट से रूट 2 बार कटेगा, √2 I नॉट, और I नॉट कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2, या तो इतना ही छोड़ दो, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, 2 1.414, तो 3.414 I नॉट, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई P पॉइंट पर, ये इसका आंसर होगा। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेट अप द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज I नॉट, कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द 2 इंटरफेयरिंग बीम या वेव्स इज λ/3। ठीक है, सॉल्यूशन समझते हैं। पहले एक फिगर ना लेते तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये स्क्रीन है, ये स्लिट S1 तो ये स्लिट S2, ये बहुत कम होती है वैसे, स्मॉल d मिलीमीटर में होती है और कैपिटल D वेरी लार्ज होती है। ठीक है, अच्छा देखो ये वाला पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमम होता है, तो सेंट्रल मैक्सिमम इज I नॉट, तो इस जगह पे जो नेट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, I नॉट गिवन है। ये नेट इंटेंसिटी है 2 वेव के सुपरइम्पोज करने से, जैसे S1 से एक वेव इस सेंट्रल पॉइंट पर और S2 से एक वेव इस सेंट्रल पॉइंट पर सुपरइम्पोज करें, ये फर्स्ट वेव और ये सेकंड वेव, तो इन दोनों के सुपरइम्पोज करने से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई वो मैक्सिमम होगी जगह पर। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करें तो S1 अगर मैं इसे O डाल लूँ
तो S1O का पाथ और S2O का पाथ दोनों बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये सेंट्रल पॉइंट हो गया। तो S1O ने S ने O तक डिस्टेंस चली और S2 ने जो O तक डिस्टेंस चली, उनका पाथ बराबर है। तो इस वाले पॉइंट O पर जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है, और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो फेज डिफरेंस भी कितना आएगा, फेज डिफरेंस 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस भी 0 आएगा। और जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो इंटेंसिटी आई नेट का जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, ये मान लो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 और ये सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 cos फाई होता है। आपको नहीं लगता कि अगर फाई की वैल्यू 0 होगी तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी +1, और cos फाई मैक्सिमम होगा तो ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी आई नेट। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2। यहाँ पे एक क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए, मेंशन नहीं किया है, कि जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की इंटेंसिटियाँ हैं वो इक्वल हैं, ये मेंशन करना चाहिए बेटा, जो किसने मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो अगर ये इक्वल हैं तो देखो यहाँ कितना आ जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये तो देखिए हमें कितने सुपरपोज करने से I0, ये कितनी हो जाएगी I1 प्लस 2 रूट के अंदर I1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 4I1 हो जाएगा, तो I0, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा I0/4। वैसे हमें ये डायरेक्टली याद होना चाहिए कि जो सेंट्रल पॉइंट पर जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो फर्स्ट वेव सेकंड वेव में से किसी एक के 4 टाइम्स होती है। चलो ठीक है, ऐसे कर लिया, ये सेंट्रल पॉइंट पर आ गया बेटा, है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेरिंग बीम इज λ/3। मान लो इस वाले पॉइंट P पर यहाँ से एक वेव निकली ऐसे और यहाँ से भी एक वेव निकली ये। अब इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस P पॉइंट पर, एट पॉइंट P की बात करें, किसका पाथ बड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा S2P इज ग्रेटर देन S1P। S1P का पाथ छोटा है और S2P का पाथ बड़ा है, तो पाथ में डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा X S2P बड़ा है S1P से, तो इन दोनों के पाथ में जो डिफरेंस होगा उसे पाथ डिफरेंस बोलेंगे। तो ये ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये जो दे रखा है हमें वो λ/3 दे रखा है P पॉइंट पर, इसीलिए P पॉइंट पर अगर हम फेज डिफरेंस निकाल लें तो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो 2π/λ और ये λ/3 दे रखा है हमें, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, रेडियन में 2π/3 रेडियन, पाई की वैल्यू 180 डिवाइड करोगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। अब इस जगह पे P पॉइंट पर हमसे कह रहा है कि इंटेंसिटी बताओ नेट, कि दोनों के सुपरइम्पोज करने से नेट इंटेंसिटी कितनी होगी। कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, जैसे पॉइंट पर इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो देखो इसे दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो आई नेट ये वाला ही फॉर्मूला लगाऊँ, ये आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 cos फाई, ऐसे जानते हो। एक फॉर्मूला और डायरेक्टली अगर आप करना चाहो तो अगर इफ I1 और I2 बराबर हों तो जो आई नेट इंटेंसिटी होती है किसी जनरल पॉइंट पर, ये होती है 4I1 cos स्क्वायर 5I2, लेकिन ये तब होगी जब I1 I2 बराबर होंगे, और ये तब होती है जब I1 I2 डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर I1 I2 बराबर है, तो अब चाहो तो इससे सॉल्व कर लो, चाहे इससे सॉल्व कर लो, मैं इसी से कर देता हूँ। आई नेट पूछ रहा है P पॉइंट पर, तो आई नेट P पॉइंट पर पूछा है, तो I1 I1 है, I2 भी I1 है, बराबर मान रखे हैं मैंने ये, प्लस 2 I2 की जगह पे जब हम I1 लिख देंगे तो I1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो I1 ही रह जाएगा, और cos 120। तो देखो ये तो हो गया 2I1 और ये 2I1 है ये, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये 2I1 माइनस I1 दैट मीन्स I1, और I1 मैंने निकाल रखा है I0/4, तो इसलिए आंसर होगा I0/4, क्योंकि ये I1 तो मैंने लेट किया था बेटा, आंसर I0 के टर्म होना चाहिए। तो नेट इंटेंसिटी P पॉइंट पे जो होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। आप चाहते तो इससे कर सकते थे, 4 I1 की वैल्यू कितनी, I0/4 I1 की वैल्यू cos स्क्वायर, फाई कितना 120 डिग्री बाई डिवाइड बाई 2 तो 60 डिग्री हो जाता, तो 4 से 4 कट जाता, ये I0 हो गया, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 उसका स्क्वायर, तो I0/4। इससे भी वही आया कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाली, है ना, पक्का। और ये जो ये करा ना हमने, ये भी इसी से कर सकते थे इससे, क्योंकि I1 I2 बराबर है। इस जगह पे फेज डिफरेंस कितना 0, अगर 0 रखता तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती 1, तो आई नेट कितना आता P पॉइंट पर 4I1, O पॉइंट पर 4I1, जो कि 4I1 आ रहा था, समझ में आया होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका ये वाला। Current wave, each intensity I0 produce interference pattern on the screen. The average intensity of the light on the screen. Average intensity पूछी है, resultant wave की intensity नहीं पूछी, ये इंपॉर्टेंट है। या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए,
एवरेज इंटेंसिटी जो होती है वो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी और सेकंड वेव की इंटेंसिटी के सम के बराबर होती है। एक तो ये होता है फार्मूला, और दूसरा होता है रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती जो है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो होती है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 cos फाई। फाई फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये नहीं पूछा हमसे, ये पूछा है। तो अगर ये पूछा है तो इसमें I1 तो I0 और इसकी वैल्यू भी I0, आंसर हो गया 2I0 ऐसे। अब ये फॉर्मूला कैसे आया थोड़ा सा और समझा सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला याद हो तो ज़्यादा बेटर है। और ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है, ठीक। अब जरा और समझते हैं। देखो, अगर दोनों वेव्स, अगर आपका ऐसे कह दो कि इंटरफेरेंस अगर कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2, क्योंकि cos फाई के साथ इसका रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। इफ cos फाई मैक्सिमम देन आपका I की वैल्यू भी, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी भी मैक्सिमम, और cos की टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू +1, तो +1 रख दिया तो ये आ गया, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम होती है। अगर cos फाई मिनिमम होगा तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। cos फाई की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो -1, अगर यहाँ -1 रख दें तो मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी I1 प्लस I2 माइनस के 2 रूट के अंदर I1 I2। अगर I एवरेज निकालना है इंटरफेरेंस का तो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो इस वाले केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 प्लस I1 प्लस I2 माइनस के 2 रूट के अंदर I1 I2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो कैंसिल हो गया। ये लिख सकते हैं 2I1 प्लस 2I2 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन लेके काट दो तो I1 प्लस I2, ये I एवरेज होता है बेटा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, उसने रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछता तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, सेकंड वेव की इंटेंसिटी और उनके बीच में फेज डिफरेंस देना होता, फेज डिफरेंस दिया नहीं है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछता तो फेज डिफरेंस की जरूरत नहीं थी, मिनिमम इंटेंसिटी पूछता तो जरूरत नहीं पड़ती। ये रिजल्टेंट वेव की मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी आए, और एवरेज इंटेंसिटी पूछ रहा है। यहाँ पर ये दो कॉरेंट सोर्सेस हैं ऐसे, इससे जो वेव निकल रही है उसकी इंटेंसिटी I1 बराबर I0 है, और इससे जो वेव निकल रही है उसकी इंटेंसिटी I2 बराबर भी I0 है। और ये स्क्रीन पर अगर दोनों सेम फेज में मीट करती हैं तो रिजल्टेंट वेव जो बनती है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, अपोजिट फेज में मीट करती हैं तो रिजल्टेंट वेव जो बनती है उसकी इंटेंसिटी मिनिमम होती है। और इनके बीच में अगर फेज डिफरेंस फाई हो तो रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी बनती है वो ये होता है। लेकिन एवरेज इंटेंसिटी पूछा, इसके लिए इसका आंसर सी होना चाहिए। लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंड 480 नैनोमीटर is used to obtain interference fringes in a double slit experiments. The screen is placed 1 meter away from slits which are 1 nanometer apart. ठीक, calculate the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for wavelength 600 nanometer. Find the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both wavelength coincides. ठीक है, सोल्यूशन तो पहले फिगर बनाते हैं। हमारे पास एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स है, एक स्क्रीन है ये, इसमें 2 स्लिट्स हैं S1 S2, और ये मिड पॉइंट है, और ये स्लिट से D दूरी पर एक स्क्रीन है। ये D डिस्टेंस हमें दे रखी है, 1 मीटर अवे है। द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम स्लिट्स, तो स्लिट्स से 1 मीटर की दूरी पर है ये, ठीक। और जो स्लिट्स हैं वो 1 नैनोमीटर की डिस्टेंस पर है, मतलब ये स्मॉल d, ये 1 नैनोमीटर है, ठीक। और कैलकुलेट आपका डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, तो जगह पे सेंट्रल मैक्सिमम बनता है B0, और ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन हमसे पूछी है x3। इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। और कौन सी वेवलेंथ के लिए कह रहा है, वेवलेंथ कह रहा है जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज पूछी है तो 600 नैनोमीटर के लिए पूछी है, तो 600 नैनोमीटर। तो
तो देखो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो वेवलेंथ दे रखी है हमें 600 नैनोमीटर, तो इसे चेंज कर लें 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। कैपिटल डी हमें 1 मीटर दे रखा है, स्मॉल डी 1 नैनोमीटर दे रखा है, तो इसे भी चेंज कर लें 1 × 10 की पावर -9 मीटर। और x3 पूछ रहा है, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, xn = n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और इसका जो नेम है xn का जो नेम है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन कह दो, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, या आप इसे सेंट्रल मैक्सिमा भी बोल सकते हो, सेंट्रल मैक्सिमा एंड nth ब्राइट फ्रिंज। हियर जो n होता है यहाँ पे, ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 0 डालनी चाहिए, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n1 डालना चाहिए, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n2, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए n3 और nth ब्राइट फ्रिंज के लिए n, क्योंकि हमें थर्ड ब्राइट फ्रिंज कह रहा है, तो n की वैल्यू फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज किस कह रहा है, तो हमसे n3 पुट करना चाहिए और x3 निकाल लेना चाहिए। तो n3 पुट कर दो यहाँ, 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। 3 लैम्डा की वैल्यू 600 10 की पावर -9, डी की वैल्यू 1 मीटर और स्मॉल डी की वैल्यू 10 की पावर -9, 1 × 10 की पावर -9, इससे एक कैंसिल। तो 1800 ये आ गया x3 मीटर। बहुत बड़ी वैल्यू आई है, पता नहीं डाटा कैसे दिया है इतना मीटर, ठीक है। तो 1800 मीटर्स आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। ये नैनोमीटर में दे दिया है ना, ये नहीं होना चाहिए था नैनोमीटर में, पर दिया ही है ऐसा 1 नैनोमीटर अपार्ट, इसका आंसर यही होगा। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में अगर जाएं तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखें, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। तो लीस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा से पूछ रहा है, वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। अब दो वेवलेंथ कौन कौन सी हैं, 600 नैनोमीटर और 480 मीटर। तो λ1 दे रखा है 600 नैनोमीटर और λ2 दे रखा है आपका 480 नैनोमीटर। तो मैं लेट कर लेता हूं बेटा, लेट कि n1th मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज, n1th ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ1 coincide with n2th maximum, that means bright fringe of λ2। λ1 की n1 ब्राइट फ्रिंज और λ2 की n2 ब्राइट फ्रिंज लेट कर लेते हैं, कॉन्साइड कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही डायग्राम में बना देता हूं मैं, ऐसे ये स्क्रीन है, ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और मान लिया कि मैंने यहाँ पर ये n1 ब्राइट फ्रिंज है किसकी, λ1 की, और इसी जगह पर n2 ब्राइट फ्रिंज है λ2 की। λ1 की तो n1 मैक्स ब्राइट फ्रिंज और λ2 की n2 ब्राइट फ्रिंज कॉन्साइड कर रही हैं, दैट मीन्स ओवरलैप कर रही हैं, ऐसा मैंने लेट कर लिया। तो ओवरलैप कर रही तो डिस्टेंस बराबर होंगी, x1 बराबर x2 है ना, क्योंकि कॉन्साइड कर रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉन्साइड कर रही हैं, इसीलिए xn1 बराबर xn2। और फॉर्मूला ये लगा लें, ये वाला तो लिखें इसको। तो इस वाले फॉर्मूले को अगर यूज़ करते हैं तो लिखेंगे n1 λ1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बराबर n2 λ2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये तो कैंसिल हो गए, n1 अपॉन n2 निकाल लें तो जो होगा n1 अपॉन n2, इसको इसके नीचे ले आएंगे तो λ2 अपॉन λ1। λ2 हमारा 480 नैनोमीटर और ये 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट गया है ना। अच्छा ये काट लो आप 4 से, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 से काट दो ये 4 × 1 = 4 और 4 × 20, 3 से काट लो और ये 3 से काट लो 5। तो n1 की वैल्यू आई 4x, रेशियो में रखा है तो n1 देखो ये भी हो सकता है 4y5, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो 4x लिखा है इसलिए इस जगह पर है ना, 4x देखो x 4x x वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। n2 की वैल्यू आपकी 5x। इफ़ अगर x बराबर 1 तो n1 = 4
और n2 इक्वल टू 5। मतलब n1 किसका था, लैम्डा 1 का, तो लैम्डा 1 की 4th ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 की 5th ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करेगी, है ना। एंड इफ x बराबर 2 रखेंगे तो n1 इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो 8 और इसकी n2 की कितनी हो जाएगी 10। मतलब लैम्डा 1 की, ये लैम्डा 1 की है तो ये लैम्डा 2 की, है ना। n1 लैम्डा 1 और n2 लैम्डा 2। लैम्डा 1 की 8th ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 की 10th ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करेंगी, है ना। तो ये इस तरह से है, तो आप ये लिख सकता हो। तो बताओ, आप बताओ जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी जहां ओवरलैप कर रही होंगी ब्राइट फ्रिंजेस। तो 4th और 5 वाली पास होंगी बेटा, 8th और 10th वाली दूर हो जाएंगे। तो लीस्ट डिस्टेंस पूछा है तो कोई सी भी कह दो। तो यहां लिख सकते हो हेंस, आप लिख सकते हो देयरफॉर 4th मैक्सिमम corresponding to 600 nanometer coincide with 5th maximum corresponding to 480 नैनोमीटर। आफ्टर दिस, इसके बाद 8th और इसकी कितनी 10th ओवरलैप करेंगी, लेकिन हमें मिनिमम डिस्टेंस पूछिए तो यही वाली ले लेंगे हम। तो हेंस द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम या लीस्ट कह सकते हो, मिनिमम या लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ये तो हमसे पूछिए सेंट्रल मैक्सिमा से मिनिमम डिस्टेंस, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप 4th वाला 600 वाला ले लो, या 5th वाला लेना है तो 480 वाला ले लो, डिस्टेंस निकाल लो। तो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो x लैम्डा 1 के लिए लिख लेता हूँ, x4 होगा जहाँ वो ओवरलैप कर रही हैं, है ना। तो x4 इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये x4 होगा कितना, इस वाले में पुट कर दो, n1 लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन D। n1 तो हो गया 4, लैम्डा 1 600 इंटू 10 की पावर -9, ये 1 और D की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -9, ये कट गया तो 2400 आ गया बेटा मीटर। अब इससे भी सॉल्व करोगे ना तो इतना ही आएगा। n2 की वैल्यू पुट करके देखो आप 5, n2 की अगर आप इसे सॉल्व करते हो x5 तो ये सेम ही आएगी इतनी वैल्यू 5, लैम्डा 2 की वैल्यू 480 और इसकी वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -9 और ये 4 10 की पावर -9 इंटू 1। तो देखो ये तो कट गए, मल्टीप्लाई करो 0, 40 की 0 वहाँ से लगी 4 और 20 और 4 24, सेम ही तो आइए। अगर ओवरलैप कर रही हैं भाई 4th और 5th वाली तो ओवरलैप कर रही हैं, है ना। तो एक करना है इन दोनों में से, ये मत करना, ठीक है। तो ये सेकंड इसका आंसर हो गया, सेकंड वाले का। तो इसका आंसर हो गया 2400 मीटर आपका, और इसका आंसर था 1800 मीटर। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, डाटा ही कुछ इस तरह रखा है, 1 नैनोमीटर कर दिया उसको। व्हाट शुड बी द विड्थ ए ऑफ ईच स्लिट to be obtain 8 maxima of double slit pattern slit separation small d within the central maximum of the slit pattern। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। पहले हम डबल स्लिट पैटर्न देख रहे हैं, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में जाते हैं पहले, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ये 2 स्लिट्स हैं ऐसे, और ये स्क्रीन है, ये कैपिटल D है। अच्छा, इस स्लिट की जो विड्थ है वो A है, विड्थ ऑफ स्लिट A, और इस स्लिट की जो विड्थ है वो भी A है, ठीक है। लेकिन जो प्लेट दोनों स्लिट्स S1 S2 की जो स्लिट सेपरेशन है वो स्मॉल d है। पहली बात तो ये समझो, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है देखो, इस जगह पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फिर सेकंड ऑल्टरनेट बनती है वैसे ब्राइट डार्क, लेकिन मैं केवल ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूँ। तो उसने 8 मैक्सिमा कहा है। तो सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट और ये फोर्थ ब्राइट। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्राइट दोनों तरफ बनती है बेटा स्क्रीन के। ये 8 ब्राइट फ्रिंज बन रही है आपकी, ऐसा उसमें क्वेश्चन बोला है। ऑब्टेन 8 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न, ठीक है ना। तो 8 मैक्सिमा, तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 8 बीटा हो गया। बीटा फ्रिंज विड्थ है, बीटा की जो वैल्यू होती है इंटरफ्रेंस में जो बीटा होता है वो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता है। ये 8 बीटा क्यों है सर, तो एक बात बताओ, ये सेंट्रल पॉइंट है और ये आपका
फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है तो ये सेपरेशन x4 हो गई। हमें फॉर्मूला मालूम होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये एक्शन क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन एंड nth ब्राइट फ्रिंज। तो nth ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है n की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे 4, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ले रहे हैं तो x4 कितना हो जाएगा बेटा 4 लैम्डा d अपॉन d। और देखो ये बीटा होता है तो ये 4 बीटा हो गया ना, तो सोचो ये 4 बीटा तो इधर भी ये 4 बीटा होना चाहिए, तो टोटल 8 बीटा डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अच्छा 8 पे क्यों कहा? क्योंकि 8 मैक्सिमा वर्ड यूज किया उसने। यंग में तो ये कहानी हो गई। ठीक है, और फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अगर देखें, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कह दो सिंगल स्लिट का, अगर उसमें चले जाएं, अगर हम एक सिंगल स्लिट लें ये जिसकी विड्थ a है, स्क्रीन बना लें वही कैपिटल D दूरी पर, तो इस जगह पे जो सेंट्रल मैक्सिमम बनता है ये फर्स्ट डार्क बनती है, इधर इधर भी फर्स्ट डार्क बनती है, और इसके बीच में जो है आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन जाता है, ये बन जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। ऐसे ग्राफ बना लिया मैंने, ठीक है ये, और ये होती है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बीटा 0 बोल देता हूँ डिफ्रैक्शन में, है ना। अब इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, विड्थ ऑफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आपकी बीटा नॉट, डिफ्रैक्शन में है बेटा, ये डिफ्रैक्शन लिख रखा है ऊपर, ये होता है 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल a होता है, क्योंकि विड्थ ऑफ स्लिट लेते हैं इसमें, है ना ये। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है जानते हो? क्वेश्चन की डिमांड है कि व्हाट शुड द विड्थ a ऑफ ईच स्लिट टू बी ऑब्टेन 8 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विदिन, ये 8 मैक्सिमा जो बनने हैं डबल स्लिट के विदिन होते हैं सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द स्लिट पैटर्न। विदिन मतलब अंदर। तो जानते हो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो 8 इंटरफ्रेंस के जो 8 मैक्सिमा हैं वो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर बनते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इस ग्राफ को यहां ऐसे समझाने के लिए बना दूं कि ये आपका बन गया कौन सा सेंट्रल मैक्सिमा, ये वाला, इस तरह से ये वाला मैंने यहां बना दिया, तो ये आपकी ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये बीटा नॉट है, ये डिफ्रैक्शन की हो गई तो ये इंटरफ्रेंस की हो गई। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसमें 8 इंटरफ्रेंस के 8 मैक्सिमा बन जाते हैं इंटरफ्रेंस के, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो बीटा नॉट किसके बराबर होगा? क्वेश्चन में गिवन है ये वाली लाइन, ये जो बीटा नॉट है मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है वो 8 बीटा के बराबर है, ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है बेटा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, खेल खत्म। बीटा नॉट की वैल्यू कितनी? 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल ए, और 8 बीटा की वैल्यू कितनी? लैम्डा d अपॉन कैपिटल स्मॉल d। लैम्डा d से लैम्डा t कट गया, यहाँ से 2 से ये 4 बार कट गया, तो इसका से मल्टीप्लाई, इसका से मल्टीप्लाई, तो हम लिख सकते हैं 4a बराबर d, तो a बराबर हो गया d/4। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा है, बस केवल खत्म। तो हम क्वेश्चन में ये आंसर लिख सकते हैं 10 करके, नहीं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है 10। द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, विड्थ ऑफ ईच स्लिट that means A will be 1/4 ही तो ये 1/4 1/4 द स्लिट सेपरेशन ऑफ स्लिट सेपरेशन स्मॉल d, ये इसका आंसर हो गया। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits are separated by a distance equal to 100 times of the wavelength of light that passes through the slits. Calculate the angular separation in radian between the central maximum and adjacent maximum. The distance between these two maxima on screen 50 cm from the slits. Solution. देखो पहले तो डायग्राम बना के डाटा लिखते हैं। ये 2 स्लिट्स हो गई S1 S2 और ये आपकी एक स्क्रीन हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो कहा है ना, द 2 slits are separated by a distance equal to 100 times of wavelength of light. अगर wavelength of light हम लैम्डा मान लें तो जो स्लिट की जो सेपरेशन है स्मॉल d, ये वाली, ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्मॉल d है वो 100 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा, पहली बात यहाँ पे देखो लिख रहा है 2 slits are separated by a distance equal to 100 times of the wavelength of light. अब कैलकुलेट करना है एंगुलर डिस्टेंस या सेपरेशन इन रेडियन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा और एडजेसेंट मैक्सिमा। तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, इस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, और एडजेसेंट मैक्सिमा मतलब इसके जस्ट बाद वाला मैक्सिमा मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। जानते हो तो कॉन्जुगेटिव ब्राइट बैंड के बीच की जो सेपरेशन होती है उसे फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो ये जो लीनियर फ्रिंज विड्थ है बेटा ये बीटा,
और सेंट्रल पॉइंट से जो एंगल बनाते हैं ये, इसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, क्योंकि ये दो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच का एंगुलर डिस्टेंस है। तो दो कॉन्जुगेटिव ब्राइट बैंड के बीच की एंगुलर डिस्टेंस को एंगुलर फ्रिंज विड्थ और दो कॉन्जुगेटिव ब्राइट बैंड के बीच के सेपरेशन को लीनियर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आता है। अब इन दोनों के हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, हमसे एक तो ये पूछ रहा है, तो इसका एंगुलर फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, से फ्रिंज विड्थ क्यों कह रहा हूँ समझ में आया, क्योंकि ये दो कॉन्जुगेटिव लगातार दो ब्राइट बैंड के बीच की एंगुलर सेपरेशन है। दो लगातार ब्राइट बैंड के बीच की जो सेपरेशन होती है उसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोला जाता है। थीटा से डिनोट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए बेटा, इंटरफ्रेंस में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा तो लैम्डा है और स्मॉल डी रखिए 100 लैम्डा, सॉरी लैम्डा से लैम्डा कट गया तो 0.01, और ये रेडियन में होता है बेटा। किस में होता है, ये वैल्यू होती ही रेडियन में ही, तो 0.01 रेडियन। एक तो आंसर यही हो गया आपका फर्स्ट जो उसने पूछा है, इजी क्वेश्चन था काफ़ी। सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैक्सिमा, तो इस ये बीटा पूछ रहा है हमसे, फ्रिंज विड्थ लीनियर फ्रिंज विड्थ ऑन ए स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लेट वाली स्क्रीन से, ये वाली स्क्रीन जो है दैट मीन्स कैपिटल डी 50 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, ऑन ए स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स, तो स्लिट्स से स्क्रीन जो है 50 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो लीनियर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं इसको। या केवल और केवल आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, फ्रिंज विड्थ। लीनियर लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, उसमें एंगुलर लगाना जरूरी है बेटा। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब लैम्डा तो लैम्डा है, कैपिटल डी 50 सेंटीमीटर है और ये आपकी 100 लैम्डा है, तो ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 10 का डिवाइड किया तो 0.5 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में आ गया ये, तो 0.5 सेंटीमीटर। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए वो आपकी 0.5 सेंटीमीटर, या कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैक्सिमा, जो लगातार मैक्सिमा के बीच की जो सेपरेशन है वो फ्रिंज विड्थ है, यही पूछा है हमसे। इन डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव रीचिंग अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज 5 पाई। फेज डिफरेंस रखा है। एक्सप्लेन वेदर अ ब्राइट और डार्क फ्रिंज विल बी फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, सोल्यूशन तो पहले तो देखो फॉर डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, इंटरफ्रेंस में मत जाना। ठीक है ना, अब फॉर्मूले थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए फिर वापस आते हैं। यहाँ पे गिवन है फेज डिफरेंस है पी पॉइंट पर, कोई पॉइंट पी है स्क्रीन पर, उसके बीच में फेज डिफरेंस दे रखा है हमें, 5 रखा है, 5 पाई रेडियन। ठीक है, हम पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। अब ये हमें 5 पाई दे रखा है यहाँ, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज अ पार्ट डिफरेंस, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालूं तो इसका से मल्टीप्लाई, तो 5 लैम्डा बाई 2, इतना पार्ट डिफरेंस है पी पॉइंट पर दो वेव के बीच में। ठीक है, अच्छा अब डिफ्रैक्शन में हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो समझते हैं क्या। फॉर nth ऑर्डर मिनिमा, nth ऑर्डर मिनिमा का मतलब है nth डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके लिए पाथ डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट, पाथ डिफरेंस जो है बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट ये होता है a साइन थीटा n बराबर n लैम्डा। ये याद होना चाहिए। हम डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इंटरफ्रेंस के लिए नहीं कंडीशन बता रहा हूँ, केवल डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन बता रहा हूँ। ऐसे पार्ट डिफरेंस याद होना चाहिए। ये एंगुलर डिस्टेंस होती है थीटा n, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट एंड nth डार्क फ्रिंज। ठीक है ना, ये एंगुलर डिस्टेंस है और ये पूरा क्यों हम बोलते हैं पार्ट डिफरेंस, जो n लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हियर n की वैल्यू होती है 1 से शुरू, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। ये फर्स्ट डार्क के लिए होता है, ये सेकंड डार्क के लिए होता है, ये थर्ड डार्क के लिए होता है, ऐसे ये nth डार्क के लिए होता है। अगर हम n बराबर पुट करते जाएं तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा। अगर मैं n बराबर 1 पुट करूँ, यहाँ देखो यहाँ पे पुट कर लो n बराबर 1, ये पार्ट डिफरेंस है, इक्वल है ना बेटा। तो n बराबर 1 पुट करूँ तो लैम्डा आएगा, n बराबर 2 पुट करूँ तो 2 लैम्डा, 3 पुट करूँ तो 3 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा। इनमें से कोई भी पार्ट डिफरेंस होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगी बेटा। इंटरफ्रेंस नहीं है, डिफ्रैक्शन है। इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बदल दी है, एस एंड टाइन लिखा मैंने इसमें। ठीक है, इस तरह से याद होना चाहिए डिफ्रैक्शन के लिए। देखो इनमें से क्या ये पार्ट डिफरेंस है, नहीं है, इसका मतलब डार्क फ्रिंज तो बनेगी ही नहीं, तो भाई क्वेश्चन में तो ये गिवन है ना, ये तो मैं कर रहा हूँ फॉर्मूले वाइज सोच रहा हूँ। फॉर आगे लिखता हूँ nth ऑर्डर मैक्सिमा की बात करें, मैक्सिमा का मतलब है nth ब्राइट फ्रिंज की बात करें, ब्राइट फ्रिंज अगर हम बात करें तो इसमें जो पार्ट डिफरेंस होता है बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये होता है a साइन थीटा n डैश लिख लेता हूँ 2n + 1 लैम्डा बाई 2,
ये होता है बेटा, ये पार्ट डिफरेंस। इसमें थीटा एंड डैश एंगुलर सेपरेशन होती है बिटवीन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन एंड nth ब्राइट फ्रिंज, और ए विड्थ ऑफ स्लिट होती है, लेकिन पूरे को हम इसको बोलते हैं पार्ट डिफरेंस। इसमें भी n की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, इंटरफ्रेंस नहीं है, 1 से ही शुरू होता है इसमें भी n तक। ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, और ये nth ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो डेल्टा एक्स कितना आ रहा है, देखो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n/1 पुट करो इस जगह पे तो 3 λ/2 आएगा, और सेकंड ब्राइट n/2 पुट करो तो 4 और 5 λ/2 आएगा, फिर 3 पुट करो तो 3 2 जैसे 7 λ/2 आएगा, एंड डैश ये कितना आएगा 2n + 1 λ/2 आएगा अगर n पुट करेंगे तो देखो इसी में से तो आ रहा है, ये 5 λ/2 आ तो रहा है n/2 पुट करने पर, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज बन रही है बेटा उस जगह पर। कौन सी बन रही है ये भी पता पड़ रही है, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज बन रही है क्योंकि n/2 पुट किया था तब 5 λ/2 आ रहा है बेटा। हेंस मैं लिख सकता हूं यहां पे शो ब्राइट फ्रिंज, है ना, इससे मैच कर रही है, देखो ये शो ब्राइट फ्रिंज विल फॉर्म्ड। तो हमसे पूछ रहे थे कौन सी फ्रिंज बनेगी, तो हम कह दिया ब्राइट फ्रिंज बनेगी। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, इतना एक्सप्लेनेशन ले सकते हो आप। इन आर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल slit experiments, the aperture of the slit is 3 mm. If monochromatic light of wavelength 620 nanometer is incident normally on the slits, calculate the separation between the first order minima and third order maxima. One side लिख रहा है, one side of the screen, the distance between the slits and screen is 1.5 मीटर। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है। अच्छा पहले तो फॉर्मूले पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास ये एक सिंगल सेट है और ये सिंगल सेट की विड्थ है ए, यहाँ पे एक सोर्स रखा है, वहाँ से जो लाइट आ रही है वो इस पर नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, वो ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। इस लाइट की वेवलेंथ उसने दे रखी है हमें 620 नैनोमीटर। अच्छा विड्थ ऑफ स्लिट दे रखी है 3 मिलीमीटर, तो ए दे रखा है हमें 3 मिलीमीटर। यहाँ पर एक स्क्रीन है ये, और इस स्क्रीन से कैपिटल डी दूरी पर, स्लिट से स्क्रीन तक की दूरी कैपिटल डी है, जो कि हमें लास्ट में रखी है 1.5 मीटर। मान लो अब ये सेंट्रल पॉइंट है, भी फॉर्मूले भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं, और ये सेंट्रल पॉइंट से ये nth डार्क है, nth डार्क बना है आपका, ये xn है, और ये एंगुलर डिस्टेंस हो गई बेटा θn। अब इसका हमें फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए बेटा कि जो पार्ट डिफरेंस है, ऐसे लिख लो पहले, फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा या डार्क फ्रिंज भी कह सकते हो आप, ठीक है, nth सेकेंडरी मिनिमा या फिर nth डार्क फ्रिंज। इसके लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है एक्सट्रीम वेवलेटी के बिटवीन, ये होता है a sin थीटा n = n लैम्डा। ऐसे याद होना चाहिए, डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, इंटरफेरेंस नहीं है ये, हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो nth सेकेंडरी मिनिमा या nth डार्क फ्रिंज के लिए जो पार्ट डिफरेंस लिखते हैं वो a sin थीटा n लैम्डा लिखते हैं। यहाँ पे अगर मैं sin थीटा n निकालूं तो n λ/a, तो इफ थीटा n इज वेरी स्मॉल, ये इस तरह से याद रखना चाहिए, ये पार्ट डिफरेंस याद रखिए, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है। तो इफ थीटा n वेरी स्मॉल देन sin थीटा n = थीटा n, एंड थीटा n रेडियन में होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम थीटा n = n λ/a। अच्छा अब इसमें अगर मैं इस थीटा n लगा दूं tan थीटा n, इस ट्राइंगल में tan थीटा n लगा दूं तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, एंड ट्राइंगल अगर हम यहाँ पे सी डाल लूँ तो COP, यहाँ पे P डाल लेता हूँ, तो ट्राइंगल COP में अगर लगाएं तो tan थीटा n = परपेंडिकुलर तो हो गया xn, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth डार्क फ्रिंज तक की लीनियर डिस्टेंस हो गई xn, तो xn बटे कैपिटल D। यहाँ ये एंगुलर डिस्टेंस होती है, ये एंगुलर डिस्टेंस है या एंगुलर सेपरेशन है बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड nth डार्क फ्रिंज, और ये लीनियर सेपरेशन हो जाएगी xn। इसमें भी लिख सकते हो थीटा n इतना, तो tan थीटा n बराबर थीटा n रेडियन में, तो इसलिए इसे थीटा n लिख सकते हैं xn बटे कैपिटल D। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को इक्वल कर दें तो n λ/a = xn बटे कैपिटल D, तो यहाँ पर ये xn निकले आया, इसका से मल्टीप्लाई कर दो n λD/a। ये लीनियर डिस्टेंस आ गई आपकी, डिस्टेंस, ये लीनियर डिस्टेंस है और ये एंगुलर डिस्टेंस है, ये वाली एंगुलर डिस्टेंस है और ये लीनियर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन, सेंट्रल पॉइंट
ऑन द स्क्रीन एंड nth डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से हमें याद होना चाहिए। अब n की वैल्यू यहाँ 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। ये फर्स्ट डार्क के लिए है, ये सेकंड डार्क के लिए है, ऐसे ही थर्ड फोर्थ और ये nth डार्क के लिए है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो ऑर्डर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ से निकल रही है अभी हमारी, ये वाली डिस्टेंस कहाँ से है, सेंट्रल पॉइंट से है स्क्रीन के। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए, मिनिमा का मतलब डार्क फ्रिंज के लिए, n की वैल्यू 1 और यहीं डाल दो, लीनियर डिस्टेंस निकाल लो, x1 निकाल लो, इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन a आ जाएगी। पहली बात ये जो आ गई वो सेंट्रल पॉइंट से फर्स्ट डार्क तक की सेपरेशन निकल आई x1, ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन में पूछा यहीं पे, इसी में पार्ट जो है थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए अलग लिखना पड़ेगा, फॉर nth ऑर्डर मैक्सिमा, मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज, इसके लिए लिखें तो इसके लिए पार्ट डिफरेंस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए पार्ट डिफरेंस का, वहीं से सब बना लेते हैं। एक्सट्रीम वेलोसिटी के बिटवीन जो पार्ट डिफरेंस है वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू a साइन थीटा एन डैश, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा। अब यहीं से मैं बना लेता हूँ फटाफट, यहाँ से जैसे साइन थीटा एन डैश निकाल लूँ, इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई a, है ना, ऐसे लैम्डा बाई 2a। अच्छा थीटा एन डैश इज वेरी स्मॉल, अभी जो करा था तो थीटा एन डैश इज वेरी स्मॉल, देन थीटा एन डैश लिख सकते हैं ऐसे 2n+1 लैम्डा बाई 2a। अच्छा ये आपकी ये जो है ये स्लिट की विड्थ हो गई और ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, और सेंट्रल पॉइंट से ये nth ब्राइट सेपरेशन है, nth ब्राइट तक की सेपरेशन लीनियर डिस्टेंस है xn, और ये xn डैश कर देता हूँ और ये थीटा एन डैश है। ये एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये वाली जो निकल के आई है ये एंगुलर डिस्टेंस है या एंगुलर सेपरेशन है बिटवीन सेंट्रल पॉइंट एंड nth ब्राइट फ्रिंज, और ये लीनियर डिस्टेंस है। अगर ये निकालना चाहेंगे तो tan थीटा एन डैश xn बटे कैपिटल D, ये कैपिटल D होती है। ठीक, यहाँ पे भी इसे थीटा एन डैश लिख लो, तो xn डैश बटे कैपिटल D, दोनों को बराबर कर दो, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a xn डैश बटे कैपिटल D। मैं केवल ये फॉर्मूला याद रखता हूँ इसमें, और इसमें ये याद रखता हूँ, ये बना लेता हूँ एट ए टाइम। डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में मैं डायरेक्टली याद रखता हूँ सारे, इसलिए अलग डिफरेंस रहे इन दोनों में, है ना, नहीं मिल जाते हैं। xn डैश इज इक्वल टू कितना, 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2a। ये लीनियर डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट से है, ये ध्यान रखना, सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन एंड nth ब्राइट फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज तक के लिए। अब कौन सा ऑर्डर का मैक्सिमा चाहिए हमें, थर्ड ऑर्डर का मैक्सिमा, लेकिन सेंट्रल पॉइंट से निकल रही है, n बराबर थर्ड, तीसरे ऑर्डर के लिए इसमें n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए होती है, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए होती है, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए होगी, और nth ब्राइट फ्रिंज के लिए nth होगी। 0 से शुरू नहीं करेंगे, वो इंटरफेरेंस में करते हैं, इसमें ये ध्यान रखना। अच्छा n बराबर 3 थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, क्वेश्चन तो छोटा सा है, बस ये थोड़ा सा मैंने बताया एक्स्ट्रा, वो डायरेक्टली पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ ये याद करिए, ये बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर ये बना लिया ना तो ये बनाओ ही मत, इसमें कैपिटल D का मल्टीप्लाई कर लो बस केवल। देखो इसमें कितना अंतर है, कैपिटल लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस में कैपिटल D का डिफरेंस है बस, है ना, डायरेक्ट लिख देता मैं उसको। ठीक है, तो लिख लो xn डैश कितना आ जाएगा, x3 डैश लिख लो ऐसे, कितना आ जाएगा, 3 2 6 1 7 7 लैम्डा D अपॉन 2a आ जाएगा। लेकिन उसने पूछा क्या है वो जरा देखो आप, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा वन साइड ऑफ द स्क्रीन। तो हमसे क्या पूछ रहा है समझ में आता है, ये तो सेंट्रल पॉइंट है, अब ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है और ये सेवेंथ ऑर्डर मैक्सिमा है, तो ये आपकी सेपरेशन मैंने निकाल ली है x1, और ये भी मैंने निकाल ली है सेवेंथ ऑर्डर नहीं, थर्ड ऑर्डर है यार, तो ये मैंने निकाल ली है x3 डैश। लेकिन हमसे जो पूछा है वो ये डिस्टेंस पूछा बेटा, कि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा के बीच की सेपरेशन पूछ रहा है ये वाली। तो ये कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, ये डिस्टेंस हमसे पूछा है, तो ये निकाल सकते हैं x3 डैश माइनस x1 घटा के। ये सेंट्रल पॉइंट से जो हमने भी डिस्टेंस निकाली है ना, ये वाली डिस्टेंस निकाली है, ये सेंट्रल पॉइंट से निकाली है, और ये वाली जो डिस्टेंस निकाली थी फर्स्ट ऑर्डर वाली, ये भी सेंट्रल पॉइंट से निकाली थी। लेकिन अब हमें इन दोनों के बीच की सेपरेशन पूछ रहा है, तो लॉजिकली समझ में आया होगा डायग्राम से। तो x3 डैश 7 लैम्डा D अपॉन 2a माइनस लैम्डा D अपॉन a, ये देखो ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की थी, लैम्डा D अपॉन a। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, है ना, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा,
तो यहाँ से आप लेमडा डी अपॉन ए कॉमन ले लोगे, 7/2 - 1 लेमडा डी बाई ए, तो 5/2, बस वैल्यू पुट कर दो 5/2। लेमडा की वैल्यू हमें यहाँ 620 नैनोमीटर दे रखी है, 620 नैनोमीटर, तो 620 नैनोमीटर पुट करो, 620 × 10⁻⁻9, और कैपिटल डी 1.5 मीटर रखा था, और स्मॉल ए आपका 3 मिलीमीटर था, उसे चेंज कर लेना बेटा मीटर में, तो मैंने मीटर में चेंज कर लिया। इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 10 कर लो, 3 से काट दो सीधा 5, 2 से ये काट दो 3 1 10। अब सॉल्व कर लो, ये तो 25 हो गया और ये हो गया 3 10, और ये 10 की पावर, देखो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, माइनस के 9 ऊपर है तो -9, और ये भी ऊपर जाएगा तो +2, भाई ये 10 भी तो है एक पावर, तो इसको मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा इस पावर को भी एडजस्ट कर लो, ये जो 0 है इसको इसमें ऐड कर लो, तो ये 25 और ये 31 × 10⁻⁻6। अब आपका 25 में 31 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 2 15, कैरी 1 तो 7, 3 दूनी 6 1 7, 5 7 और 7, तो ये आ गया 775 × 10⁻⁻6 मीटर। तो 7.75 लिखेंगे तो 10 की पावर 2 पावर और जुड़ जाएंगी तो -4, इतना मीटर सेपरेशन है भाई। ये डिस्टेंस आ गई आपकी हमारी कौन सी, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I सुपरपोज ईच अदर, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी इन द रिजल्टिंग बीम। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, ये हमारी स्लिट स्क्रीन हो गई और ये स्क्रीन, ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2। स्लिट S1 से निकलने वाली एक वेव हो गई, ये स्लिट S2 से निकलने वाली वेव हो गई। अब इस फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी हमें रखी है I और सेकंड वेव की इंटेंसिटी रखी है 4I। अगर ये दोनों स्क्रीन पे जाके सेम फेज में सुपरइम्पोज करते हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर ये दोनों आगे चल के अपोजिट फेज में स्क्रीन पे जाके सुपरइम्पोज करते हैं तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है हमसे, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैक्सिमम पहले है मिनिमम बाद में है, इसलिए मैक्सिमम को ऊपर रखेंगे और मिनिमम को नीचे रखेंगे, इस बात का ध्यान रखा करो। इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा I1 + I2 + 2 रूट के अंदर I1 I2 डिवाइडेड बाई I1 + I2 माइनस के 2 रूट के अंदर I1 I2, ये फॉर्मूला होता है। अब जरा समझो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं √I2 माइनस √I1 का होल स्क्वायर। जो बड़ा होता है उसमें से घटाते हैं बेटा, ठीक है। ऐसे होल स्क्वायर खोलो, देखो ये आएगा क्या नहीं, इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलो ये आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें हमसे I1 की वैल्यू रखी है I, तो I1 की वैल्यू I लिख दो √I, प्लस I2 को ले रखिए 4I, तो रूट के अंदर 4I डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 4I माइनस रूट के अंदर I, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर पूरे का कर लो। इसको इसमें देखो, इससे लिख सकते हो √I और इसे लिख सकते हो 2 √I और डिवाइडेड बाई √2 √I माइनस √I, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो ये और इसको जोड़ लो तो 3 √I हो गया, और इसमें से इसे घटा दो तो √I हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर। √I से √I कैंसिल हो गया तो 9:1 आ गया, तो आंसर हो गया 9:1। द इंटेंसिटी एट अ सेंट्रल पॉइंट, intensity at a central point in a younger double slit experiment setup is I0, so that the intensity at a point where the path difference is λ/3 is I0/4। solution, तो पहले फिगर बनाते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। ये मैंने स्लिट स्क्रीन बना ली और ये स्क्रीन बना ली, ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है O, तो इस वाले पॉइंट पर जो यहाँ से एक वेव निकली इंटरफेरिंग बीम, और यहाँ से एक इंटरफेरिंग बीम निकली, और ये जगह पर सुपरइम्पोज करते हैं, सेम फेज में सुपरइम्पोज करते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है। देखो S1O पाथ और S2O पाथ बराबर हुआ, तो पाथ डिफरेंस इस वाले पॉइंट के देखेंगे तो पहले तो क्वेश्चन में ये रखा है कि ये दोनों वेव सुपरइम्पोज करेंगी, तो इस जगह की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है सेंट्रल पॉइंट O की, वो I0 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज सेटअप इज I0। अच्छा, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी अगर मैं I1 मान लूँ और सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। गिवन होना चाहिए कि दोनों इंटरफेरिंग बीम की इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए, या ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि इसकी विड्थ और इसकी विड्थ एक्जैक्टली इक्वल है, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की इंटेंसिटी इक्वल होगी, ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, गिवन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों वेव के बीच में, इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच में, इस वाले पॉइंट पर O पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है
वो 0 है, क्योंकि पाथ बराबर है और पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ये किसी एक अदर पॉइंट पर ये दोनों वेव, यहाँ से एक वेव निकले और यहाँ से एक वेव निकले, इस वाली वेव और इस वाले वेव के बीच में से पॉइंट P है, तो इस वाले पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो λ/3 है। इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो λ/3 है। तो इसी वाले P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो I0/4 होगी। ये प्रूव करना है हमें, सो दैट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहले क्वेश्चन के डायग्राम को समझो, डायग्राम से क्वेश्चन को समझो कि कैसे है क्वेश्चन, क्या पूछा है, क्या दिया है। अब सोल्यूशन कर लो। तो एट सेंट्रल पॉइंट लिख लो पहले, तो सेंट्रल पॉइंट O पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट O पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है O पॉइंट पर, उसका फॉर्मूला लिखें तो I1 फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, सेकंड वेव की इंटेंसिटी 2 रूट के अंदर I1 I2 cos फाई होगा 0। वैसे मैक्सिमम होगी ये इंटेंसिटी, क्योंकि सेम फेज में सुपर इम्पोज कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0 है ना। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए I1 और इसे भी I1 लिख लीजिए, क्योंकि I1 I2 मैंने बराबर मान लिया इंटरफेरिंग बीम का इंटेंसिटी, प्लस 2, जब इसे भी I1 इसे भी I1 तो I1 का स्क्वायर, तो चलो I1 का स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 4I1। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है I0, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये I0 है। तो यहाँ से I1 निकले आया बेटा आपका I0/4 पहला पॉइंट। दूसरा, एट पॉइंट P पे बात कर लें। यहाँ पे हमें पाथ डिफरेंस गिवन है λ/3, तो फेज डिफरेंस निकाल लें दोनों वेव के बीच में। तो फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस निकले आएगा 2π/λ इंटू λ/3, ये कट गया, तो 2π/3 रेडियन, या आप ये कह सकते हो 120 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 रख लो और सॉल्व कर लो, 120 डिग्री आ गया। तो P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी वो प्रूव करनी है कि I0/4 होगी। तो करते हैं, बराबर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1, सेकेंड वेव की इंटेंसिटी I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। अब I1 तो I1 है सॉरी, ये भी I1 है, प्लस 2 ये भी I1 हो गया, I1 का स्क्वायर इंटू I1 का स्क्वायर, I1 I2 बराबर है ना बेटा, और cos 120 डिग्री, cos 120, ये देखो, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस ये हो गया 2I1 और इसकी वैल्यू है -1/2, ये इससे कट गया। तो 2I1 में से I1 घटाएंगे तो I1 बचेगा, और I1 की वैल्यू है कितनी, I0/4। तो P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है I1 की वैल्यू पुट कर दो, ये तो I0/4, देखो ये आ गई। तो ये तो प्रूव करना था। क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मिनिमा टू द मैक्सिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 9:25। फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स। ठीक है, सोल्यूशन देखो, हमें क्वेश्चन में एक तो यहाँ गिवन है कि मिनिमा पहले है ऊपर, नीचे मैक्सिमा है, तो I मिनिमा अपॉन I मैक्सिमा। ठीक है, ये ध्यान रखना, मिनिमा ऊपर मैक्सिमा बाद में है। इसका रेशियो रखा है 9:25, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। विड्थ ऑफ स्लिट का रेशियो पूछा है, ये हमसे पूछा है, विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स। देखो डायग्राम बनाते हैं, पहले फॉर्मूले पे समझते हैं, फिर वापस क्वेश्चन पर आते हैं, बट इजी सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला एक बात समझ लीजिए। ये दो स्लिट हैं S1 S2, मान लो इस स्लिट की जो विड्थ है वो W1 है और इस स्लिट की विड्थ है वो W2 है। अब इन दोनों का ही हमें रेशियो पूछा है, विड्थ ऑफ स्लिट्स का। जानते हो जो इंटरफेरिंग बीम है जो स्लिट S1 से निकल रही है उसकी इंटेंसिटी I1, और जो विड्थ स्लिट S2 है उससे जो बीम निकल रही है इंटरफेरिंग बीम उसकी इंटेंसिटी I2। ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, इन दोनों की इंटेंसिटी I1 I2। तो हमें पता होना चाहिए कि जो विड्थ ऑफ स्लिट है वो इंटरफेरिंग बीम ऑफ लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमें पता होना चाहिए भाई। इसीलिए अगर मैं कहूँ कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी और सेकंड वेव की इंटेंसिटी, इंटरफेरिंग बीम की इंटेंसिटी के साथ ऐसा रिलेशन होता है बेटा। ठीक है, अब फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी लिखें तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, अगर इस फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 है और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड A2 है, तो A1 का स्क्वायर अपॉन K A2 का स्क्वायर, K कांस्टेंट टर्म है, K से K कट गया, तो रिलेशन बन जाता है ये W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमें ये याद होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में जो डाटा में गिवन है वो मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसका क्या मतलब है, जब ये दोनों वेव स्क्रीन पे जाके सुपरइम्पोज करेंगी, ये वाली वेव और ये वाली वेव सेम फेज में सुपरइम्पोज करेंगे, तो सुपरइम्पोज करने से उस पॉइंट पर सेम फेज में सुपरइम्पोज करने से इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर ये दोनों बीम अपोजिट फेज में सुपरइम्पोज करती हैं स्क्रीन पे जाके तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला अलग होता है। मिनिमम इंटेंसिटी का बताता हूँ, एक तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे कि K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये
मिनिमम का है, मिनिमम में माइनस आएगा, एक तो ये होता है बेटा। और मैक्सिमम का देखें तो आई इतना के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का। अच्छा, मिनिमम इंटेंसिटी का एक और होता है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना आगे तो यही आता है जो मैं बता रहा हूँ अब, ठीक है। क्या कि I1 प्लस ये I2 प्लस 2 रूट के अंदर, सॉरी माइनस आएगा मिनिमम में 2 रूट के अंदर I1 I2, और मैक्सिमम आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट के अंदर I1 माइनस रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर I1 प्लस रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये मिनिमम इंटेंसिटी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो है। ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो हमें ये रेशियो दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ मैं। सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये तो जानकारी है आपकी। तो आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। के से तो के कट गया। अब ये वाली वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 9/25। तो 9/25 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखो इसका वी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम A1 माइनस A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 इज इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा, ये स्क्वायर है, इसको धर ले आओ 9/25। तो A1 माइनस A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 3/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करें इसको हम, तो ये हो गया 5A1 माइनस 5A2 इज इक्वल टू 3A1 प्लस 3A2। इस वाले A1 को एक इधर ले आओ, तो 5A1 माइनस के 3A1 तो 2A1 हो गया, और इस वाले को इधर ले जाओ तो ऐड हो जाएगा 8A2 हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4A2। नाउ अब क्या करो, अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। विड्थ ऑफ स्लिट का रेशियो पूछ रहा ना ये वाला, तो W1 अपॉन W2 हमसे पूछा है, A1 अपॉन A2 का ये होल स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू है 4A2 और इसकी वैल्यू है A2, इस पूरे का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया। देखो तो 16:1 आ गया W1 अपॉन W2। विड्थ ऑफ स्लिट का रेशियो जो है 16:1। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स, इस पर ध्यान दीजिए, विड्थ ऑफ टू स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4:1। एवेल्युएट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो इसको समझें सोल्यूशन कि जैसे हमारे पास ये एक स्क्रीन है, उसमें दो स्लिट्स हैं S1 S2, और ये एक स्क्रीन है, ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2। अब यहाँ पे विड्थ ऑफ टू स्लिट्स कह रहा है, तो मान लो इसकी जो विड्थ है, स्लिट की विड्थ जो है वो W1 है और इसकी विड्थ जो है वो W2 है। तो विड्थ का रेशियो दे रखा है, स्लिट की विड्थ का रेशियो, ये विड्थ लेट करी है मैंने, विड्थ ऑफ स्लिट S1 एंड S2 W1 एंड W2 का रेशियो दे रखा है 4:1। अब एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन विड्थ ऑफ स्लिट एंड इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव, यहाँ से जो फर्स्ट वेव निकलेगी और जो सेकंड वेव निकलेगी, इनकी इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है। तो जानते हो विड्थ ऑफ स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरिंग बीम। जो इंटरफेरिंग बीम होंगी उनकी इंटेंसिटी इस विड्थ ऑफ स्लिट पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। इसीलिए हम लिख सकते हैं, अगर हम जैसे इसकी विड्थ W1, तो इससे जो इंटरफेरिंग बीम निकल रही है उसकी इंटेंसिटी I1, और यहाँ से जो इंटरफेरिंग बीम निकल रही है उसकी इंटेंसिटी I2। तो W1 अपॉन W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो इक्वल टू फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी और सेकंड वेव की इंटेंसिटी। अब ऐसा मत सोचना ये मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी अलग चीज़ है, ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव की इंटेंसिटी है। एंड इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ भी रिलेशन होता है, I बराबर एम्पलीट्यूड A स्क्वायर। ऐसे अगर हम फर्स्ट वेव की एम्पलीट्यूड A1 माने और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड A2 माने, तो इसको ऐसे ले सकते हैं कि A1 का स्क्वायर अपॉन के कॉन्स्टेंट टर्म है, A2 का स्क्वायर, के से के कैंसिल। तो एक रिलेशन हमारा ये बन गया यहाँ पे, है ना। तो ये पता होना चाहिए। लेकिन हमसे वहाँ पे रेशियो पूछा है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का, मैक्सिमम और मिनिमम। इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों इंटरफेरिंग बीम स्क्रीन पर सुपर इम्पोज करेंगी सेम फेज में, अगर ये दोनों बीम सेम फेज में सुपर इम्पोज करता है तो उस वाले पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, दैट मींस इंटेंसिटी उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। अगर ये अपोजिट फेज में दोनों बीम, ये वाली फर्स्ट और सेकंड वेव, इस अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज करता है स्क्रीन पर, तो उस वाले पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दैट मींस इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो ये सुपरइम्पोज होने के बाद है दो वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम। इसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस √2 I1 I2, ऐसे डिवाइडेड बाई फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी माइनस के 2 रूट I1 I2। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रूट के अंदर I1 प्लस रूट के अंदर I2, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर खोलो, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई रूट के अंदर I1 माइनस रूट के अंदर I2, होल स्क्वायर खोलो, ये आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा एक चीज़ और लिख सकते हो, जानते हो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी लिख रहे हो तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा, सेकंड वेव की इंटेंसिटी लिख रहे हो तो सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी लिख रहे हो तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी लिख रहे हो
तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा, मिनिमम लिख रहे हो तो मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा। तो इस वाले केस में एक फॉर्मूला तो ये बन गया, आप यहाँ से कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमम का। अभी मैं केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्टली, अब मैं फिर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। आई मैक्सिमम आई मिनिमम, चाहो तो आप के ए मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन के ए मिनिमम का स्क्वायर, ये कट गया। ए मैक्सिमम जो होता है वो A1 + A2 होता है बेटा, उसका होल स्क्वायर, और ए मिनिमम होता है वो A1 - A2 का होल स्क्वायर होता है। तो ऐसे भी ले सकते हो इसको, किसी से भी कर लो इसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें विड्थ ऑफ स्लिट दे रखा है W1/W2 4:1। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1/I2 लिख सकता हूँ, A1/A2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं ये लिख लेता हूँ I1/I2। यहाँ से आप I1 निकालोगे तो 4I2 हो जाएगा बेटा। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, जो समय लगा वो सब फॉर्मूले बताने में लगा। अगर आपको पहले से फॉर्मूला पता है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दो बेटा, इससे कभी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। मैं इससे कर लेता हूँ, इस वाले से। तो √I1 + √I2 डिवाइडेड बाई √I1 - √I2, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो ये वाला दोनों का स्क्वायर था, वैल्यू पुट कर दो। √I1 की वैल्यू 4I2, √I1 की वैल्यू 4I2 प्लस √I2 अपॉन √4I2 - √I2, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2√I2 प्लस √I2 डिवाइडेड बाई 2√I2 - √I2, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो 2 और 1 3, तो 3√I2 डिवाइड बाई, इसमें से घटाएंगे तो √I2, इस पूरे का होल स्क्वायर। रूट से I2 से √I2 कट गया, तो 9:1। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो आया है वो आपका 9:1, ये इसका आंसर है। इंटेंसिटी एट central maxima O in the young double slit experiment is I0 if the distance OP equal 1/3 of the fringe width, 1/3 of fringe width of the pattern, so that intensity at point P would be I0/4। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से एक इंटरफेरिंग बीम निकलेगी और O पॉइंट पर पहुँचेगी, और यहाँ से भी एक इंटरफेरिंग बीम निकलेगी और वो O पॉइंट पर पहुँचेगी, और ये दोनों बीम इस जगह पर सुपरइम्पोज करेंगी सेम फेज में, क्योंकि इस जगह पर सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, ऐसा बोला है। वैसे भी समझो S1O और S2O, इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है O पॉइंट पर, पाथ डिफरेंस S1O और S2O बराबर है। तो O पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है आपका वो 0 है, क्योंकि इन दोनों को उठाओगे S1O का पाथ और S2O का पाथ बराबर है, तो पाथ डिफरेंस 0, और पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी 0। और इसी वाले पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, देखो ये फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 और सेकंड वेव की इंटेंसिटी भी I1। वैसे I1 I2 मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर गिवन नहीं है, गिवन होना चाहिए कि स्लिट्स जो हैं आइडेंटिकल्स हैं, S1 S2 की विड्थ जो है वो आइडेंटिकल है, तो हम फर्स्ट वेव की और सेकंड वेव की इंटेंसिटी हम सेम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो रिजल्टेंट इन दोनों वेव के सेम पेज में सुपरइम्पोजिशन होने से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो I0 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। पहले तो इस बात को समझो। ठीक है, तो एट सेंट्रल पॉइंट, एट सेंट्रल पॉइंट वहाँ पे जैसे दे रखा है मैक्सिमा पॉइंट O, इस जगह पे अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखते हैं O पॉइंट की, तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 रूट के अंदर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, सेकंड वेव की इंटेंसिटी एंड cos फाई। तो यहाँ फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1, सेकंड वेव की इंटेंसिटी भी I1 प्लस 2 I1 इंटू I1 का स्क्वायर करेंगे, I1 इंटू I1 दो बार, तो √I1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो I1 ही आएगा। और cos फेज डिफरेंस 0 है, क्योंकि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0, तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा। ये तो ये cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो गया 4I1। और ये हमें रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी यहाँ पे I0 दे रखी है, ये I0, ये O पॉइंट था, ये तो O पॉइंट है, ये I0। तो यहाँ से मैं फर्स्ट वेव की या सेकंड वेव की इंटेंसिटी जो होगी वो I0/4 होगी। ठीक है, एक पार्ट तो मैंने ये निकाल लिया, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया मैंने। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस OP इक्वल टू 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ ऑफ द पैटर्न, OP डिस्टेंस मतलब y, और ये फ्रिंज विड्थ का 1/3 है। तो नाउ ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो OP डिस्टेंस है दैट मींस y, ये फ्रिंज विड्थ, बीटा फ्रिंज विड्थ है, उसका 1/3 है। एंड फ्रिंज विड्थ में जानता हूँ कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जो होता है वो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता है, इसलिए y की वैल्यू हो गई 1/3 कैपिटल लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। ये देखो ये आपका लैम्डा हो गया। अब इसमें S1P से एक जो वेव निकली और S2 से एक वेव निकली, ये दोनों P पॉइंट पर सुपरइम्पोज करी ऐसे। तो इस वाले पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है, फिजिकल पाथ डिफरेंस है, P पॉइंट पर कौन सा फ्रिंज बननी है हमें तो पता नहीं है, ब्राइट बननी है, डार्क बननी है, कुछ पता नहीं, पाथ डिफरेंस भी नहीं पता। लेकिन एक अगर हम ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस निकालते हैं, पाथ डिफरेंस इस वाले पॉइंट पर P पॉइंट पर S1P और S2P के बीच में, दैट मीन्स S2P माइनस S1P, इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये y कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आता है।
अब ये आया कैसे उसको मैं पहले बताता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। बस इतना ही अगर आपको डायरेक्टली याद होता है, ये पार्ट डिफरेंस इतना होता है तो ज़्यादा बेटर होता है ना। ये कैपिटल डी ये वाली सेपरेशन है बेटा इसमें। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर वापस आता हूँ इसको। समझिए पहले, देखो सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो सिचुएशन है, ये क्या सिचुएशन है। जैसे ये है, ये कैपिटल डी होता है और ये S1 स्लिट और S2 स्लिट के बीच की जो सेपरेशन होती है स्मॉल डी होती है। सबसे बड़ी बात, डी मिलीमीटर में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कैपिटल डी मीटर में होता है। दैट मीन्स ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है और ये बहुत छोटी। 1 मीटर समझते हो, 1 मीटर 2 मीटर के करीब होता है, ये मिलीमीटर्स में होता है बेटा। तो कैपिटल डी बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू स्मॉल डी। इसी कंडीशन में से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है सर। तो देखो एक S1P ये P पॉइंट है और ये S2P। पहले तो ये बताओ मेरे को, ये जो S1P है और S2P है, क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? दैट मीन्स ये पैरेलल है। बिल्कुल, S1P और S2P आर पैरेलल टू ईच अदर, नियरली अप्रॉक्सीमेट। वाई? क्योंकि कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा है बेटा। अब ये सोचो, अगर स्मॉल डी में बहुत छोटा कर दूँ, ये मैं बहुत छोटा कर दूँ, ये वाला मैं बहुत छोटा कर दूँ, और ये डिस्टेंस में बहुत बड़ी कर दूँ, तो ये एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देंगी। तो एक्चुअल में सोचना यही है आपको। बना भले ऐसे दो, इसमें एक पॉइंटर बना दो, ऐसे नहीं, है ना। ये सेंट्रल पॉइंट है O और ये डिस्टेंस हमें उस क्वेश्चन में Y दे रखी है ना। तो एक्चुअल में सोचना आपको ये है बेटा कि भाई कि ये जो P पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट, ये P पॉइंट, यहाँ से एक जो वेव निकल रही है और यहाँ से जो वेव निकल रही है, ये पैरेलल टू ईच अदर। ये S1 S2 से जो वेव निकली हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली भी, तीनों पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल होंगी तो हॉरिजॉन्टल से ये जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल हॉरिजॉन्टल से ये बनाएगी। कैसे जरा समझते हैं। यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे इसे एन डाल लेता हूँ। ये S2N है ना, यही पाथ डिफरेंस है बेटा। पाथ डिफरेंस लिखते हैं अगर हम, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स मान लेता हूँ, दैट मीन्स S2N। ये लिखते हैं तो S2P माइनस S1P। अगर ये एंगल थीटा है, सोच के देखो, हॉरिजॉन्टल से ये लाइट हॉरिजॉन्टल से थीटा आ रही है, तो इसके और इसके बीच में 90 है, तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस के थीटा। और ये 90 है तो ये वाला कितना होगा? तो ये थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो इसके और इसके बीच में 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस के थीटा होगा। और इसके और इसके बीच में 90 है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा सब बराबर तभी हो सकते हैं जब ये दोनों रेज पैरेलल टू ईच अदर, और ये पैरेलल तभी हो सकती हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो इसी कंडीशन में हम डेराइव कर रहे हैं बेटा। क्या डेराइव कर रहे हैं कि यहाँ से हम इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल S1 S2N, इसमें अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, ये वाला साइन थीटा, ये वाला थीटा है, तो इस ट्राइंगल को चुना है मैंने साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या हो गया? S2N, और हाइपोटेनियस हो गया ये स्मॉल d, 90 डिग्री के सामने वाला d, S1 S2 हो जाएगा। और थीटा को अगर मैं बहुत छोटा मान लूँ, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इस वाली कंडीशन में साइन थीटा मैं नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकता हूँ। लेकिन थीटा किसमें? रेडियन में बेटा, डिग्री में बताऊँ, डिग्री में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में लिख सकता हूँ मैं थीटा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस एक्स डेल्टा एक्स। पार्ट डिफरेंस को मैंने डेल्टा एक्स माना है और ये स्मॉल डी फर्स्ट हो गया। ऐसे इसमें जाऊँ, अगर ये हॉरिजॉन्टल से ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से ये भी थीटा ही होगा और ये भी हॉरिजॉन्टल से थीटा होगा। यहाँ लग ऐसा लगा कि ये पैरेलल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है, ठीक है। डायग्राम ऐसे बना देते हैं। अब ट्राइंगल इसको मैं सी मान लूँ, तो COP, ट्राइंगल COP अगर मैं देखूँ तो इसमें मैं tan थीटा लिखूँ, tan थीटा इस वाले ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर है y और बेस है कैपिटल D, और tan थीटा स्मॉल है तो tan थीटा एन भी थीटा होगा, और थीटा इज रेडियन, तो थीटा इज इक्वल टू y अपॉन d, है ना। और ये वाली थीटा और ये वाली थीटा को अगर मैं बराबर कर दूं तो सोचो क्या लिख सकता हूं मैं, y अपॉन d कैपिटल D इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल d। तो मैंने यहाँ से पार्ट डिफरेंस निकाला, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आया y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये इतना इन दोनों वेव के बीच में फिजिकली पार्ट डिफरेंस है S1P और S2P के बीच में। ये डायरेक्टली लर्न होना चाहिए। हम डेरिवेशन करते हैं ना यंग का, तब ये करना पड़ता है हमें वहाँ पर डेरिवेशन स्टाइल में, है ना। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डायरेक्टली पता नहीं होता है। जिसको पता नहीं है वो डायरेक्टली याद रखे। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे एक बात बताओ, अगर ये रिलेशन हो गया तो अगर मैं यहाँ से पार्ट डिफरेंस का टर्म में निकाल लूँ इससे, है ना, या y की वैल्यू पुट कर दूँ, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि y एट पॉइंट P पर जो पार्ट डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच में, दैट मीन्स S2P माइनस S1P जो है, ये जो है वो y स्मॉल d कैपिटल D अपॉन स्मॉल d है बेटा। नहीं गलत लिख दिया क्या भाई? हाँ ये यार गलत कर दिया, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D है। ये देखो 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 y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, तो ठीक है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अब यहाँ से ये पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, P पॉइंट पर कितना दोनों वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस है। y की वैल्यू पुट कर दो, ये रही हमने निकाल रखी है, यहाँ पे पुट कर दो y की वैल्यू, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 3D और इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D।
स्मॉल डी से स्मॉल डी कट गया, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया। तो पी पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो λ/3 आ रहा है बेटा। इस वाले पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस आया सॉल्व करके पी पॉइंट पर वो λ/3 आया। तो मैं फेज डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ। ये फेज डिफरेंस है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, है ना। तो 2π/λ और पार्ट डिफरेंस है λ/3, ये कट गया। तो देखो ये हो गया 120 डिग्री या 2π/3 रेडियन या 120 डिग्री पार्ट डिफरेंस हो गया बिटवीन S1P और S2P के बीच में। जो पी पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस है वो 120 डिग्री है। अब इसमें आगे कुछ नहीं करना, बड़ा इजी सा हो गया, यहीं कर देता हूं। अब कह रहा है हमसे कि इस जगह पे शो करो कि इंटेंसिटी जो पी पॉइंट पर है वो I0/4 है। दैट मीन्स जब ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव पी पॉइंट पर सुपरइम्पोज करेंगी तो पी पॉइंट की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, वो I0/4 है। ये हमें प्रूव करना है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू I0/4, ये हमें शो करना है बेटा कि इस वाले पॉइंट पर ये दोनों वेव सुपरइम्पोज हो जाएंगी तो इतनी इंटेंसिटी होगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I1 + I2 + 2 रूट के अंदर I1 I2 cos phi, ये होता है। अब फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1, सेकंड वेव की इंटेंसिटी I1, मैंने ये कंसीडर किया है। यहाँ पे बोलना चाहिए कि जो सोर्सेस हैं वो आइडेंटिकल हैं या विड्थ ऑफ स्लिट S1 S2 इक्वल है, ऐसा बोला नहीं, बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो +2 इसके भी I1 लिखेंगे तो ये I1 हो जाएगा और cos 120। पी पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस आया है अभी निकाला हमने वो 120 डिग्री आया है, ठीक है। तो ये पुट कर देंगे तो ये 2I1 और ये 2I1 और इसकी वैल्यू -1/2, 2 से 2 कट गया तो ये I1 आ गया बेटा। और I1 हमने निकाल रखा था, कितना था? I0/4, इसीलिए इसकी वैल्यू हो गई I0/4। तो देखो प्रूफ हो गया कि पी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो I0/4 है और हमें यही प्रूव करना है। डायमीटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर, डायमीटर है बेटा, एंड इट्स थिकनेस इज 4 मिलीमीटर। इस पर ध्यान दो, मिलीमीटर पर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5? ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं उसमें कि ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये आपका इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर होता है कर्व सरफेस पर। अच्छा देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कर्वनेस को बताता है, और एक होता है, कैपिटल से नोट करते हैं, एक होता है रेडियस ऑफ अपर्चर जिससे साइज मालूम पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे डायमीटर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है ये इससे है, इस जगह से है। ये एक्चुअल में जब आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे ना, यहाँ पे ये जो है इसका डायमीटर दे रखा है, ये वाला डायमीटर दे रखा है, इसको बोलते हैं हम डायमीटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी इस रेडियस को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ अपर्चर, इस वाली को। तो हमें डायमीटर दे रखा है डी, कितना? 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ अपर्चर हो जाएगा स्मॉल आर, रेडियस ऑफ अपर्चर 2r 6 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये आ गया 3 सेंटीमीटर ये वाला। तो यहाँ मैं स्मॉल आर इसको मान लेता हूँ, स्मॉल आर, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं M मान लेता हूँ। तो एक्चुअल में PM डिस्टेंस या MP डिस्टेंस जो है ये हमें स्मॉल आर दे रखी है और गिवन है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो प्लेन सरफेस है इसकी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 हो जाएगी, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट करेंगे, स्फीयर, सर्कल नहीं स्फीयर, तो सेंटर कर्वेचर यहाँ आएगा, और ये जो C2C है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और ये लेंस की थिकनेस है ये वाली, इसको बोल रहे हैं थिकनेस ऑफ द लेंस y, और y की वैल्यू हमें रखी है यहाँ पे 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर में है, ठीक है। अब सोच के बताओ जरा मेरे को, ये डिस्टेंस कितनी होगी ये वाली C2P? तो यहाँ पे जो C2P डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो हो गई, इस स्फीयर की रेडियस हो गई। देखो ये स्फीयर की रेडियस है और ये स्फीयर का सेंटर है, तो ये भी स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर ही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे C2P कैपिटल आर और C2M भी कैपिटल आर, सॉरी C2C कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा, तो C2M कितना हो जाएगा? तो ये देखो, ये MC डिस्टेंस y दे रखी है हमें, तो C2M निकालेंगे तो R - y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो आप, इस वाले में ट्राइंगल में, कौन सा वाले ट्राइंगल में? ट्राइंगल C2MP, इसमें लगा लो बेटा। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेन्यूस C2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C2M का होल स्क्वायर प्लस MP का होल स्क्वायर। ये हमें कितना दे रखा है? ये कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर C2M R - y का होल स्क्वायर प्लस MP स्मॉल आर उसका स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलो तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 2RY और प्लस के कितना? स्मॉल r स्क्वायर प्लस का स्मॉल r स्क्वायर। देखो ये से कट गया। अब बताओ यहाँ पे y कैसा है बेटा? यहाँ पे थिन कॉन्वेक्स लेंस है, ये थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, 4 मिलीमीटर, वेरी स्मॉल। तो y स्क्वायर और भी स्मॉल होगा बेटा, वेरी वेरी स्मॉल। तो इस y स्क्वायर को क्या करते हैं हम? नेगलेक्ट करते हैं बेटा यहाँ पे से।
अगर इस वाई स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दें, इसको छोड़ दें, तो ये 2r/, इसको ले आओ तो प्लस का 2r/, हो जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे r²/2y। ये फॉर्मूला अगर हमें डायरेक्टली याद हो जाए तो और ज़्यादा बेटर होता है। अब हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं। फोकल लेंथ पूछ रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के हमसे, है ना। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर्स में, थिकनेस में और रेडियस ऑफ अपर्चर में रिलेशन निकाल लिया। अब अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाओ। इस पर इसमें फोकल लेंथ पूछ रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाओ दोबारा से। ये बना लिया। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। देखो ये जो पहला सरफेस है जिस पे लाइट पहले पड़ती है, जैसे लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो पहले से जिस पे लाइट पहले पड़ेगी उसे प्लेन फर्स्ट सरफेस मानते हैं। तो फर्स्ट सरफेस प्लेन सरफेस है, कैसा है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, याद होनी चाहिए। अब दूसरा सरफेस को देखें तो उसका स्फीयर इधर ही तो कंप्लीट होगा, ऐसे ये उसका स्फीयर कंप्लीट किया सेकंड सरफेस का, इस वाले का, और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया C2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं R2, वो मैंने माना है R, कैपिटल R। बट इंसिडेंट रे ऐसे है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसको हम दिख रहा है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं सभी डिस्टेंस। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करें तो नेगेटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। तो R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी लें हम, -r। और लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लें, 1/f = μ-1, 1/r1 - 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो लेंस की फोकल लेंथ निकल आएगी यहाँ से μ-1, और r1 कितना है, इनफाइनाइट है, और r2 कितना है, -kr है, तो -kr है। तो 1/f = μ-1, ये तो 0 हो गया बेटा ये वाला, और प्लस हो जाएगा 1/R। तो यहाँ पे अगर हम 1/f देखें तो μ-1, 1/R की जो वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे, ये निकाली स्मॉल r²/2y, यहाँ रख दो बेटा, स्मॉल r²/2y, तो 2y ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्टली कर लो, डायरेक्ट कि एक तो फॉर्मूला ये बनता है बेटा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में, ये रेडियस ऑफ अपर्चर और थिकनेस के टर्म में, ये बना सकते हो आप इसमें। अब वैल्यू पुट कर दो, खेल खत्म। तो 1/f = म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी रखी है, 1.5, ये 1.5 - 1, 2। वाई की वैल्यू कितनी रखी है, वाई रखा है 4 मिलीमीटर, तो चेंज रूल कर लेना बेटा इसको, 4 × 10⁻³ मीटर, ऐसा सिस्टम में लेके आओ सब। तो 4 × 10⁻³ और स्मॉल आर कितना रखा है, सेंटीमीटर में रखा था 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻² मीटर। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 9 × 10⁻⁴। तो देखो ये तो 0.5 हो गया, और ये 8 हो गया बेटा, और ये 10⁻³ और ये 9 × 10⁻⁴। ये 1/f है अभी। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, देखो 8 × 40, 4 बचेगा, और 10⁻³ और +k4, ये ऊपर ले जाएंगे तो +k4 हो जाएगा, और नीचे हो गया 9, ये 1/f आया अभी। तो f उल्टा करेंगे तो 9/40 हो जाएगा बेटा। देखो एक पावर प्लस की बचेगी यहाँ पे, तो 40। अब इसका इसमें जब डिवाइड करोगे आप, तो डिवाइड करके देखना, इजी डिवाइड है 22, कितना आएगा बेटा, इतना मीटर आएगा, 22.5 ये फोकल लेंथ आई, लेकिन मीटर में आई। सेंटीमीटर में चाहिए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, है ना। तो सॉल्व करने पर ये 22.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिखाई देगी। इन यंगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, द स्लिट सेपरेशन 0.8 नैनोमीटर एंड स्क्रीन द केप्ट 1.6 मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। कैलकुलेट द डिस्टेंस, थर्ड मिनिमम मतलब थर्ड डार्क फ्रिंज, फिफ्थ मैक्सिमम मतलब फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल पॉइंट से पूछ रहा है डिस्टेंस। ये केवल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए। चलो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये आपकी मैंने एक स्क्रीन बनाई जिसमें स्लिट स्क्रीन से S1 S2, और ये स्क्रीन नाली स्लिट से स्क्रीन तक की दूरी, ये कैपिटल D होती है, ये स्मॉल d। यहाँ पे हमें स्मॉल d क्वेश्चन में गिवन है कि द स्लिट सेपरेशन 0.8 नैनोमीटर, ये गलत कर दिया यार, नैनोमीटर नहीं होना चाहिए ये, एक सेकेंड, ये 0.8 मिलीमीटर है बेटा, ठीक है। तो 0.8 मिलीमीटर, जैसे चेंज कर लो, सिस्टम का खास ध्यान रखो। तो 0.8 × 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, ठीक है। और स्लिट की स्क्रीन कितनी, स्क्रीन इज केप्ट 1.6 मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, ये 1.6 मीटर दे रखा है। ये सेंट्रल पॉइंट है, इस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, ये सेंट्रल पॉइंट है और सेंट्रल मैक्सिमम बना। पहले कह रहा है हमसे कैलकुलेट थर्ड मिनिमम मतलब थर्ड डार्क, तो मान लो ये जगह पे ये थर्ड डार्क है और ये हमसे सेपरेशन पूछा है x3, और दूसरे में फिफ्थ ब्राइट कह रहा है, तो मान लो ये फिफ्थ ब्राइट है और ये सेपरेशन हमसे फिर पूछी है x5। तो देखो पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, कि अगर ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल पॉइंट है, और सेंट्रल पॉइंट से मान लो ये nth डार्क बनना है, तो nth डार्क तक की जो सेपरेशन होती है xn, इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इसमें जो n है वो हम 1 से
लिखते हैं, 0 से नहीं लिखते। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एन। अगर आपको फर्स्ट डार्क तक की लीनियर डिस्टेंस चाहिए, अगर फर्स्ट डार्क तक की लीनियर डिस्टेंस चाहिए तो n बराबर 1 पुट करिए, सेकंड डार्क तक के लिए 2 और nth डार्क के लिए आपका n पुट करिए। एक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हो सेंट्रल ब्राइट से थर्ड डार्क फ्रिंज तक की सेपरेशन। तो फॉर पहला वाला पार्ट कर लेते हैं, थर्ड डार्क फ्रिंज। अब उसने थर्ड डार्क फ्रिंज वर्ड यूज ना करके थर्ड मिनिमा यूज किया है। मिनिमम, मिनिमम मतलब इंटेंसिटी मिनिमम होगी तभी तो डार्क फ्रिंज बनेगा। इसके लिए एन की वैल्यू कितनी पुट करनी चाहिए हमें, 3। तो एन बराबर 3 पुट कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, तो x3 निकल आएगा। तो देखो 3 पुट करेंगे इस वाले में, तो 3 2 जा 6 -1 तो 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। बस इसको सॉल्व करना है। अब 5/2 लैम्डा हमें क्वेश्चन में गिवन है 600 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर है तो इसे चेंज करना पड़ेगा हमें 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो 600 इंटू 10⁻⁻9, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। कैपिटल D 1.6 दे रखा है और स्मॉल d आपका 0.8 दे रखा है, मिलीमीटर में था इसे चेंज कर लिया। तो 2 और 0.8 1.6 हो गया, ये कट गया पूरा पूरा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 5 6 30, 3000 हो गया ये, और 10⁻⁻9 और +3, ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा 3000 10⁻⁻6। ये 3 जीरो और ले लेता हूँ मैं अंदर, 3.0 इंटू 10⁻⁻6 +3, तो 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। अब 10⁻⁻3 जो होता है मीटर, ये 1 मिलीमीटर हो जाता है बेटा, तो इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 3 मिलीमीटर। तो आपकी जो आंसर हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन जो आपका थर्ड डार्क फ्रिंज है सेंट्रल फ्रिंज से, ये आ गया बेटा 3 मिलीमीटर। फर्स्ट पार्ट आ गया ये। अगर हम इसमें सेकंड पार्ट में जाएं, इसके सेकंड पार्ट में जाएं, तो मैं सेकंड पार्ट को यहाँ कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपसे फिफ्थ मैक्सिमम तक के सेपरेशन। तो ये वाला फॉर्मूला में याद होना चाहिए। सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है और ये nth ब्राइट फ्रिंज बना रहा हूँ। यहाँ तक की जो सेपरेशन होती है xn, इसका जो फॉर्मूला होता है लीनियर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड nth ब्राइट फ्रिंज, ये होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लेकिन इसमें n जो शुरू होता है ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 एंड डैश n। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, सॉरी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा, ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा, ये फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा और ये nth ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा। अब हमसे यहाँ पे फिफ्थ मैक्सिमा कह रहा है, तो फॉर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज या फिफ्थ मैक्सिमा, इसके लिए n की वैल्यू आपकी 5 होनी चाहिए। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 5, यहाँ पे पुट करिए तो x5 निकले आएगा। 5 लैम्डा दे रखा है वही 600 नैनोमीटर 10⁻⁻9 और कैपिटल D 1.6 मीटर डिवाइड बाई स्मॉल d आपकी 0.8 इंटू 10⁻⁻3। तो इससे ये सीधा सीधा 2 बार कटा और 30 हो गया और 2 6000 हो गया और 10⁻⁻9 और +3। ठीक है, देखो ये 3000 और ये 2 का मल्टीप्लाई 6000, तो 6000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो 6 यहाँ 3 जीरो मैंने पावर में ले ली तो -6 +3, तो 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर होते हैं, तो इसकी जगह पे मिलीमीटर ले सकते हैं, तो देख 6 मिलीमीटर। तो x5 मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जो है 6 मिलीमीटर आंसर आया इसका। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 3 millimeter and the slits are 2 meter away from the screen. 2 interference pattern important है ये कि 2 interference pattern बन रहेंगे बेटा। Can be seen on the screen on one due to the light of wavelength 480 1 and other due to the light wavelength 600 nanometer. What is the separation on the screen between the fifth order bright fringes of two interference pattern? ठीक है, सॉल्यूशन डायग्राम जरूर बनाना, उससे क्लैरिटी आएगी काफ़ी अच्छी। तो देखो एक मैंने यहाँ पर सेट सोर्स स्क्रीन बना ली, एक सोर्स रखा है और फिर यहाँ स्लिट स्क्रीन बना लें। S1 S2 स्लिट सोर्स वाली स्लिट से सिमेट्रिकली प्लेस्ड होनी चाहिए, ये मिड पॉइंट होना चाहिए, ये स्मॉल d बोलते हैं हम। स्मॉल d यहाँ पे हम क्वेश्चन में गिवन है 3 मिलीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 3 मिलीमीटर, तो ये 3 मिलीमीटर गिवन है, इसे मीटर में चेंज करना जरूरी है, एक सिस्टम में लाना है -3 मीटर। एंड स्लिट्स आर 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, तो ये स्क्रीन है, ये स्लिट्स है, ये स्क्रीन हो गई
और ये इससे कैपिटल डी बोलते हैं 2 मीटर अवे है, तो कैपिटल डी 2 मीटर अवे है। 2 इंटरफेरेंस पैटर्न, तो 2 इंटरफेरेंस पैटर्न है, मतलब एक एक करके कर लेते हैं। मान लो लैम्डा 1 कितना है, पहले 480 नैनोमीटर की वेवलेंथ है एक लाइट, 480 नैनोमीटर। जब ये सेंट्रल पॉइंट है और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है इस जगह पर, इससे आपका कौन सी फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कह रहा है, व्हाट इज द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन द फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। तो मान लो यहाँ पे फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही है और ये ड्यू टू लैम्डा 1 480 नैनोमीटर के कारण है, और ये जो सेपरेशन है इसकी ये xn5 मान लेता हूँ, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ये सेपरेशन, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा है कि अब अदर ड्यू टू द लाइट विद वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, अब दूसरी लाइट ले ली है 600 नैनोमीटर की, है ना। अब फिर वही फिफ्थ ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज बनानी है। तो एक बात बताओ मेरे को, पहले हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है वहाँ पे, और ये nth ब्राइट फ्रिंज है बेटा, nth ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth ब्राइट फ्रिंज तक की जो सेपरेशन है xn, इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला होता है वो n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और n की वैल्यू इसमें 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 और 5 एंड सो ऑन n। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए होती है, और ये वाली फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, ऐसे ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए, ऐसे ये फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए, और ये nth ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू फॉर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 5 होगी। अभी तो n दोनों इंटरफेरेंस पैटर्न में n की वैल्यू 5 ही चाहिए। व्हाट इज द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द 2 इंटरफेरेंस पैटर्न। तो दोनों में फिफ्थ चाहिए, तो n की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, d की वैल्यू भी कांस्टेंट है, एक ही एपरेटस है, स्मॉल d भी कांस्टेंट है। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज तक की सेपरेशन ज़्यादा होगी। अब लैम्डा 2 ज़्यादा है, इसीलिए इसकी जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी ये सेपरेशन होगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज सेपरेशन ज़्यादा होगी। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बनाया है B5 डैश कह देता हूँ उसको, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लिख लेता हूँ कि ये xn-5 है, ठीक है। और ये वाली जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो ड्यू टू लैम्डा 2 600 नैनोमीटर के कारण बन रही है। हमसे जो सेपरेशन पूछी है इसने, व्हाट इज द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन द फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज और 2 इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ये वाली सेपरेशन पूछी है बेटा हमसे ये x पूछ रहा है कितना होगा। इन दोनों फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो सेपरेशन है वो हमसे फाइंड आउट करनी है। तो एक एक करके निकाल लो, हमें जो डिस्टेंस निकालना आती है वो सेंट्रल ब्राइट से निकालना आती है, ये सेंट्रल ब्राइट से निकालना आती है। तो एक एक करके निकाल लो, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम से एक लटी आएगी। अब कर लो, तो पहले कर लो फॉर लैम्डा 1 400 नैनोमीटर के लिए, 480 नैनोमीटर के लिए, और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बनानी है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बनानी है भाई। तो n बराबर 5 रख लो और इस वाले फॉर्मूले लिख लो, xn-5 बना है इसको। तो 5 लैम्डा की वैल्यू है 480 नैनोमीटर, इसीलिए -9 मीटर, नैनोमीटर को मीटर में जरूर बदलना। कैपिटल D 2 मीटर है और स्मॉल d आपकी 3 मिलीमीटर है, 3 × 10⁻³ मीटर, इतना ये मीटर हो गया। सॉल्व मत करना भी बेटा इसको। ऐसे ही सिमिलरली आप क्या कर लो, फॉर लैम्डा 2 600 नैनोमीटर के लिए फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए सेपरेशन निकाल लो बेटा। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए सेपरेशन निकालो, तो xn-5 n5 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, x5 लिख लेते, डैश इज इक्वल टू, है ना, ये निकाल लो। तो इसके लिए फिर कोई ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला, है ना। तो यहाँ n की वैल्यू तो 5 ही है, लैम्डा 600 नैनोमीटर हो गया तो 10⁻⁻⁹, कैपिटल D 2 मीटर ही है, स्मॉल d आपका 3 मिलीमीटर है तो 3 × 10⁻⁻³ है, इतना मीटर। क्योंकि यहाँ ये ज़्यादा है उससे, इसीलिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, सेपरेशन पूछिए हमसे ऑन द स्क्रीन बिटवीन फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ द 2 इंटरफेरेंस पैटर्न, तो वो x बराबर x5 डैश माइनस x5 हो जाएगा बेटा। इसे x5 डैश बोल देते हैं, इसको x5 बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद है। आगे वैल्यू पुट कर दो, ये 5 × 600 × 10⁻⁻⁹ इंटू 2 डिवाइड बाई 3 × 10⁻⁻3, ये है 5 × 480 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 × 10⁻⁻3। कॉमन ले लो बेटा, पहले 5 × 10⁻⁻9 और 2 और डिवाइड बाई 3 × 10⁻⁻3, इतना तो कॉमन है ही है। 600 - 480, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो 10 हो गया, ये
नीचे 3 हो गया, और ये 10 की पावर -6 हो गया। ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो +3, -9 में से +3 घटाएंगे तो -6, और इसमें से घटाऊं तो 120 हो गया, 3 से कट गया देखो 40 बार, तो ये हो गया 400 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो आप इसे 0.4 लिख लो, तो 3 जीरो बढ़ाइए मैंने उधर की तरफ, तो 10 की पावर -6 +3 मीटर, तो 0.4 10 की पावर -3 मीटर, तो 0.4 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। तो आप एक काम करिए, इसकी जगह पर 4 मिलीमीटर लिख लो, 0.4 मिलीमीटर, या तो ऐसे लिखो या ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ 4.0 यहाँ बढ़ाते 2 और 10 की पावर +2 कर लेते, तो 4 किताबों में ये भी आंसर हो सकता है, 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 2 current light waves in intensity 5 into 10 power -2 watt per meter square each superimpose and produce interference pattern on a screen at a point where the path difference between the waves is λ/6. Lambda being wavelength of the wave, find phase difference between the waves, resultant intensity at that point and resultant intensity in term of intensity at the maximum। ठीक है, सोल्यूशन डायग्राम बना के, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं तो अच्छा फील होता है, इसलिए डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। ये स्क्रीन, ठीक है, ये कैपिटल डी सेपरेशन होती है, ये 2 स्लिट्स हो गई हैं S1 S2, और एक इधर और स्लिट्स होती है, ये मिड पॉइंट होता है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड होते हैं। यहाँ एक सोर्स प्लेस्ड है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से एक वेव और इस वाले पॉइंट की ये इंटरफेरिंग बीम हो गई, इस वाले पॉइंट पर सुपरइम्पोज करें, तो इस वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस हमें दे रखा है, एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/6। तो पाथ डिफरेंस हमें दे रखा है बिटवीन 2 इंटरफेरिंग बीम, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं डेल्टा x इक्वल टू λ/6, ठीक है। तो हमसे फेज डिफरेंस पूछा एक, तो बिटवीन वेव्स पी पॉइंट पर कितना फेज डिफरेंस है, तो सोल्यूशन कर लो। फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये S1P और S2P जो 2 वेव हैं, इंटरफेरिंग बीम वेव है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस निकालें इन्हीं 2 वेव्स के बीच में, तो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है बेटा, याद होना चाहिए आपको अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 2π/λ और पाथ डिफरेंस रखा है λ/6, ये 2 लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये 2 से 3 बार कट गया, तो π/3 रेडियन लिख सकते हो फेज डिफरेंस, या फिर पाई की वैल्यू 180, 3 का डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री भी लिख सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ रहा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है पी पॉइंट पर। तो देखो इसमें जानकारी नहीं है, पर ये जानकारी क्वेश्चन में होनी चाहिए थी कि जो ये 2 आइडेंटिकल सोर्स हैं S1 S2, या तो ये कहता कि आइडेंटिकल सोर्स है, तो या फिर फर्स्ट वेव और सेकंड वेव इनकी इंटेंसिटी इक्वल है, I0 I1 और I2 बराबर I0। ये जानकारी क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए थी, पर गिवन नहीं है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालें, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 रूल के अंदर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, सेकंड वेव की इंटेंसिटी और cos फाई। तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I0, सेकंड वेव की इंटेंसिटी भी I0। अच्छा गिवन है यार, हमें जानकारी नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। 2 current लाइट वेव्स इंटेंसिटी इतनी ईच गिवन है बेटा, इसकी भी कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और इसकी भी कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर है, गिवन है बेटा। क्या तो रहा है इस बात में, ध्यान नहीं दिया उस पर, ठीक है। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसे इस फॉर्मेट में सॉल्व कर लेते हैं। 2I0 इंटू I0 लिखेंगे तो I0 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आएगा तो 2I0 और cos 60 डिग्री, फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, तो ये 2I0 हो गया, ये 2I0 हो गया, और इसकी वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 3I0, और 3 और I0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -2, ये गिवन था बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -2, यूनिट हो गई वाट पर मीटर स्क्वायर, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई साहब। ये एक आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में इसमें जो पूछा है, तीसरा वाला जो पार्ट है उसमें जो पूछा है, तीसरा पार्ट जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो उसको किसके टर्म में लिखना है, इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम। तो देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, कि I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। बस इतना ही लिखते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी में, क्योंकि cos फाई जो दिख रहा है ये वाला, अगर cos फाई मैक्सिमम होगा तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और cos के टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है, इसलिए मैक्सिमम इंटेंसिटी रिजल्टेंट की वो +1 रख देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगी। और मिनिमम निकालनी हो तो cos फाई की वैल्यू सबसे छोटी -1 होती है, तो -1 रख देंगे तो मिनिमम हो जाता है। अब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना है, ये I0, ये भी I0,
और 2 आई नॉट इंटू आई नॉट स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आई नॉट का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आई नॉट रह जाएगा, तो ये 4 आई नॉट हो जाएगा, है ना। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो यहाँ से आई नॉट निकाल लो आप, आई मैक्स बाई 4। नाउ हमसे वो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी इस वाले पॉइंट पर कितनी थी भाई, 3 आई नॉट आई थी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई थी 3 आई नॉट, ये आई थी, वैल्यू बाद पुट करना। अब यहाँ से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखनी है, तो 3 आई नॉट थी और आई नॉट की वैल्यू मैंने निकाल ली मैक्सिमम इंटेंसिटी के टर्म में, तो 3 आई मैक्स बाई 4। तो देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैंने इन टर्म ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी लिख दी, बस हमसे यही पूछ रहा है बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग डबल एक्सपेरिमेंट्स इज कवर्ड विद ग्लास। एक को कवर करना है दोनों में से, दो आइडेंटिकल स्लिट थी उसमें से एक को ग्लास से कवर कर दिया है, सो दैट लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट रिड्यूस टू लिख रहा है, रिड्यूस टू 50%। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, सोल्यूशन, हमारे पास ये दो स्लिट्स हैं S1 S2, आइडेंटिकल स्लिट्स हैं। अब आइडेंटिकल स्लिट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, तो इससे जो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी है I1 और इससे जो सेकंड वेव की इंटेंसिटी है I2, ये बराबर हैं, एक जैसी हैं, I1 I2 बराबर है। ठीक है ना, आइडेंटिकल का मतलब ये हो गया। फर्स्ट केस तो ये है। सेकंड केस में क्या कह रहा है, एंड यहाँ दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। इनमें से दोनों आइडेंटिकल स्लिट्स में से किसी एक स्लिट के आगे एक वो ग्लास से कवर कर रहा है, तो मान लो इसमें से तो वेव निकल रही है I1 बराबर I0, और जो इसमें से इसको उसने ग्लास से कवर कर दिया, ये ट्रांसपेरेंट है और ग्लास से कवर कर दिया है इस स्लिट को, S1 वाली स्लिट, S2 वाली स्लिट को ग्लास से कवर कर दिया। अब इससे जो लाइट निकल रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूज हो गई है 50%। 50% रिड्यूज नहीं हुई है, 50% बची है बेटा। रिड्यूज होकर कितनी परसेंट बची है, इनिशियल का 50% बची है, रिड्यूज टू कहा है, तो इसलिए 50% ऑफ इनिशियल कितनी थी I0 का 50% रह गई है ना, इतनी बच के रह गई, तो 50% का मतलब है 50/100 इंटू I0, दैट मीन्स I0/2। 50% घट भी गई है लेकिन घटी हुई नहीं बताई, यहाँ पे बची हुई बताई है ना, ये ध्यान रखना, रिड्यूस टू और रिड्यूस बाई का चक्कर ध्यान रखना, यहाँ पे 2 बोला है। ठीक है, अब ये दोनों वेव जब सुपरइम्पोज करती हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पहले बोला है और मिनिमम इंटेंसिटी बाद में पूछा है, ये रेशियो हमसे पूछा है। फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला। मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, I1 प्लस I2 माइनस के 2 रूट के अंदर I1 I2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू I0 है, इसकी वैल्यू I0/2 है, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I0 और सेकंड वैल्यू की I0/2, माइन प्लस 2 I0 इंटू I0/2, ऐसे इस डिवाइडेड बाई यहाँ लगाओ इक्वल को, I0 प्लस I0/2, ईजी है, कैलकुलेशन भी ईजी है, तब डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, I0/2 बेटा। तो देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये दोनों ऐड होकर 3I0/2 हो गया, ऐड करके देख लो, 2i कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, सॉरी, तो 2I0 प्लस I0 3I0/2, ये I0 का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा और रूट 2 से ही कटेगा, तो ये रूट 2 बार कट गया, देखो इससे ये रूट में पूरा, इससे ही कट गया रूट 2 बार, और ये I0 का स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आके I0 बचेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। इक्वल का साइन यहाँ लगाइए, इन दोनों को ऐड करिए तो ये 3I0/2 हो गया, और माइनस ये फिर ये ऐसी सेम टू सेम इकट्ठा, तो ये रूट 2 बस यहाँ पर माइनस होगा और बाकी का सब सेम होगा। अब नीचे से 2 एलसीएम, ऊपर वाले न्यूमरेटर में से 2 एलसीएम लो, नीचे डिनोमिनेटर में से भी 2 एलसीएम लो और लिख दो, तो 3I0 प्लस 2 रूट 2 I0 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, और यहाँ से भी 2 एलसीएम ले लेता हूँ, 3I0 माइनस 2 रूट 2 I0, इस 2 से ये 2, और I0 लेके कॉमन लेके काट दो, इसमें से भी I0 कॉमन ले लो, इसमें से भी I0 कॉमन ले लो, काट दो, 3 प्लस 2 रूट 2, और नीचे आया 3 माइनस के 2 रूट 2। या तो यहीं छोड़ो, थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी आंसर करेक्ट है, और थोड़ा सा बढ़ा दो तो ऊपर नीचे जैसे करते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 का मल्टीप्लाई, और नीचे भी 3 प्लस 2 रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसे सॉल्व करो, इसका तो होल स्क्वायर हो गया ऊपर वाले का, तो 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे ये बन गया आपका फॉर्मूला पढ़ा है a² माइनस b², तो एक बार ऐड होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट होता है।
अगर ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे ऐसे लिख दो 3 का स्क्वायर -2 √2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलो 9 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 6 और 6 × 2 12 √2 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर खोलें तो 9 और इसका खोलें तो 4 इसका और 2 इसका तो 8 और 8 16 17 हो गया, ये 17 + 12 √2 डिवाइडेड बाई 1। तो सॉल्यूशन आ गया 17 + 12 √2। मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो इतना भी ले सकते हो आप। अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज हाफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बिकम्स। सोल्यूशन थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो कि एक सिंगल स्लिट ले लो ऐसे, ठीक है, इसकी विड्थ a है, ये विड्थ ऑफ स्लिट हो गई, और ये स्क्रीन है आपकी, ये कैपिटल D है, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया स्क्रीन का, और ये फर्स्ट डार्क बना देता हूँ इधर की तरफ, यहाँ ले देता हूँ फर्स्ट डार्क और इधर भी फर्स्ट डार्क बना देता हूँ, और इसको ऐसे करके थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको ऐसे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं पूरे को, इस वाले पोर्शन को विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमा बनाए तो इसे बीटा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर विड्थ है, ये लीनियर विड्थ है, और यहाँ से अगर ऐसे मिला लेते आप तो ये एंगुलर विड्थ होती, ये वाली पूरी एंगुलर विड्थ होती, ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा की। तो हम तो लीनियर विड्थ लिख रहे हैं, जब कुछ नहीं बोले तो लीनियर विड्थ या फिर केवल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बीटा नॉट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 λd/a, ए विड्थ ऑफ द स्लिट, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच की सेपरेशन, और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, ये है आपका रिलेशन, ये याद होना चाहिए सबसे पहले। अब सेकंड केस में जो उसने कहा है कि अगर विड्थ ऑफ स्लिट आधी कर दें, है ना, विड्थ ऑफ स्लिट इज हाफ, तो फिर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आधा कर दो, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 λ, कैपिटल डी में कोई चेंज नहीं, ए की जगह पे a डैश कर दो, और a डैश की वैल्यू लिख लो 2 λd, इसकी जगह पे लिख दो a/2, 2 ऊपर पहुंचा लो तो 2 अलग रखो, 2 λd/a, और इसकी जगह पे लिख सकते हो 2 इनिशियल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो नई जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है वो डबल हो गई है इनिशियल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के, 2 टाइम्स हो गई है, दैट मीन्स बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए भाई, ये वाला याद करिए कि लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इतनी होती है, और एंगुलर विड्थ पूछता तो ये होती, और ये फॉर्मूला होता है 2 λ/a, ये एंगुलर विड्थ होती है, हमसे पूछे नहीं है सेंट्रल मैक्सिमा की, है ना। फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेयर द इंटरफेरिंग वेव इक्वल इंटेंसिटी हैव पार्ट डिफरेंस इज λ/4 एंड λ/3। सोल्यूशन, तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एपिटस बना लिया, इसको तो हम कैपिटल डी बोलते हैं। ये स्लिट्स S1, ये स्लिट S2, और इनके बीच की सेपरेशन आपकी स्मॉल डी बोलते हैं। ये सेंट्रल पॉइंट होता है। अब सेंट्रल पॉइंट पर तो S1 से एक वेव निकलती है और S2 से एक वेव निकलती है, और O पॉइंट पे मीट करें तो पार्ट डिफरेंस 0 होता है, लेकिन यहाँ पे पार्ट डिफरेंस दे रखा है λ/4, तो मान लेता हूँ कि λ/4 पार्ट डिफरेंस इस P पॉइंट पर है। तो S1P और S2P इन दोनों वेव जब इस पे पॉइंट पर सुपरइम्पोज होती हैं, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव। अच्छा, यहाँ पे जो इंटरफेयरिंग वेव हैं इक्वल इंटेंसिटी के हैं, दैट मीन्स I1 I0 और I2 भी I0, और इस वाले पॉइंट पर P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी पूछी है रिजल्टेंट की, कि फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन, है ना। अच्छा, और इस वाले पॉइंट पर ही हमें पार्ट डिफरेंस गिवन है, कितना है λ/4, ये पार्ट डिफरेंस दे रखा है, इस P पॉइंट पर लेट कर लिया, पार्ट डिफरेंस λ/4 गिवन है, P पॉइंट लेट किया है। तो देखो P पॉइंट पर अगर हमें बात कर लें यहाँ पर एट पॉइंट P पर, तो यहाँ पे हमें पाथ डिफरेंस गिवन है, पाथ डिफरेंस ये हमें गिवन है λ/4, है ना। तो पाथ डिफरेंस गिवन है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं P पॉइंट पर 2/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, तो 2π/λ इंटू λ/4, इससे कट गया और 2 से काट दिया, ये तो π/2 रेडियन, दैट मीन्स 90 डिग्री हो गया बेटा, ठीक है। तो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, IP इक्वल टू पढ़ा है आपने I1 + I2 + 2I1 रूट के अंदर I2 cos φ, ये होता है।
या फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव। अब फर्स्ट वेव सेकंड वेव की इंटेंसिटी इक्वल है, इंटरफेरिंग वेव जो है उनकी इक्वल इंटेंसिटी है, वो लेट कर ली मैंने आई नॉट। तो ये आई नॉट गिवन होनी चाहिए बेटा, आई नॉट गिवन नहीं है। आई नॉट प्लस 2 रूट के अंदर ये आई नॉट इंटू आई नॉट और कॉस, फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, तो ये तो हो जाएगा 2 आई नॉट, और ये आई नॉट का स्क्वायर होकर रूट से बाहर आएगा तो ये 2 आई नॉट हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए 0 हो जाएगा, तो 2 आई नॉट। तो पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो फर्स्ट वेव या सेकंड वेव की इंटेंसिटी के डबल होगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये है आपका। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर पार्ट डिफरेंस λ/3 हो, तो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं Q, और यहाँ से एक वेव निकली और ये एक वेव यहाँ से निकली ऐसे। अब ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की इंटेंसिटी सेम है, आई नॉट और आई नॉट, लेकिन इस वाले पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस है वो बदल दिया उसने, λ/3 कर दिया। तो इस वाले पॉइंट की इंटेंसिटी हमसे पूछा है कितनी होगी। तो फिर सेम एट पॉइंट Q की बात कर लो। पार्ट डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे λ/3, तो फेज डिफरेंस निकाल लो, λ/3 इसी फॉर्मूले में पुट कर दो। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया और ये 90, तो 120 डिग्री हो गया। देखो पुट कर दो यार इसी में, Q पॉइंट आई क्यू इज इक्वल टू आई नॉट फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 आई नॉट, ये 2 आई नॉट हो जाएगा बेटा, तो डायरेक्ट लिखता हूँ 2 आई नॉट। यहाँ आई नॉट इंटू आई नॉट लिखोगे तो आई नॉट का स्क्वायर रूट बाहर आएगा, तो 2 आई नॉट कॉस 120। अब ये तो हो गया 2 आई नॉट और ये 2 आई नॉट, और इसकी वैल्यू होती है माइनस के 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 2 आई नॉट माइनस के आई नॉट, दैट मीन्स आई नॉट। तो Q पॉइंट की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी के इक्वल है। पढ़ते रहिए क्वेश्चन। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स द फ्रिंज विड्थ is found to be beta if the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu, the new fringe width will be solution। देखो हमारे पास यहाँ पर एक apparatus है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं इसको, apparatus बोलते हैं। ऐसे ये स्क्रीन से ये दूरी, स्लिट से स्क्रीन तक की दूरी स्मॉल कैपिटल डी, और स्लिट्स की बीच की जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी। लेट कर लेते हैं कि शुरुआत में ये एयर में रखा है, कुछ बोला नहीं तो एयर में प्लेस्ड है। तो इन एयर में जो फ्रिंज विड्थ है बीटा एयर, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है बीटा, ये गिवन है। फॉर्मूला हम जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है ये लैम्डा एयर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। वेवलेंथ ऑफ जो लाइट होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होती है। तो ये फॉर्मूला होगा, और ये क्वेश्चन में बीटा गिवन है। फर्स्ट केस तो ये हो गया। अब इस पूरे एपरेटस को अगर हम एक लिक्विड में इमर्ज करते हैं, तो इन लिक्विड, बीटा लिक्विड, फ्रिंज विड्थ इन लिक्विड पूछ रहा है आपसे। फ्रिंज विड्थ जब एपरेटस को लिक्विड में डिवाइड किया तो कितना फ्रिंज विड्थ होगा, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा लिक्विड कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी चेंज नहीं होगा, स्मॉल डी चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। अब क्या रिलेशन बनेगा, तो इस रिलेशन को यहाँ बना सकते हो आप। लाइट मान लो कि पहले एयर है और इधर कोई लिक्विड है, तो लाइट एयर से लिक्विड में जा रही है मान लो, ठीक है, तो लाइट एयर से लिक्विड में जाएगी तो टुवर्ड दी नॉर्मल हो जाएगी। अब हमें रिलेशन बनाना है, तो लाइट किधर से किधर जा रही है, एयर से लिक्विड में, तो ये लिख लो म्यू इंटू ए एल, ए म्यू एल। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर मान लो, इसका लिक्विड का म्यू एल, जो कि क्वेश्चन में गिवन है म्यू, और एयर का हम जानते हैं 1। तो ए म्यू एल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, म्यू एल अपॉन म्यू ए। अब देखो म्यू में और स्पीड में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में इनवर्स रिलेशन है, सी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड, इनवर्स रिलेशन दिखाया है देखो मैंने। और एक फॉर्मूला होता है वी बराबर एफ लैम्डा, एफ फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की और रिफ्रैक्टेड लाइट की सेम होती है। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है बेटा, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन लिक्विड, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गया। आप इस रिलेशन को ले लीजिए बेटा, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा ऐसे, इसमें इस रिलेशन को इस रिलेशन के इक्वल कर लो, तो म्यू लिक्विड अपॉन म्यू एयर इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा लिक्विड। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है म्यू, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1, और लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा लिक्विड। यहाँ से लैम्डा लिक्विड निकालें तो लैम्डा एयर अपॉन म्यू। तो याद रखिए हमेशा लाइट की जो वेवलेंथ है वो रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम हो जाती है बेटा। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये देखो ये रेयर मीडियम होगा और ये लिक्विड जो है डेंसर मीडियम होगा, तो देखो वेवलेंथ घट गई है,
यहाँ पर जैसे लिक्विड में आपने एपिटस को दबाया होगा तो लाइट की वेवलेंथ घट गई होगी, और वेवलेंथ घटी है तो फ्रिंज विड्थ भी घट गया होगा। तो क्या न्यू फ्रिंज विड्थ कितना हो गया ये लिख दिया मैंने। इसकी जगह पे देखो ये रिलेशन बना दिया मैंने, ये रिलेशन पुट कर दो यहाँ पे। तो लैम्डा एयर अपॉन म्यू और कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं हम कितना, ये देखो ये बीटा पुट कर सकते हैं। तो बीटा लिक्विड फ्रिंज विड्थ इन लिक्विड इक्वल टू फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाई म्यू, और ये हमें दे रखा है बीटा यहाँ पे, तो इसे लिख सकते हैं बीटा अपॉन म्यू। तो देखो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ घट गई है, म्यू टाइम्स डिक्रीज हो गई है, दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इसकी चॉइस होनी चाहिए सी। इन यंगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज स्मॉल डी, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 1000 डी इफ द फर्स्ट मिनिमा falls at a distance d from the central maximum. Obtain the relation between small d and capital lambda. Solution. देखो ये हमने स्लिट S1 S2 बना लिया, और ये मिड पॉइंट है, और ये स्क्रीन बना ली। तो यहाँ पे देखो टू स्लिट इज डी, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इज डी, तो ये स्मॉल डी रखी हमें। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, तो ये कैपिटल डी होती है, इसकी वैल्यू 1000 डी दे रखी है क्वेश्चन में, ये रही। इफ द फर्स्ट मिनिमा फॉल्स एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, देखो ये सेंट्रल पॉइंट होता है और इस वाले पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, और ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, फर्स्ट मिनिमा कह सकते हो या फर्स्ट डार्क फ्रिंज कह सकते हो। ये जो सेपरेशन दे रखी है x1, ये हमें स्मॉल डी गिवन है, ये स्मॉल डी फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अच्छा, ये फिगर दे रखा है हमें, अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें, फॉर nth डार्क फ्रिंज कह दो या फिर nth मिनिमा कह दो बेटा, क्योंकि डार्क फ्रिंज पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, इसलिए मिनिमा वर्ड यूज करते हैं। इसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, xn इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है n की वैल्यू इसमें आपकी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। ये फर्स्ट डार्क के लिए होता है, ये सेकंड डार्क के लिए, ये थर्ड डार्क के लिए, और ये nth डार्क के लिए। अच्छा, कुछ बुक में क्या होता है, इसी के लिए एक और फॉर्मूला लिख रहा होता है ऐसे, 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें n की वैल्यू हम 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये n। अब ये 0 आपका फर्स्ट डार्क के लिए होता है, फर्स्ट डार्क के लिए आपको 0 पुट करना पड़ेगा, सेकंड डार्क के लिए 1, और ये देखो 0 पुट कर रहे हो फर्स्ट डार्क के लिए, तो n पुट करोगे कितने के लिए, आप फर्स्ट डार्क है 0 है, तो ये dn+1 के लिए होगा बेटा। तो पहले डार्क के लिए कर रहे हो तो 0 पुट कर रहे हो, एक कम कर रहे हो, सेकंड डार्क के लिए भी एक कम कर रहे हो, तो ये nth डार्क के लिए नहीं होगा, dn+1 डार्क के लिए होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको ये वाला यूज करना पड़ता है, इसमें कंफ्यूजन है, फर्स्ट डार्क के लिए 0 पुट करो, सेकंड डार्क के लिए फर्स्ट पुट करो, इसलिए इससे करते नहीं है, वैसे आंसर सेम ही आएगा, है ना। इससे करोगे तो आप फर्स्ट डार्क के लिए करना तो सेम ही आएगा, n/0 पुट करना, जैसे मैं इससे कर रहा हूँ। तो फॉर फर्स्ट डार्क बोला है उसने, फर्स्ट मिनिमा बोला है बेटा। अच्छा, इसमें ये जो सेपरेशन है वो सेंट्रल पॉइंट से होती है, सेंट्रल पॉइंट से nth डार्क तक की सेपरेशन होती है, ये xn, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा की बात करिए हमें क्वेश्चन में, मिनिमा दैट मीन्स फर्स्ट डार्क की बात करिए, है ना, ये। तो n बराबर हमें 1 पुट करना चाहिए, n बराबर 1 पुट करिए तो x1 कितना आएगा, 1 पुट कर दीजिए, तो लैम्डा d अपॉन 2d आएगा, n बराबर 1 पुट करिए। अच्छा, इसमें फर्स्ट डार्क के लिए कितना पुट करना पड़ेगा, n 0 पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करिए, यही वैल्यू आएगी, देखो n बराबर 0 पुट कर दो तो लैम्डा d अपॉन 2d आएगी, पर एक से करो, इससे करते हैं हम, ठीक है। चलिए अब पुट कर लीजिए, x1 दे रखा है स्मॉल d, लैम्डा है कैपिटल D दे रखा है 1000 स्मॉल d डिवाइड बाई 2d, d से d कट गया, 2 से ये काट दिया, तो ये आ गया d इक्वल टू 500 लैम्डा। एक आंसर ये हो गया, या लैम्डा लिखना चाहो तो लैम्डा भी लिख सकते हो, d अपॉन 500 ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। इससे भी d बराबर 0 पुट करना, फर्स्ट डार्क के लिए 0 पुट करना, 0 पुट करोगे तो लैम्डा d अपॉन 2d ही आएगा, यही रिजल्ट आएगा x1। इसमें n बराबर 0 पुट कर लीजिए, x1 की वैल्यू आपकी लैम्डा d अपॉन 2d आएगी, तो सेम ही तो आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, इससे करिए हमेशा, और n की वैल्यू 1 से शुरुआत करिए डार्क फ्रिंज के लिए। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर फॉल्स ऑन नैरो स्लिट and resulting diffraction pattern is obtained on a screen 1 meter away
फर्स्ट मिनिमम is formed at a distance 2.5 millimeter from the center of the screen. Find the width of the slits and distance of the first secondary maximum from the center of the screen. दो क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन का है. फॉर डिफ्रैक्शन, पहली बात तो डिफ्रैक्शन का इंटरफेरेंस का नहीं है, ठीक है नहीं, तो डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, देखो एक फिगर बनाते हैं छोटा सा. एक स्लिट बना लेता हूँ मैं. ये नैरो स्लिट्स होती है, ये काफ़ी बड़ी कर दी है मैंने. मैं नीचे लिख दूंगा कि जो विड्थ ऑफ स्लिट है ए, ये ए हमसे पूछा वैसे उसमें क्वेश्चन में, तो ए नियरली इक्वल टू वेवलेंथ होती है. ठीक है, इस पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कर रहा है बेटा, ऐसे ही इसमें एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट करी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है. अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ कितनी है उसकी, 500 नैनोमीटर है. इससे स्लिट से कैपिटल डी दूरी पर एक स्क्रीन है, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये 1 मीटर अवे है. ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन हो गया. ठीक, इफ द फर्स्ट मिनिमम इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 2.5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन गई. और ये कितनी दूरी पर बन रही है, यहाँ से x1 दे रखा है हमें 2.5 मिलीमीटर. अब फॉर्मूला कैसे याद करते हैं डिफ्रैक्शन का, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा. तो मैं तो ऐसे याद करता हूँ डिफ्रैक्शन के लिए, इसको हम ये θ1 कह दें. तो मैं ऐसे याद करता हूँ भाई, फॉर nth सेकेंडरी मिनीमा की बात करें. मिनीमा का मतलब है nth सेकेंडरी मिनीमा, मतलब nth डार्क फ्रिंज. डार्क फ्रिंज डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस नहीं. इसके लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट, पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट, ये फॉर्मूला होता है ए साइन, ए विड्थ ऑफ द स्लिट है, साइन θn बराबर n लैम्डा. ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, यहीं से सब कुछ हो जाता है बेटा. अब जैसे यहाँ से मैं साइन θn निकालूँ तो n लैम्डा बाई ए आ जाएगा, ये नीचे ले आए. और इफ़ θn इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, देन साइन θn इज इक्वल टू θn, लेकिन θn इज रेडियन में होना चाहिए भाई. ठीक है, तो इस वाली केस में मैं θn लिख सकता हूँ n लैम्डा बाई ए. ये एंगुलर डिस्टेंस होती है बेटा आपकी, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन एंड nth डार्क, ये ध्यान रखना है. अब इसमें अगर मेरे को लीनियर डिस्टेंस चाहिए तो tan θn लगा देता हूँ मैं इसमें. tan θn इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर लिख ले रहा हूँ xn बटे कैपिटल डी. xn क्यों लिखा, क्योंकि मैंने nth ब्राइट फ्रिंज लिया बेटा. तो जैसे ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लिया तो मैंने x1 लिख रखा है. अगर यहाँ पे nth डार्क फ्रिंज बनता तो ये डिस्टेंस xn होती, और tan θn होता है ये, तो tan θn परपेंडिकुलर बटे बेस, तो इतना आता. और इसकी जगह पे मैं भी θn लिख सकता हूँ xn बटे कैपिटल डी, और ये दोनों को इक्वल कर लूँ. तो इस वाली कंडीशन में इसको इक्वल करूँगा तो n लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू xn बटे कैपिटल डी. तो यहाँ से xn निकल आएगा हमारा n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए. तो मैं तो केवल ये वाला फॉर्मूला याद करता हूँ, एट ए टाइम बना ले लो इसको ऐसे, है ना. अब हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में वो फर्स्ट डार्क के लिए दे रखा है बेटा. तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन. n ये फर्स्ट डार्क के लिए होता है, ये सेकंड डार्क के लिए होता है, ये थर्ड डार्क के लिए होता है, और ये nth डार्क के लिए. तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की बात करें तो वहाँ n बराबर 1 पुट करें, और n अगर 1 पुट कर रहे हो आप इसमें तो x1 इज इक्वल टू n 1 पुट कर दो इसमें, इस वाले में, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए आ जाएगा. अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 2.5 मिलीमीटर, ये दे रखिए. ठीक है, इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए. अब इसको मिलीमीटर में से चेंज कर लो तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर. लैम्डा दे रखा है हमें 500 नैनोमीटर, उसे भी चेंज करो 500 इंटू 10 की पावर -9 नैनोमीटर में, मीटर में कन्वर्ट किया. कैपिटल डी 1 मीटर ही दे रखा है. स्मॉल ए पूछ रहा है, विड्थ ऑफ स्लिट पूछा है, इसको यहाँ इसको यहाँ. ए बराबर 500 डिवाइडेड बाई 2.5 और 10 की पावर -3. देखो इस पॉइंट से उठाएंगे 0 हो जाएगा, 25 से 25 ये कटेगा 200 बार, तो ये 200 हो गया, और 10 की पावर -9 और +3, दैट मीन्स 200 इंटू 10 की पावर -6. तो इससे लिख सकता हूँ, देखो पॉइंट अगर यहाँ लगाऊँ तो 3 0 बढ़ जाएंगी बेटा, प्लस की हो जाएंगी, तो 10 की पावर -6 और +3, तो 0.2 हो गया, और ये हो गया 10 की पावर -3 मीटर.
विड्थ ऑफ स्लिट, और इसे लिख सकता हूँ मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। तो 0.2 मिलीमीटर विड्थ आ गई स्लिट की। एक आंसर तो ये हो गया। सेकंड पार्ट हमसे जो पूछा है इसमें, है ना, तो फॉर्मूले याद करने की ट्रिक रखिए ये, आप पार्ट डिफरेंस याद कर लीजिए, यहाँ से थीटा निकाल लीजिए और ये वाला डायग्राम बना के फटाफट, ये कैपिटल डी है साहब, ये सेंट्रल पॉइंट है और ये nth डार्क बना है, तो ये xn हो गया और ये आपका थीटा n हो गया। तो tan थीटा n बराबर परपेंडिकुलर बेस लगा लीजिए, tan थीटा निकल आओ, दोनों को बराबर कर दीजिए, फॉर्मूला बन जाता है ना। लीनियर डिस्टेंस, ये लीनियर डिस्टेंस है आपकी, ये और ये एंगुलर डिस्टेंस है, दोनों फॉर्मूले याद हो गए, पार्ट डिफरेंस भी याद हो गया। ये पार्ट डिफरेंस है साहब, डिफ्रैक्शन में ऐसे करते हैं, है ना, डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसे सिमिलरली अगर हमसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कह रहा है फ्रॉम द सेंट्रल स्क्रीन, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस में याद होना चाहिए, फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा। अब मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, मतलब nth ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला याद कर लो, पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट, डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट, ये मैं याद करता हूँ 2n+1 λ/2, और ये लिखता हूँ मैं ऐसे a sin θn ऐसे। तो यहाँ से देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो थीटा sin θn, तो sin θn कितना आएगा बेटा, 2n+1 λ/2a, और θn छोटा मान लें, वेरी स्मॉल, तो वही θn लिख लें, बराबर कितना, λ/2a। ये एंगुलर डिस्टेंस आई है, एंगुलर डिस्टेंस, लेकिन वो लीनियर डिस्टेंस पूछा है हमसे। एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड nth मैक्सिमा, दैट मीन्स ब्राइट बैंड, ये मैक्सिमा भी था, है ना, ये होता है। और n की वैल्यू ध्यान रखना 1 से शुरू होती है, इसमें भी 0 से शुरू नहीं होती। ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए, एंड सो ऑन, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए n। तो अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखो आप ये फिगर बना सकते हो छोटा सा, ये समझाने में समय लग रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूले हैं तो ये आप क्यों लिखोगे फालतू में, ये रफ में कर लेना डायरेक्ट, है ना। पर फॉर्मूले याद करने का ट्रिक यही रखो, सेंट्रल पॉइंट ये है डिफ्रैक्शन के लिए, और ये nth ब्राइट फ्रिंज है, तो ये आपका xn है, ये निकालना है, और हमने निकाल चुके हैं θn, ये निकाल चुके हैं बेटा हम θn, ये कैपिटल D होता है। तो देखो tan θn निकालेंगे यहाँ से, तो xn/कैपिटल D आएगा, और tan θn अगर θn वेरी स्मॉल है तो tan θn बराबर θn होगा, तो xn/कैपिटल D, और इस θn की वैल्यू है 2n+1 λ/2a और xn/कैपिटल D। तो यहाँ से जो xn निकल के आता है वो 2n+1 λ/2a आता है। लेकिन हमसे पूछा है फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा इसके लिए पूछा है, तो ये मैक्सिमा के लिए तो फॉर्मूला बनाया है, इसके लिए n/1 तो पुट कर दोगे तो x1 निकल आएगा, n/1 पुट कर दो इसमें, तो 3 λ/2a। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पहले से पता थी, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा, λ/d/a, इसकी वैल्यू तो 2.5 मिलीमीटर दे रखी थी पूरी। अब ऐसे भी मत करना कि आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करो, फिर d की वैल्यू पुट करो, फिर a की वैल्यू पुट करो, आंसर यही आएगा सॉल्व करके भाई, है ना। कर सकते हो लैम्डा 500 नैनोमीटर, कैपिटल D 1 मीटर, स्मॉल a जो निकाला है 0.2 मिलीमीटर, और उससे फायदा क्या है, डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू है बेटा 3/2 इंटू 2.5 मिलीमीटर। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई करो, 5 कैरी 1 7, 7.5 डिवाइड बाई 2, 2 का डिवाइड कर लो, 3 और एक 7 और एक 5, इतना नैनोमीटर, 375 नैनोमीटर। 2 waves from 2 coherent sources S and S dash superimpose at x shown in the figure. If x is the point on the second minima, इस पे ध्यान दीजिए, मिनिमा लिखा है, and sx minus s dash x is 4.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। तो देखो ये एक कोहेरेंट सोर्सेस है, एक कोहेरेंट सोर्स ये है, इस x पॉइंट पर ये दोनों वेव यहाँ से निकल के एक वेव निकलेगी, और इस वाले पॉइंट पर एक वेव यहाँ से निकलेगी, ये दोनों इस वाले पॉइंट x पर सुपरइम्पोज कर रहे हैं, और इन दोनों वेव के बिटवीन जो p x पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस है, जिसे हम डेल्टा x कह देते हैं, यहाँ पे sx माइनस s डैश x बोला है, इसकी वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। और अच्छा इस जगह पर ये सेकंड डार्क बना है बेटा, सेकंड डार्क बनना है इस वाले पॉइंट पर, ऐसा बोला है सेकंड मिनिमा, है ना। तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
या डार्क फ्रिंज के लिए हमें पार्ट डिफरेंस याद होना चाहिए बेटा कि पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेल्टा एक्स बराबर होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। हियर एन की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन। ये फर्स्ट डार्क के लिए होता है, ये सेकेंड डार्क के लिए, ये थर्ड डार्क के लिए और ये nth डार्क के लिए होता है। तो हमसे क्वेश्चन में सेकेंड डार्क कहा है, तो फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज की अगर हम बात करें तो n बराबर 2 लेना पड़ेगा, इसलिए पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दो इसमें, तो 4-1 लैम्डा बाई 2। और ये हमें पार्ट डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लिख दो, ये 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये इसका मल्टीप्लाई करो 9 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 3 तो 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डेल्टा एक्स सेंटीमीटर में था इसलिए लैम्डा भी सेंटीमीटर में आएगा, तो 3 सेंटीमीटर वेवलेंथ होगी। इसका आंसर हो गया कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, तो 3 सेंटीमीटर। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स द पार्ट डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट on the screen between two interfering wave is 1/8 of the wavelength. The ratio of intensity at this point to that at the center of the bright fringe is close to। तो एक फिगर बनाते हैं और फिगर से हम डाटा भी लिख लेंगे, ठीक है। ये दो स्लिट्स हो गई S1 S2, इनके बीच की सेपरेशन को हम स्मॉल डी बोलते हैं। ये स्क्रीन स्लिट से स्क्रीन तक की सेपरेशन। अच्छा, एक पॉइंट है यहाँ पे P और S1P और S2P, इन दो वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, ये इंटरफेरिंग बीम है और इनके बीच में इस वाले पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इस जगह पे जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स S1P एंड S2P इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ऐसा दे रखा है। और इस वाले पॉइंट की इंटेंसिटी लेट कर लेते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये IP। अगर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 I0 मान लें और सेकेंड वेव की इंटेंसिटी I2 भी I0 मान लें, तो जो इस P पॉइंट पर दोनों वेव सुपरइम्पोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो IP है। यहाँ पे बताना चाहिए कि फर्स्ट जो इंटरफेरिंग बीम है उन वेव्स की इंटेंसिटियाँ इक्वल है, बताया नहीं इस क्वेश्चन में, बताना चाहिए था, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा बेटा, एट सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। अब सेंट्रल पॉइंट है ये O, इस वाले पॉइंट पर अगर ये दोनों वेव सुपरइम्पोज होती हैं S1 S2 से ऐसे, तो इन दोनों वेव के बीच में, इन दोनों वाले वेव के बीच में इस वाले पॉइंट पर, सेंट्रल पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0 होता है। S1P S1O और S2O पाथ बराबर होगा और पाथ डिफरेंस 0 होगा। और इस वाले पॉइंट की इंटेंसिटी, जब पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा, और जब फेज डिफरेंस 0 है तो इंटेंसिटी इस जगह पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। नहीं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है इस जगह पर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसने बोला भी है सेंटर एट द ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है इंटेंसिटी का, P पॉइंट पे इंटेंसिटी और मैक्स सेंट्रल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है उसका रेशियो हमसे पूछा गया है। चलिए, तो एट पॉइंट P की बात कर लेते हैं पहले हम। तो P पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसका जो पाथ डिफरेंस है वो λ/8 है, तो हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं इस वाले पॉइंट P पर। तो फेज डिफरेंस 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है। फेज डिफरेंस 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो 2π/λ, पाथ डिफरेंस हमें λ/8 दे रखा है, ये कट गया, 2 से कटा, π/4 हो गया रेडियन या 45 डिग्री। तो P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 रूल के अंदर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, सेकंड वेव की इंटेंसिटी और cos फाई इज अ फेज डिफरेंस। तो I1 I0 लेट कर लिया, ये भी I0 प्लस I0 इंटू I0, तो I0 का स्क्वायर रूल लेंगे तो I0 ही रह जाएगा, और cos 45, फेज डिफरेंस P पॉइंट पर 45 है, तो ये लिख सकते हैं हम 2I0 प्लस ये 2I0 cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2I0 प्लस √2I0, I0 कॉमन ले लें तो 2 प्लस √2, ये P पॉइंट की इंटेंसिटी आ गई बेटा। ऐसे ही अगर आप सेंट्रल पॉइंट पे देखें, सेंट्रल पॉइंट O पे देखें, तो वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। लिख लेते हैं इस वाले फॉर्मूले को दरअस लगा रहे हैं, I0 फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी I0 प्लस 2, ये I0 इंटू I0 करेंगे तो इतना हो जाएगा 2I0 और cos 0 डिग्री, cos 0 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इस जगह पर 4I0 हो जाएगा। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई बेटा आपकी,
ये दूसरी क्वेश्चन। अब हमसे इन दोनों इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है बेटा, है ना। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, मतलब इस वाले पॉइंट जिसमें पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 8 है, और टू द सेंटर ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोला है, ठीक है। तो इन दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, इसीलिए आई पी अपॉन आई मैक्सिमम। तो ये तो आ रहा है आपका कितना, आई नॉट 2 + √2, और ये वाली वैल्यू आ रही है 4 आई नॉट। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, एंड 2 + √2 की वैल्यू 1.414 डिवाइड बाई 4। तो ऐड कर ले ऊपर, तो 3.1414 डिवाइड बाई 4। तो 4 का डिवाइड कर लो बेटा इसमें 3.414 में, तो पॉइंट तो उठाना पड़ेगा, पॉइंट लगा लो बेटा। 4 से गया 8 बार 32 हो गया, देखो 2 कैरी बची, 1 उतार लिया, 4 × 20 20 हो गया, कैरी 1, फिर 4 उतार लिया, 3 बार चला जाएगा, 12 हो गया, 2 बचा, फिर 0 उड़ा लिया, 5 बार चला जाएगा। तो अप्रॉक्स ये जो वैल्यू आ रही है 0.8535 आ रही है, लेकिन हमें क्लोज टू कह रहा है बेटा, क्लोज टू। तो अप्रॉक्सीमेशन अगर लगाएं इसमें हम, तो 0.85 ले सकते हैं, इसीलिए इसका जो चॉइस होनी चाहिए वो डी होनी चाहिए, 0.85। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन where the path difference is lambda is k units. Find the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda by 6. Solution. डायग्राम से डाटा लिखते हैं पहले। तो पहले तो यंग का एपरेटस बनाते हैं हम। ये सोर्स स्लिट है हो गई आपकी, यहाँ पे एक सोर्स रखा है मोनोक्रोमेटिक जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। फिर एक और स्क्रीन होती है ऐसे, इसमें स्लिट्स S1 S2 होती हैं, इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल डी मानते हैं। फिर एक और स्लिट होती है यहाँ पे, ये कैपिटल डी सेपरेशन होती है, ये सेंट्रल पॉइंट होता है O। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन ये हो गई, ठीक है, ये स्क्रीन हो गई। वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, मान लो कि इस वाले पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है P पॉइंट पर, वो पाथ डिफरेंस डेल्टा x लैम्डा है। और इस वाले पॉइंट की जब ये दो वेव हैं, जैसे एक वेव ये है और एक वेव ये है ना, ये फर्स्ट वेव ये सेकंड वेव, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है। और इस वाले पॉइंट पर P पॉइंट पर ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है P पॉइंट की रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो K यूनिट है। क्वेश्चन में बोला है ऐसा, ध्यान से देख पढ़िए क्वेश्चन। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, तो एक कोई पॉइंट हो गया स्क्रीन पर, वेयर द पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो इस वाले पॉइंट पर इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। इस वाली वेव S1P और S2P के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, इज K यूनिट्स, मतलब इंटेंसिटी जो P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी वो K यूनिट है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कोई दूसरा पॉइंट है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6। तो मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है Q, और ये वाली फर्स्ट वेव हो गई और ये सेकेंड वेव हो गई। इन दोनों के बीच में, इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है इस वाले पॉइंट पर, वो हमें दे रखा है पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा बाई 6। तो इस वाले पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी ये पूछा है हमसे, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट। तो देखो दो पॉइंट हैं हमारे। अब पहली बात इसमें जो गड़बड़ है, क्वेश्चन में बोलना चाहिए कि जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव है ना, जैसे ये फर्स्ट वेव हो गई ये सेकंड वेव हो गई, इनकी इंटेंसिटियाँ इक्वल हैं, आई नॉट। ये बोलना चाहिए था बेटा, बोला ही नहीं है उसने, है ना। अब कर सकते हैं, तो एट पॉइंट P की बात करें बेटा, इस वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस हमें दे रखा है, पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 कह देता हूँ लैम्डा। यहाँ से आप फेज डिफरेंस निकाल लो, फाई 1 P पॉइंट पर, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 पाई रेडियन बेटा, इतना पाथ डिफरेंस है। और देखो तो 2 पाई जो रेडियन होता है ना, जब पाथ डिफरेंस 2 पाई रेडियन होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बेटा, तो इस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। फिर भी कर लेते हैं हम, तो इंटेंसिटी P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 लिखते थे हम, चलो I1 लिख देता हूँ। सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 + 2 रूट के अंदर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1, सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 और कॉस फेज डिफरेंस फाई 1। अब यहाँ पे फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I0 मानी है, सेकंड वेव की भी I0 मानी है, तो I0 + I0 + 2 I0 इंटू I0 और कॉस 2 पाई। अब कॉस 2 पाई की वैल्यू जो होती है, देखो कॉस 0 की वैल्यू होती है +1, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है फिर +1, कॉस 3 पाई की वैल्यू होती है फिर -1,
कॉस 4 पाई की वैल्यू होती है फिर +1, तो हमें तो cos 2 पाई चाहिए था, तो इसकी वैल्यू +1। तो देखो ये हो गया 2i0 और ये i0 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो ये भी 2i0, cos 2 पाई की वैल्यू 1, तो दैट मीन्स 4i0। और EP जो रिजल्टेंट है इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी वो k यूनिट दे रखी थी हमें, गिवन थी बेटा, तो इसकी वैल्यू हमें k यूनिट दे रखी है, तो यहाँ से मैं फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ, k/4 आया बेटा। ये फर्स्ट केस से हमारा सॉल्व हुआ। अब एट पॉइंट Q पे चर्चा करें, Q पॉइंट की चर्चा करें। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस मेरे को दे रखा है दो वेव के बीच में, इस वाली वेव और इस वाली की वेव, S1Q और S2Q के बिटवीन जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/6 है, तो λ/6 दे रखा था, तो फेज डिफरेंस निकाल लूँ, तो फाई टू बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है बेटा, इनटू पार्ट डिफरेंस Δx2, तो 2 पाई लैम्डा और पार्ट डिफरेंस है λ/6, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से कटा 3 बार, और पाई 180/3 तो 60 डिग्री हो गया बेटा, पाई/3 60 डिग्री हो गया। तो इस जगह पर इंटेंसिटी मैंने IQ लेट कर ली है, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है, तो देखो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की इंटेंसिटी तो I0 ही रहेगी, है ना, तो ये आपकी I0, ये वाला फॉर्मूला फिर दोबारा से लगा रहा हूँ, ये वाला, बस फेज डिफरेंस बदल गया है, I0 प्लस 2I0, I0 टूट के अंदर करोगे ना बाहर 2I0 ही आएगा, कॉस cos 60 डिग्री, तो देखो ये तो 2I0 हो गया ये वाला, और प्लस ये 2I0 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 3I0, और I0 की वैल्यू मैंने निकाल रखी थी k/4, तो इस Q पॉइंट पर जहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है आपका λ/6 है, तब इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो Q पॉइंट की जो इंटेंसिटी आई वो 3I0 की वैल्यू पुट कर लो k/4, तो ये आंसर हो गया बेटा 3k/4। इसलिए इस वाले पॉइंट पर जो इंटेंसिटी पूछ रहा था जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस λ/6 है वो 3k/4 होगा। डबल सेट एक्सपेरिमेंट्स SS2 minus SS1 is equal to λ/4, where S1 and S2 are two slits as shown in the figure. Find the part difference between S2P minus S1 for constructive and destructive interference at point P. देखो इस क्वेश्चन में जो S1 S2 है वो S से सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन में प्लेस नहीं है। मोस्टली जो हम पीछे पढ़ते हैं इंटरफेरेंस में, मोस्टली जो हम क्या करते थे कि ये जो S1 S2 स्लिट्स होती थी, ये S1 और ये S2, ये मिड पॉइंट होता था इस वाले पॉइंट का, स्लिट S का ऐसे, तो यहाँ से ये S1 है ये S2 है, तो ये S से सिमेट्रिकली प्लेस थे, मतलब S से S1 तक का डिस्टेंस और S से S2 तक का डिस्टेंस बराबर होता था, इसको हम बोलते थे इनिशियल पार्ट डिफरेंस। तो पहले वाले सिचुएशन में जो हम पढ़ते हैं मोस्टली की सिचुएशन में इनिशियल पार्ट डिफरेंस जो देखते हैं वो SS2 माइनस SS1 ये 0 होता था। क्यों? क्योंकि SS1 और SS2 ये S1 S2 के कंपेयरिंग सिमेट्रिकली प्लेस था, तो SS1 और SS2 डिस्टेंस बराबर थी, उस वाले केस में पार्ट डिफरेंस 0 आता था। अब इसी पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इसको हम सेंट्रल पॉइंट बोलते थे। अब कोई पॉइंट P लेते हैं हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पे S1P और S2P, तो यहाँ पे S1P का पाथ छोटा है और S2P का पाथ बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट डिफरेंस रहता था बेटा, पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P, ये पार्ट डिफरेंस यहाँ पे रहता था, ये 0 नहीं है, इनिशियल पार्ट डिफरेंस 0 होता था पहले। लेकिन अब हमें यहाँ क्या करना है, S1 का पाथ छोटा है और SS2 का पाथ बड़ा है, तो यहाँ पे हमें पार्ट डिफरेंस दे रखा है, इसे हम इनिशियल पार्ट डिफरेंस बोलते हैं, इनिशियल पाथ डिफरेंस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, कितना SS2 माइनस SS1, ये हमें λ/4 गिवन है कि ये λ/4 है, ठीक है। अब S1 से P तक का पाथ और S2 से P तक का पाथ में भी पाथ में डिफरेंस होगा, तो यहाँ इस वाली रीजन में पाथ डिफरेंस है वो S2P पाथ डिफरेंस, इस वाली रीजन की बात कर रहे हैं, है ना, रीजन 2, तो ये पाथ डिफरेंस जो है इसमें ये आपका S2P माइनस S1P है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले टोटल पार्ट डिफरेंस निकालिए बेटा आप, टोटल पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग बीम, इंटरफेरिंग बीम, ठीक है। तो ये टोटल पार्ट डिफरेंस देखो, तो इसका पाथ कितना है पहले, तो SS2 प्लस S2P, ये इसका टोटल पाथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये इस एक बीम का, इस वाली बीम का पाथ हो गया। अब इस वाली बीम का पाथ लिखो माइनस, तो पाथ डिफरेंस निकाल लो ना बेटा, तो SS1 प्लस S1P, तो ये टोटल पाथ डिफरेंस है। अब
पहले इसमें अगर इसको ऐसे लिख लूँ SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P। तो इनिशियल जब हम पहले पढ़ते थे तो इसमें ये वाला इनिशियल पार्ट डिफरेंस जीरो होता था, तो अगर ये जीरो कर देता था तो पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P होता था पहले। लेकिन अब यहाँ पे सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, हमें ये वाला पार्ट डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है। तो डेल्टा एक्स जो टोटल पार्ट डिफरेंस है, दिस इज अ टोटल पार्ट डिफरेंस, ये हमें गिवन है λ/4। ये λ/4 दे रखा है, ये रहा। तो यहाँ λ/4 पुट कर दिया प्लस S2P माइनस S1P। इतना पार्ट डिफरेंस है P पॉइंट पर क्या होना चाहिए, तो P पॉइंट पर इन दोनों वेव के बीच में देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली वेव और ये वाली इंटरफेरिंग वेव, इन दोनों के बिटवीन टोटल पार्ट डिफरेंस इतना है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P, अगर आप P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हो तो कितना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। देखो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पार्ट डिफरेंस की कंडीशन होती है n लैम्डा, ये हमें याद होना चाहिए बेटा। अब पॉइंट सुनना अच्छे तरीके से, एस से लेके P तक जो दो इंटरफेरिंग बीम हैं, इनके बीच में इतना पार्ट डिफरेंस है बेटा। लेकिन P पॉइंट पर अगर आप चाहते हो कि P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो कितना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, इतना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये वाला पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो जाता है तो P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दैट मींस ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो λ/4 प्लस S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्डा। तो आप यहां से S2P माइनस S1P निकाल सकते हो, n लैम्डा माइनस λ/4। तो और ज़्यादा लिखना चाहो तो ये एक आंसर तो यही होगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर इसमें। तो इसमें आप ये लिख लो कि S2P की वैल्यू माइनस S1P इज इक्वल टू लैम्डा कॉमन ले सकते हो, तो n माइनस 1/4 इंटू लैम्डा, ठीक है, इतना होगा। और n की वैल्यू पुट करेंगे 0 से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा बेटा, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा, ये आपका थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए बनेगा। अब अगर मैं n बराबर 0 पुट कर दूं तो सेंट्रल पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P कितना आ रहा है, माइनस के λ/4 आ रहा है। n बराबर 0 पुट करो तो माइनस के λ/4। इसका मतलब है कि जो P पॉइंट है वो किधर शिफ्ट होगा, ये P पॉइंट सेंट्रल पॉइंट पर अब ब्राइट फ्रिंज नहीं बनेगी बेटा। पहले सेंट्रल पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनती थी, अब सेंट्रल पॉइंट O पर ब्राइट फ्रिंज नहीं बनेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं बनेगी। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P माइनस के λ/4, तो कुछ नीचे बनेगी बेटा। कितना नीचे, λ/4, सेंट्रल पॉइंट पर नहीं बनेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा, आप यही आंसर छोड़ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पार्ट डिफरेंस है S2P माइनस S1P वो इतना होगा। सेकंड केस था हमारा, अगर हम फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट P पर। तो एक बात बताओ, इन दोनों वेव के बीच में S1P और S2P, इन दोनों के बीच में इतना पार्ट डिफरेंस है कि होना चाहिए, है, इतना पार्ट डिफरेंस है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर चाहते हो कि इस P पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो कितना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, तो होना चाहिए 2n माइनस 1 λ/2। अगर इतना पार्ट डिफरेंस होगा, और हियर n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट डार्क के लिए होता है बेटा, ये सेकंड डार्क के लिए होता है। इतना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। अगर P पॉइंट पर आप चाहते हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बने तो इतना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन है कितना, इतना। अगर ये वाला पार्ट डिफरेंस इस पार्ट डिफरेंस के बराबर हो जाए तो P पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो इसको बराबर कर दूं, λ/4 प्लस S2P माइनस S1P, ये वाला पार्ट डिफरेंस इतना है और इतना होना चाहिए। दोनों अगर बराबर हो जाएं तो उस वाले पॉइंट P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। यहाँ से S2P फिर निकाल लो, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2n माइनस 1 λ/2 माइनस के λ/4, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसमें से कॉमन ले सकते हो कुछ भी आप, पर आप मैं यहीं छोड़ देता हूँ। ये इसका दूसरा आंसर, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ नॉन वेवलेंथ 520 नैनोमीटर एंड अ नॉन वेवलेंथ लैम्डा यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स प्रोड्यूस 2 इंटरफेरेंस पैटर्न, 2 इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब 2 अल्टरनेटिव क्रम से ब्राइट डार्क बैंड ऑब्टेन हो रहे हैं, सच दैट द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ अननोन वेवलेंथ कॉन्साइड, मतलब ओवरलैप करना, विद द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज नॉन वेवलेंथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा।
सोल्यूशन देखो, एक बार आप क्या करिए, यहाँ पर एक यंग का एपेटस बना लीजिए सबसे पहले तो ऐसे। ये स्क्रीन होती है और ये स्लिट्स हो गई हैं S1 S2। इसके सामने एक और स्क्रीन रखी होती है ऐसे। यहाँ पे एक सोर्स रखा होता है। पहले हमने यहाँ पे नॉन वेवलेंथ का लैम्डा इज इक्वल टू कितना 520 नैनोमीटर इसको जलाया, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ये। सेंट्रल वाले से कौन सा बेटा, नॉन वाला क्या, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है ऑफ नॉन वेवलेंथ। तो इसकी ये 5वीं ब्राइट फ्रिंज बनी नॉन वेवलेंथ की, यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं नॉन वेवलेंथ की, और वो है आपकी लैम्डा 1 520 नैनोमीटर। तो इसको बोलेंगे हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज तक की सेपरेशन को x5। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस इसमें कह रहा है कि एक फिर द्वारा से दूसरा सोर्स लिया अननोन वेवलेंथ का, ठीक है। अब इसकी वेवलेंथ हमें पता नहीं है, इसको यहां जलाया, तो यहां पे जो ऑल्टरनेट क्रम से ब्राइट डार्क बैंड बने, तो उसमें बोला गया कि जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है अननोन वेवलेंथ का कॉन्साइड कर रहा है विद फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के साथ। तो यहाँ पे ये इसी जगह पर फोर्थ बनना है, लेकिन ये अननोन वेवलेंथ का बनना है बेटा। तो इसकी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज सेंटर ब्राइट फ्रिंज से ओवरलैप कर रही है नॉन वेवलेंथ के फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज से। तो x4 और x5 बराबर हैं, ऐसा इसमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब है गिवन है हमें कि x4 और x5 इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा पूछ रहा है, ये वाली लैम्डा कितनी है। तो अब ये बात पता होनी चाहिए कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है या सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन है और ये nth ब्राइट फ्रिंज है, nth ब्राइट फ्रिंज, इनके ये बीच की सेपरेशन होती है लीनियर सेपरेशन xn, ये इसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए। xn इज इक्वल टू होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब कैपिटल D तो ये सेपरेशन होती है बेटा, तो दोनों में सेम है देखो, और d स्मॉल ये होती है। एपिटस तो एक ही है, केवल वेवलेंथ चेंज करिए, ओनली लैम्डा चेंज करा है, कैपिटल D स्मॉल d चेंज नहीं किया है। एपिटस एक ही है, बस सोर्स को हटा के, पहले सोर्स था 520 नैनोमीटर का, अब फिर सोर्स लगा दिया अननोन वेवलेंथ का। फिर स्क्रीन पर ये फ्रिंजेस ऑप्टन कर लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑप्टन कर लिए, तो हमें ऐसा दिखाई दिया ये ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें हियर n जो होता है इसकी वैल्यू लिखते हैं हम कितने से, 0 से, 0 1 2 3 4 एंड डैश n। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए V1, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए V2, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए V3 और फोर्थ के लिए V4 और फिफ्थ के लिए V5। तो हमें ये चाहिए बेटा V4 और V5। तो देखो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ, x4 किसके लिए लिया मैंने, अननोन वेवलेंथ वाले के लिए, तो ये लिखेंगे तो 4 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, है ना, इज इक्वल टू, इसलिए लिखेंगे तो फिफ्थ इंटू लैम्डा जो रखा है इसका 520 नैनोमीटर दे रखा है। तो चाहो तो उसे 10 की पावर माइनस के 9 में कन्वर्ट कर लो, वैसे सब कुछ कट जाएंगे और नैनोमीटर में ही रहेगा, कर लो फिर भी, चलो लिख रहे हो तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d सेम ही रहेगा। तो देखो ये वाला तो इससे कट गया बेटा पूरा, बस लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो 520 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर में आ गया ये। तो 4 का अगर हम 520 में डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, कैरी आई 1 12 हो गया 3 0, तो ये 5 इंटू 130 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। 3 का मल्टीप्लाई करिए, 0 15 की कैरी 1 और 5 1 6 और 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। इसे द्वारा से हम नैनोमीटर ले सकते हैं, तो 650 नैनोमीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ तो बढ़नी ही थी, वेवलेंथ बढ़ेगी तभी तो आपका x5 और x4 बैलेंस कर पाएंगे, एक ही जगह बनेंगे, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको समझना पड़ेगा। असर्शन दिया है क्या, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब है जो ऑल्टरनेट क्रम से ब्राइट और डार्क बैंड बनते हैं ना, उसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। इज नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन टू करंट सोर्सेस आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर। ये असर्शन दे रखा है, रीजन द फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे ही रीजन चेक करना चाहिए वो ट्रू है या फॉल्स है, फिर बाद में चेक करेंगे वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। चलिए पहले असर्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास यंग का एपिटस का जो डिवाइस होता है वो इस तरह से होता है, ये आपका स्क्रीन होती है और ये स्लिट स्क्रीन है, ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है, और इनके बीच की जो ये सेपरेशन है ये D है, ये बहुत छोटी होती है मिलीमीटर्स में, लेकिन यहाँ मैं बोल दिया कि जो D है वो टेंस टू 0 है,
तो जीरो क्यों बोला? क्योंकि उसने बोला है कि जो टू कोहेरेंट सोर्सेस हैं आर इनफाइनेटली क्लोज टू ईच अदर, मतलब बहुत पास हैं ये दोनों। अगर ये बहुत पास हैं, इनफाइनेटली क्लोज हैं, तो इसकी जो डी की वैल्यू होगी लगभग जीरो के आसपास है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो हमसे कह रहा है कि इस वाली कंडीशन में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो फ्रिंज विड्थ होगी बेटा, फ्रिंज विड्थ जो होती है बीटा, ये होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। डी टेंस टू अगर जीरो है तो बीटा टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा। पूरी स्क्रीन पर केवल एक ही फ्रिंज बनेगी, या तो ब्राइट या डार्क। तो ऑल्टरनेटिव क्रम से हमें ब्राइट डार्क बैंड दिखाई नहीं देगा, देखेंगे तो भाई फ्रिंज विड्थ इनफाइनाइट हो गई ना बेटा। तो पूरी स्क्रीन पर एक ही बैंड बनेगा, या तो ब्राइट दिखाई देगा या डार्क दिखाई देगा। तो हम कहेंगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा। क्यों? इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब है ऑल्टरनेटिव क्रम से ब्राइट डार्क बैंड का दिखना, वो ऑब्जर्व नहीं होगा भाई। ये जैसे स्क्रीन है तो ये सेंट्रल पॉइंट है, तो इस जगह पे मान लो ये ब्राइट बैंड बन गया, फिर इसके बाद क्या बनता है? डार्क बनता है फर्स्ट। ये मान लो मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट डार्क हो गया ऐसे, फिर ये ब्राइट बनेगा, फिर ये डार्क बनेगा ऐसे। ये मैंने ऐसे कर रहा हूँ, ये डार्क है आपका, ये डार्क, ये ब्राइट, और ये डार्क और ये ब्राइट। और फ्रिंज विड्थ इसको बोलते हैं, ये फ्रिंज विड्थ है। और ब्राइट बैंड की फ्रिंज विड्थ और डार्क बैंड की फ्रिंज विड्थ बराबर होती हैं इसमें इंटरफेरेंस में, ये भी फ्रिंज विड्थ है। तो सोचो अगर ये टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि डी टेंस टू आपने जीरो ले लिया, कोई आपने बोला है क्वेश्चन में इनफाइनेटली क्लोज टू ईच अदर, तो बीटा टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस पूरे स्क्रीन पर जो स्क्रीन है वो एक ही फ्रिंजेस दिखाई देगी, सिंगल फ्रिंज। तो हम कहेंगे कि ऑल्टरनेटिव क्रम से ब्राइट डार्क बैंड नहीं दिख रहे, तो हम कहेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टन नहीं हो रहा। एक्चुअल में मैं दिखा देता हूं कि कैसे आंसर लिखोगे आप। ऐसे यहां पे भी कह रहा है टू क्लोज, तो व्हेन दीज सोर्सेस आर टू क्लोजेस डिस्टेंस बिटवीन देम टेंस टू जीरो, फ्रिंज विड्थ बीटा टेंस टू इनफाइनाइट, even a single fringe may occupy the entire screen, hence no interference pattern will be observed, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो ये वाला तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब दूसरा वाला पढ़ते हैं, द फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस। तो देखो ये तो गलत है, प्रोपोर्शनल टू बोल रहा है यहाँ पे, तो है कैसा रिलेशन? देखो फ्रिंज विड्थ का इस दो सोर्सेस के बीच की जो सेपरेशन है उसके साथ इनवर्स रिलेशन है बेटा, और ये बोल रहा है प्रोपोर्शनल टू, तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। जब ये जो रीजन है यही फॉल्स है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है वो? तो रीजन असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, इसलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए हमें किस पे टिक करना चाहिए? सी पे टिक करना चाहिए। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड 0.3 मिलीमीटर। तो साथ ही साथ डाटा लिखते चले जाएं। स्मॉल डी दे रखा है हमें 0.30 मिलीमीटर, चेंज भी कर लें इसको 0.30 10⁻³ मीटर। एंड द स्क्रीन इज केप्ट 1.5 मीटर अवे, तो ये कैपिटल डी दे रखा है और ये 1.5 मीटर। सिस्टम भी सेम बना लिया हमने। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदल लें, हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। तो 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड 4th डार्क फ्रिंज। तो x4 पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज B0 एंड nth डार्क फ्रिंज मतलब 4th डार्क फ्रिंज, ये हमसे पूछा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक फिगर चाहो तो फिगर बना सकते हो आप ऐसे, कि एक स्क्रीन बना लो यहाँ ऐसे, और ये एक ऐसे स्क्रीन बना सकते हो। ये तो स्लिट और स्क्रीन के बीच दूरी हो गई कैपिटल डी, और ये सोर्स स्लिट्स हो गई S1 S2, और ये हो गई आपकी स्मॉल डी, ये बात। और यहाँ कहीं कोई सोर्स रखा हो, एक और स्क्रीन होती है बना नहीं रही, लैम्डा लिख दिया बस केवल। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और ये 4th डार्क फ्रिंज है, 4th डार्क फ्रिंज है, और ये सेपरेशन हमें पूछा है बेटा कि ये कितना होगा। तो एक फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए कि अगर ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और ये nth डार्क फ्रिंज है, nth डार्क फ्रिंज, ये अगर हमें सेपरेशन याद करनी है तो ये xn होता है, और xn की वैल्यू होती है 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला हमें इसमें लर्न होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि n इज इक्वल टू, इसमें 1 से शुरू होते हैं बेटा। अगर हम यहाँ पे +1 लेते हैं तो 0 से शुरू करते हैं, लेकिन -1 लेते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n। अब ये फर्स्ट डार्क के लिए होता है नंबर 1,
n/2 सेकेंड डार्क के लिए होता है, n/3 थर्ड डार्क के लिए होता है, n/4 फोर्थ डार्क के लिए होता है, और n डार्क के लिए होता है। अब हमें चाहिए यहाँ पे n डार्क के लिए, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड nth डार्क फ्रिंज, मतलब फोर्थ डार्क फ्रिंज, x4 इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो nth डार्क के लिए कि जो n की जो वैल्यू होगी ये 4 होगी, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी। n/4 रखेंगे तो 8 - 1 तो 7 हो जाएगा, इंटू लैम्डा की वैल्यू 600 इंटू 10⁻⁻⁹ और इसकी वैल्यू 1.5, 2 इंटू स्मॉल डी जो दे रखा है हमें ये 0.30 10⁻⁻³ है। इस पॉइंट से अगर यहाँ हटाएंगे तो 2 जीरो आएंगी और इस पॉइंट से हटाएंगे तो 1 जीरो आएगी। ठीक है, 15 से कट गया ये 2 बार, 15 दूनी 30, 20 से ये कट गया, 0 से 0 कटा 5 बार, है ना, और 2 से ये वाला कट गया आपका 300 बार, तो ये आ गया 7 इंटू 300 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁹ और ये ऊपर ले जाए तो प्लस के 3, ये 35 हो गया, और ये इसका मल्टीप्लाई कर लिया 35 और ये 300 और 10⁻⁻⁶, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो तो हैंगे, 5 9 1 10 और 10⁻⁻⁶, तो 1 2 3 4 जीरो को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, 1.05 लिख रहा हूँ, तो 10⁻⁻⁶ प्लस के 4, ये प्लस के 4 लिखा, 4 जीरो मैंने पॉइंट शिफ्ट किया, तो ये हो गया आपका 1.05 10⁻⁻² मीटर। इसको लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर बेटा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होते हैं, तो लिख सकता हूँ 1.05 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना चाहिए। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth डार्क तक की सेपरेशन का फॉर्मूला ये होता है। इसमें ढंग से फॉर्मूला याद करिए, और n की वैल्यू ये होती है ना, और nth डार्क फोर्थ डार्क के लिए n की वैल्यू, लेकिन ध्यान रखना है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस होती है हमेशा। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एयर द फ्रिंज विड्थ is found to be 0.44 millimeter. If the entire setup, young double slit experiment का entire setup is immersed in water, the fringe width will be. देखो हम वैसे तो हम जानते हैं जब भी किसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स को एयर से रिप्लेस कर किसी अदर मीडियम में ले जाते हैं तो फ्रिंज विड्थ घट जाती है। तो फ्रिंज विड्थ घटती है तो देखो ये ज़्यादा हो गई, ये भी ज़्यादा हो गई, ये भी ज़्यादा हो गई, ये इतनी तो है ही है, घटती है तो इतना आंसर होना चाहिए, ठीक, खत्म। लेकिन इसे पूरा डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। एक्चुअल में ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स होता है इसमें ऐसे एक स्क्रीन होती है और यहाँ पे भी एक स्क्रीन होती है। ये स्लिट्स होती हैं 2 S1 S2, इनके बीच की दूरी D होती है ना। यहाँ पे एक सोर्स रखा होता है, यहाँ इससे पहले एक और स्क्रीन होती है ऐसे, ये मिड पॉइंट होता है इसका, है ना, ये सोर्स, और इस सेपरेशन को D और इसको कैपिटल D बोलते हैं। पहले मान लो ये एयर में रखा है, एयर में, तो यहाँ से जो लाइट चल रही है उसकी वेवलेंथ एयर में होगी बेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, कैपिटल D स्मॉल d ऐसे रहेगा। जो फ्रिंज विड्थ होता है आपका एयर में, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये होता है लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, लेकिन एयर में चल रही है तो वेवलेंथ जो है लैम्डा A लेंगे, क्योंकि वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम पर डिपेंड करता है वेवलेंथ। जानते हो ऑप्टिकली जो रेयर मीडियम होता है उसमें वेवलेंथ ज्यादा होती है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से, है ना। तो वेवलेंथ इन एयर ये हो गई, फर्स्ट केस हो गया, ये एयर में लिख दिया हमने। अगर इस पूरे एपिटेस को अगर हम वाटर में डिप कर दें, इन वाटर, है ना, तो वेवलेंथ बदल जाएगी बेटा, क्योंकि मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ बदलती है ना। कैपिटल D पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्मॉल d पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन वाटर अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे बीटा वाटर इज इक्वल टू लैम्डा वाटर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बीटा एयर दे रखा है, फ्रिंज विड्थ इन एयर दे रखी है हमें 0.44 मिलीमीटर, और मीडियम में फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, बीटा W पूछ रहा है हमसे कितनी हो जाएगी। अब हमें लैम्डा एयर और लैम्डा वाटर में रिलेशन निकालना आना चाहिए। वैसे तो मेरे को डायरेक्टली फॉर्मूला आता है कि जो बीटा W होता है ये बीटा एयर अपॉन लैम्डा वाटर होगा, ऐसे डायरेक्ट कर सकता हूँ, है ना। ये सॉरी म्यू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये डायरेक्ट होता है ऐसे, लेकिन ये आया कैसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो इन वाटर की अगर हम बात करें तो ये लिख दिया हमने। अब रिलेशन निकालना है लैम्डा एयर और लैम्डा वाटर में, तो देखो ऐसे समझ लो, इसको प्लेन सरफेस से समझ लो कि मान लो ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, और लाइट एयर से वाटर में जा रही है ना, ऐसे ऐसे। तो इसमें अगर हम लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो A म्यू W लिखें,
एयर से वाटर में जा रही लाइट। इसका फॉर्मूला याद है ना आपको, ए म्यू डब्ल्यू, ऐसे लिखते थे 1 म्यू 2, क्या लिखते थे 1 म्यू 2 को, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो ऐसे क्या लिखेंगे म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर। अब देखो म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन वी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन, सी तो कांस्टेंट टर्म है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन है तो ऐसे लिख सकते हैं वी एयर अपॉन वी वाटर, ऐसे, क्योंकि इनवर्स रिलेशन तो वाटर वाटर के बारे में इनवर्स ले लिया मैंने और इसमें भी इनवर्स ले लिया। और v बराबर होता है एल लैम्डा, एन इज अ फ्रीक्वेंसी जो कि सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। हम पढ़ा होगा हमने कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इसलिए फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो ये लिखें तो एन लैम्डा, वेलोसिटी बराबर लिख रहे हैं तो v जो है ये एन लैम्डा एयर अपॉन एन लैम्डा वाटर, इसे ये कटेगा। तो इस वाले रिलेशन को इस रिलेशन को ले लें तो म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तो 4/3 दे रखा है क्वेश्चन में, एयर का 1 होता है, तो ये म्यू वाटर इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर ले सकते हो, तो लैम्डा वाटर ले सकते हो लैम्डा एयर अपॉन म्यू वाटर। तो वेवलेंथ घट गई या बढ़ गई, देखो तो घट गई, एयर में वेवलेंथ ज्यादा है और वाटर में हो गई कम, तो वेवलेंथ घटी। सोचो अगर वेवलेंथ घटेगी तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो चेंज ही नहीं हो रही। वेवलेंथ अगर घट रही है, एयर से वाटर में ले जा रहे हो तो वेवलेंथ घट रही है, तो फ्रिंज विड्थ भी घटेगी, तो फ्रिंज विड्थ घटी। तो अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू की जगह पे ले सकते हैं हम ये, तो लैम्डा एयर अपॉन म्यू डब्ल्यू और ये कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ऐसी। अब देखो इसकी जगह पे ले सकते हैं हम, इसकी जगह पर ये वाला बीटा एयर, तो बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू बीटा एयर अपॉन म्यू डब्ल्यू, जो कि मैंने लिखा था डायरेक्टली। अगर ये याद हो कि एयर को रिप्लेस करके किसी मीडियम में लाते हैं तो फ्रिंज विड्थ घट जाती है और ये रिलेशन होता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इस वाले में, अगर आपको ये डायरेक्ट आता तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, पर फीलिंग होनी चाहिए बेटा, है ना। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के अंदर फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही आए कोई जरूरी थोड़ी है, कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको क्या चीज है, क्यों वेवलेंथ घटी, सॉरी वेवलेंथ क्यों घटी और फ्रिंज विड्थ घटी, तो घटी क्यों, वेवलेंथ घटने की वजह से फ्रिंज विड्थ घटी, है ना। चलिए तो बीटा एयर की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.44 मिलीमीटर में रहने दो और इसकी वैल्यू 4/3, तो 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, 4 से कट गया 0.11 और ये 3 ऊपर पहुंच गया, तो 0.33 और ये मिलीमीटर में था, मिलीमीटर में रहेगा, इसीलिए डी सी चॉइस इज करेक्ट। 10 A young double slit experimental setup is kept in a medium of refractive index 4/3, which maximum in this case will coincide overlapping with the 6 maximum obtained if medium is replaced by air। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसमें 2 केस हैं। पहले हमारा जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एपरेटस है वो किसी मीडियम में प्लेस्ड है, इन मीडियम, पहले वो मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का वो 4/3 है, दैट मीन्स ये वाटर ही हो गया मीडियम आपका, एक्चुअल में वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, दैट मीन्स पहले ये जो आपका मीडियम है वो वाटर है आपका। तो यंग का एक्सपेरिमेंट कैसे बना देते हैं हम, एक स्क्रीन लेते थे ऐसे और इसमें एक स्लिट बना लेते थे ऐसे, और यहाँ एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखते थे और मीडियम में इसकी लाइट की वेवलेंथ जो होगी वो लैम्डा मीडियम मान लिया मैंने। इसके जस्ट सामने एक और स्क्रीन रखते थे हम ऐसे और इसको सेंटर मान के इसमें 2 होल स्लिट बना देते हैं हम ऐसे, ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2, और इसकी ये बीच की सेपरेशन स्मॉल डी मानते थे, ये मिलीमीटर के ऑर्डर में होती थी, और एक स्क्रीन हम यहाँ लेते थे और ये कैपिटल डी होती थी, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स, और ये इस जगह पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती थी B0 सेंट्रल पॉइंट पर। अब इस मीडियम में यहाँ पे कोई ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कौन सी बन रही है यही पूछ रहा है, मैक्सिमम, विच मैक्सिमम इन दिस केस विल कोइंसाइड विद 6 मैक्सिमम ऑब्टेन्ड इफ द मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय एयर। पहले एयर में मान लो यहाँ पे nth ब्राइट फ्रिंज बन गई, nth ब्राइट फ्रिंज, अब ये कौन सी ब्राइट फ्रिंज है ये हमें नहीं पता, यही हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ब्राइट फ्रिंज कॉन्साइड करेगी अगर हम इस मीडियम को एयर से रिप्लेस कर दें तब। तो अभी nth ब्राइट फ्रिंज लेट कर ली मैंने, ये लेट कर लिया, और इसकी ये जो सेपरेशन होगी यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, इसे xn मान लिया है, और ये फॉर्मूला हम भी जानते हैं कि xn जो होता है, xn मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड nth ब्राइट फ्रिंज की जो सेपरेशन होती है, ये xn बराबर होता है n लैम्डा
कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लेकिन ये मीडियम में है तो वेवलेंथ मीडियम की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें वेवलेंथ हमने लैम्डा एम कंसीडर किया है, तो इसीलिए इसमें फॉर्मूला लिखेंगे एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा मीडियम कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये फर्स्ट केस हो गया आपका। अब सेकंड केस में कह रहा है कि इस मीडियम को, अब ऐसा नहीं कि एपिटस चेंज नहीं कर रहे, एपिटस यही है एग्जैक्टली, बस इसको मीडियम वाटर में पहले डूबा हुआ था, इसको वाटर से हटा के किसी एयर में प्लेस कर दिया है। तो कुछ इस तरह से समझा लो, दोबारा से बना लेता हूं इसी को। ये सोर्स है, अब एयर में रख दिया बेटा, इन एयर। अब एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है, म्यू ए। भाई इसकी वैल्यू तो 1.33 थी, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया। यहाँ पे जो सोर्स देखेंगे लैम्डा ए, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम चेंज होने से आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। एपिटस में कोई चेंज नहीं किया है, एपिटस वैसे के वैसे ही है बेटा आपका। ये S1, ये S2, ये प्लेट सेपरेशन डी ही है। बस अब मीडियम यहाँ पे एयर है, पहले ये पूरा वाटर में डूबा हुआ था, ये पूरा वाटर में डूबा हुआ है यहाँ पे। तो लाइट ट्रेवल इन द वेव, जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो वाटर में ट्रेवल कर रही है, अब यहाँ पे एयर में कर रही है। ऐसे ये जो सेपरेशन है ये कैपिटल डी ही है। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो 6 ब्राइट फ्रिंज है, 6 ब्राइट फ्रिंज है, ये 6 ब्राइट फ्रिंज है यहाँ पे बन रही है, और ये जो x6 है इसकी वैल्यू है आपकी, यही वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला सेंट्रल ब्राइट से nth ब्राइट फ्रिंज तक की सेपरेशन का फॉर्मूला होता है। तो 6 ब्राइट फ्रिंज है तो n की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, 6। तो कितना हो जाएगा 6, लेकिन लैम्डा एयर कैपिटल डी और स्मॉल डी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे कैसे रहेंगे। अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ये दोनों ब्राइट फ्रिंजेस अगर मीडियम में तो यहाँ पे nth ब्राइट फ्रिंज, और ये मीडियम में हो गई, मान लो मीडियम में ऐसे, तो ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक। एक ही डायग्राम में कर देता हूँ अब xn, और एयर में इस जगह पे B6 बन रही है, 6 ब्राइट फ्रिंज बन रही है एयर में। इन एयर की बात करें तो यहाँ पे 6 ब्राइट फ्रिंज बन रही है x6, और ये दोनों कॉन्साइड कर रही हैं, कॉन्साइड मतलब ओवरलैपिंग कर रही हैं, है ना। तो इसकी तो एयर में जब थी तो 6 ब्राइट फ्रिंज, और जब आपका मीडियम में प्लेस कर दी तो nth ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करें। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी ब्राइट फ्रिंज इसके साथ ओवरलैप करेगी, है ना। तो एक बात, छोटी बात समझ में आती है कि जो वेवलेंथ होती है ना वो रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है, और जैसे ही हम उसे किस में लेके आते हैं, डेंसर मीडियम में, वेवलेंथ कम हो जाती है, तो वेवलेंथ घटती है। तो देखो रेयर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और मीडियम में कम होती है, ये बात समझ लीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि रेयर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ, रेयर मीडियम ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो होता है उसमें वेवलेंथ ज़्यादा लाइट की, और डेंसर मीडियम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ कम। तो सोचो अगर वेवलेंथ यहाँ पर कम थी और यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर वेवलेंथ कम है तो n की वैल्यू अगर बराबर करनी है, किसकी वैल्यू हमें, ये xn और x6 ओवरलैपिंग करने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए बेटा। भाई अगर ये एक ही जगह पर ओवरलैप कर रहे हैं, इसकी मीडियम वाली nth ब्राइट फ्रिंज एयर वाली 6th ब्राइट फ्रिंज के बीच में ओवरलैपिंग है, कॉन्साइडिंग है, तो कॉन्साइडिंग करने के लिए दोनों डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। फॉर ओवरलैपिंग, फॉर कॉन्साइडिंग xn और x6 बराबर होनी चाहिए। अब सोचो यहाँ अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होना चाहिए भाई, कैपिटल डी स्मॉल डी तो कांस्टेंट टर्म हो गए, दोनों में सेम है। अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होना चाहिए, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसका और इसका वो बराबर होना चाहिए बेटा। ये भी कह सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, तभी xn और x6 बराबर हो सकते हैं, है ना। तो ये कम तो ये ज़्यादा, तो ये तो पक्का है कि 6 से तो ज़्यादा ही होगा, या तो 8 होगा या 10 होगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं तो इसमें वैल्यू पुट करके, तो xn की वैल्यू कितनी, n लैम्डा मीडियम कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 6 लैम्डा a कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इससे तो ये कैंसिल हो गए। अब लैम्डा मीडियम और लैम्डा एयर में रिलेशन निकालना पड़ेगा आपको। तो रिलेशन देखो निकालना बड़ा आसान काम है, आपने ये चीज़ मैं यहाँ समझा देता हूँ कि मान लो हमारी पहले लाइट एयर में थी, मान लो मीडियम में, मान लो पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लाइट मीडियम में आ गई, तो इसमें लाइट की वेवलेंथ लैम्डा एयर है, इसमें मीडियम में लैम्डा एम है, और ये लाइट ऐसे चल रही है भाई, ठीक है। तो लाइट एयर से मीडियम में जा रही है तो हम क्या लिखते थे, ए म्यू एम, एयर से मीडियम में जा रही है लाइट, तो ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर। फिर म्यू बराबर होता था सी अपॉन वी, क्योंकि आपका म्यू में और वी में इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए यहाँ सी तो कांस्टेंट टर्म हो गया, इसीलिए इनवर्स रिलेशन लिख दें तो वेलोसिटी इन एयर ऊपर होगा और वेलोसिटी इन मीडियम नीचे होगा, तभी तो म्यू और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन आएगा। देखो इनवर्स रिलेशन हो गया। और v बराबर होता है एन लैम्डा,
एन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। अगर रिफ्रेक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, तो इसीलिए v बराबर एन लैम्डा लिखें तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ये एयर में है तो लाइट की वेवलेंथ एयर में, और ये मीडियम है तो लाइट की वेवलेंथ मीडियम में। एन से एन कैंसिल हो गया। अगर आप यहां से और इसको इससे कंपेयरिंग करो तो देखो एक रिजल्ट बनेगा आपका म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। अब इसकी वैल्यू तो बने, लैम्डा मीडियम निकालना चाहूं मैं तो लैम्डा मीडियम, इसकी वैल्यू तो बन हो गई बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर 1 होता है। लैम्डा मीडियम निकालना चाहता तो इसको ऊपर ले आऊं, इसको नीचे ले आऊं, तो लैम्डा एयर बटे म्यू मीडियम, ये रिलेशन बन गया बेटा। देखो वेवलेंथ मीडियम में कम आ रही है, डिवाइड करने से आ रही है ना, तो वेवलेंथ मीडियम में कम है और एयर में ज्यादा है, तो वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पे एन इंटू लैम्डा मीडियम की जगह पे लिख दो लैम्डा एयर बटे म्यू मीडियम इज इक्वल टू 6 लैम्डा एयर, ये से कैंसिल हो गया। अब एन जो आ गया वो 6 इंटू म्यू मीडियम आ गया, और 6 म्यू मीडियम लिखना चाहें तो म्यू मीडियम जो है 4/3 दे रखा है, 3 से काट दो ये 2 बार, तो 8 आ गया बेटा। तो 8th ब्राइट फ्रिंज, इसकी 8वीं ब्राइट फ्रिंज और इसकी 6 ब्राइट फ्रिंज, एयर वाली की 6 ब्राइट फ्रिंज और इसकी 8वीं ब्राइट फ्रिंज ओवरलैपिंग करेंगी, तो इसलिए सी चॉइस इज करेक्ट। कह रहा है इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी रिड्यूज इन वन रीजन प्रोड्यूस अ डार्क फ्रिंज। जब डार्क फ्रिंज बनता है तो वहां एनर्जी रिड्यूज होती है उस रीजन में, उस रीजन में एनर्जी रिड्यूज होती है जिस रीजन में डार्क फ्रिंज बनता है। इट इंक्रीज इन अनदर रीजन एंड प्रोड्यूस अ ब्राइट फ्रिंज, और दूसरे रीजन में आपकी इंटेंसिटी एनर्जी इंक्रीज होती है और प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंज, वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे समझते हैं, तो देखो आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है, तो इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, रिजल्टेंट की इंटेंसिटी, ये पढ़िए I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 cos फाई, ये पढ़ा है। जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट मींस जहां पर इंटेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है रिजल्टेंट वेव की। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, ये पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस √2 रूट I1 I2, ये तो पढ़ा है बेटा। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, दैट मीन जब फ्रिंज कैसी बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है। ब्राइट फ्रिंज वाले केस में अगर फर्स्ट वेव और सेकंड वेव दो वेव सुपरइम्पोज करें जिनकी इंटेंसिटी I1 I2 है, इंटेंसिटी I1 I2 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट मींस मैक्सिमम ब्राइटनेस जो होती है इसकी वैल्यू इतनी होती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसमें इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है बेटा आपकी, है ना, और डार्क फ्रिंज बनती है इसमें, है ना। तो इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है जरा देखो, I1 प्लस I2 माइनस के 2 रूट I1 I2, ये तो होती है। अब सोचो जरा, यहां पर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 है और सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 है, और ये दोनों वेव जब सुपरइम्पोज होती हैं तो रिजल्टेंट वेव बनती है, सेम फेज में सुपरइम्पोज होती हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, सेम फेज में सुपरइम्पोज होती है इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी आई कितनी, I1 प्लस I2 से कितनी ज्यादा आई, इतना फैक्टर ज्यादा ही तो है भाई। अगर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 थी, सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 थी, तो सेम फेज में सुपरइम्पोज होने से टोटल इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होनी चाहिए थी, लेकिन उससे कितनी ज्यादा हो गई I1 प्लस I2 से, 2 रूट के अंदर I1 I2 ज्यादा हो गई है मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। मिनिमम इंटेंसिटी जब दो वेव सुपरइम्पोज करती है अपोजिट फेज में, तो मिनिमम इंटेंसिटी जो आती है वो I1 प्लस I2 से इतना कम आई है। देखो तो जितना यहां कम आई है, टोटल इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए फर्स्ट वेव सेकंड वेव की, I1 प्लस I2, लेकिन I1 प्लस I2 से इतनी कम आई रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी सुपरइम्पोज करने पर, इतनी कम आई। तो ये एनर्जी गई कहां, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मतलब एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर इंसिडेंट होने वाली एनर्जी को इंटेंसिटी बोलते हैं। तो देखो यहां पर इंटेंसिटी इतनी कम हुई है, कहां गई बेटा, और यहां इतनी इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो जितनी इंटेंसिटी यहां कम हुई है उतनी इस जगह पर बढ़ गई है। देखो तो एनर्जी कंजर्व रहा है कि नहीं, यहाँ की एनर्जी इस जगह पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है, लॉस नहीं हुआ है बेटा एनर्जी का, केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ पे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमेना में एनर्जी का केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस जगह पर, जिस रीजन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, दैट मीन्स इंटेंसिटी घटी है, वहां की एनर्जी उस रीजन में चली जाती है जिस जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई है, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं होता, केवल एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व ही रहती है इस फिनोमेना में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो आपको क्या लगता है पहला वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, सोच के बताइए। इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
Light energy reduced in one region producing a dark fringe and at increase the another region and produce the bright fringe. तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया. रीजन पढ़ते हैं अब इसका. दिस हैपेंस बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व. नॉट कंजर्व बोल रहा है बेटा, जबकि कंजर्व रहती है एनर्जी, तो एनर्जी कंजर्व रहती है बेटा, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना, उसका लॉस थोड़ी हुआ है बेटा. तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. तो ये रीजन तो फॉल्स है बेटा, रीजन फॉल्स है और आपका असर्शन ट्रू है. और इसका रीजन जो है फॉल्स ही हो गया पूरी तरीके से. तो इसका जो हमें टिक करना चाहिए, 4 चॉइस रखे, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू. तो ये तो गलत बात है, असर्शन तो सही था, रीजन फॉल्स था. इफ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी गलत हो गया. इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, है ना, तो ये सही बात है. असर्शन तो ट्रू है और रीजन फॉल्स है. In young double slit experiments, the slits S1 and S2 are 3 mm apart, and the screen is placed 1 meter away from the slits. It is observed that the fourth bright fringe is at a distance 5 mm from the second dark fringe. Find the wavelength of light used. ठीक है, सोल्यूशन. सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और क्या डाटा दे रखा है वो लिखते हैं. कि देखो हमारे पास ये एक स्क्रीन है, इसमें ये 2 स्लिट्स हैं S1 S2, ये मिड पॉइंट है इसका, और इस स्लिट से एक और स्क्रीन है ये वाली. ठीक है, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2. वेवलेंथ पूछ रहा है हमसे कितनी यूज़ कर रहे हैं, और ये स्लिट्स के बीच की सेपरेशन स्मॉल डी हमें गिवन है क्वेश्चन में कि d इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर. इसे चेंज कर लो, 3 × 10⁻³ मीटर. और स्क्रीन 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स. ये जो कैपिटल डी है ये 1 मीटर दूरी रखिए यहाँ से. कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 मीटर. It is observed that the fourth bright fringe at distance 5 mm from the second dark fringe. देखो ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन है और इस जगह पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है. इस वाले पॉइंट से ही हमें डिस्टेंस निकालना आता है. तो मान लो कि यहाँ पे सेकंड डार्क फ्रिंज है और जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज होगी वो ऊपर होगी. ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है और ये सेपरेशन हमसे गिवन है, हमें x कितनी 5 मिलीमीटर. ठीक है, और वेवलेंथ लाइट की यूज पूछ रहा है. तो इसके लिए हमें 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा. एक फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं फॉर डार्क फ्रिंज, इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं. डार्क फ्रिंज के लिए जो xn होता है ये होता है 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d. और इसमें ये कहां से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस है बिटवीन सेंट्रल पॉइंट O, ये सेंट्रल पॉइंट O या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी बोल सकते हो, एंड nth डार्क फ्रिंज के बीच की सेपरेशन है. अगर ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल पॉइंट है, तो इससे nth डार्क फ्रिंज यहां बन रही है, तो ये दूरी जो है xn है. और फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए लिखें फॉर, बस फॉर्मूले का कंसेप्ट है और कुछ नहीं इसमें, बस फॉर्मूले पे ध्यान रखो. फॉर ब्राइट फ्रिंज xn बराबर होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. ये भी सेंट्रल पॉइंट से होती है. डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट O एंड nth ब्राइट फ्रिंज. ऐसे मान लो अगर ये nth ब्राइट फ्रिंज है xn, ये bn, तो ये डिस्टेंस आपकी nth ब्राइट फ्रिंज तक की सेपरेशन है. इसे xn डैश कह देता हूं, इसे xn ऐसे. बस ये फॉर्मूला याद रखना है. तो एक बात बताओ, अगर हमसे D2 और B4 के बीच की सेपरेशन पूछ रहा है तो पहले हम स्क्रीन पर, ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल पॉइंट है, पहले हम सेकंड डार्क तक की सेपरेशन निकाल लें क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना आता है सेंट्रल पॉइंट से. तो पहले हम ये निकाल लेते हैं x2. तो फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए, अच्छा इसमें n की वैल्यू शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4, और इसमें n की वैल्यू शुरू होती है 0 से, 1 0 1 2 3 4. फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 2. तो डार्क फ्रिंज के लिए ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम. डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट O एंड सेकंड डार्क, x2 मान लिया मैंने ये. और ये दूरी निकालें तो इस वाले फॉर्मूले में n बराबर 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d. n बराबर 2 पुट कर दें तो 2, तो 4-1 3 हो जाएगा, 3 लैम्डा D अपॉन 2d. ऐसी सिमिलरली फॉर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात कर लो. अब
तो सेंट्रल पॉइंट से मान लो ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज यहाँ बन रही है, तो ये डिस्टेंस निकाल लें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज तक की डिस्टेंस। अब इसका यूज कर लें, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 4, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है n/0 b0, ये फर्स्ट ब्राइट के लिए होता है, ये सेकंड ब्राइट के लिए होता है। इसमें सेंट्रल ब्राइट डार्क होती नहीं है, तो d1 n/1 फर्स्ट डार्क के लिए, n/2 सेकंड डार्क के लिए। तो x4 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर लो 4, तो 4 लैम्डा d/2d, सॉरी डी है नीचे बस के बाद, है ना। तो ये आ गया। अब हमें चाहिए ये वाली सेपरेशन, तो इसमें से घटा के निकलेगी, इसीलिए x निकालें। अच्छा एक्स ही तो x दे रखा है हमें यहाँ पे, सेकंड ब्राइट और फोर्थ ब्राइट के बीच की सेपरेशन गिवन है। तो x निकालें तो हम लिख सकते हैं x4 माइनस x2, और x4 की वैल्यू लिखें तो x4 है आपका 4 लैम्डा d/d, और ये है हमारा 1.5, देखो इसे लिख सकते हैं 1.5 लैम्डा d/d, तो 1.5 लैम्डा d/d। नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अगर इसको कैलकुलेशन देखें तो कुछ इजी सी कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं है। ये x हमें रखा है 5 मिलीमीटर्स, तो चेंज कर लो इसे, 5 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये वाली वैल्यू हम यहाँ x की जगह पे पुट कर देते हैं, इसकी जगह पे। तो 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, यहाँ से लैम्डा d/d कॉमन ले लें, तो 4 माइनस 1.5, तो 5 इंटू 10⁻³ लैम्डा पूछ रहा है, d दे रखा है हमें क्वेश्चन में 1 मीटर, तो d 1 मीटर दे रखा है, तो आप d की जगह पे पुट कर दो 1 मीटर, और स्मॉल d दे रखा है हमें 3 मिलीमीटर, तो मैंने चेंज कर लिया था उसे 3 इंटू 10⁻³, और देखो 4 में से गया तो 3, और फिर 0.5 और उठाएंगे तो 2.5, और यहाँ से इस पॉइंट को उठा देंगे तो नीचे 10 कर लो, 5 से काट लो 5 बार, और 5 से काट लो 2 बार, 5 से ये वाला 5 कट गया, 3 और 2 6 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 6 और 10⁻³ और 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 6 इंटू 10⁻6 मीटर, और इसे लिख सकते हैं माइक्रोमीटर, क्योंकि माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर, तो लिख सकते हैं 6 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। या तो ये लिखो या ये छोड़ो, ये आंसर हो गया आपका। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेस इज I. What is the intensity of light at a point where path difference between where wavefront is λ/4? ठीक है, सॉल्यूशन। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं इसको। यहाँ पे एक स्क्रीन होती है और यहाँ पे एक स्लिट छेद होता है, यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखा है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। सिमेट्रिकली यहाँ पर एक और स्क्रीन होती है, और सिमेट्रिकली ये इसमें 2 स्लिट्स होती हैं ऐसे, ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2। यहाँ से अकॉर्डिंग टू हाइगन वेव थ्योरी ऑल डायरेक्शन में वेव इमिट होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, ये वेव ऑल डायरेक्शन में ऐसे, और ये मैंने बना लिया एक वेव फ्रंट, इस तरह से कुछ स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और इस वेव फ्रंट पर लाई करने वाला ये मीडियम का पार्टिकल बिहेव एज अ न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड इमिट द न्यू वेवलेट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगी, इससे कैपिटल डी दूरी पर, एक कैपिटल डी दूरी पर एक अंदर स्क्रीन होती है, और इससे एक जो सेकेंडरी वेवलेट निकल रही है वो ऐसे, और लेट कर लेते हैं यहाँ से एक सेकेंडरी वेवलेट निकल रही है वो ऐसे, ये दोनों इस जगह पर सुपरइम्पोज हुई, ओवरलैप करें। तो देखो इस सोर्स से जो लाइट की इंटेंसिटी है I1 वो I दे रखी है हमें, द इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज इज I, तो I1, और यहाँ से भी ये दे रखी है I2 बराबर I, और ये दोनों वेव इस जगह पर सुपरइम्पोज हो रही हैं, तो इस वाले पॉइंट P पर इस लाइट की कितनी इंटेंसिटी होगी ये हमसे पूछा है। और S1P और S2P में से किसका पाथ ज़्यादा है, तो S1P का पाथ कम है, S2P का पाथ ज़्यादा है, तो S1P और S2P के बीच में पाथ में डिफरेंस है, दिस इज अ पाथ डिफरेंस, S2K इज अ पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस दे रखा है हमें क्वेश्चन में, पाथ डिफरेंस दे रखा है डेल्टा x इज इक्वल टू λ/4, इसे लिख सकते हो आप S2P माइनस S1P, S2P का पाथ बड़ा है और S1P का पाथ छोटा है, इतना पाथ डिफरेंस रखा है। और इस वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी पूछ रहा है, दोनों के सुपरइम्पोज होने से कितनी रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी, तो इसे IR मान लेते हैं, क्योंकि इसकी भी I इसकी भी है, तो इसे IR मान लेते हैं, IR पूछा है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 cos phi, ये फॉर्मूला होता है बेटा। इसमें phi फेज डिफरेंस होता है बिटवीन टू वेव्स, ये जो वेव आ रही हैं इनके बीच में पार्ट फेज डिफरेंस होता है। अब हमें I1 तो दे रखा है I, I2 भी दे रखा है I प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 लिखेंगे तो I² हो जाएगा, लेकिन फाई नहीं दे रखा, फाई नहीं दे रखा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का, कि जो फेज डिफरेंस है फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, डेल्टा x इज अ पार्ट डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ये यहाँ से निकाल लो, क्योंकि हमें पार्ट डिफरेंस रखा है λ/4, तो 2π/λ इंटू λ/4,
लेमडा से लेमडा कट गया, इससे ये कट गया, तो π/2 दैट मीन्स 90 डिग्री। तो यहाँ cos π/2 लिख दो, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i, ये 0 हो गया 2i। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी उस पॉइंट पर 2i होगी, इस वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी 2i होगी।